अध्याय 455 देवदूत की वंशज से मुलाकात। कियान रेनेक्सु भारी मन से भविष्य की समीक्षा के वीरान इलाके में अकेली चल रही थी। स्पिरिट हॉल के विनाश और देवदूत वंश के विच्छेद की खबर अभी भी उसके दिल पर भारी पड़ रही थी, जिससे उसके चारों ओर एक ठंडी अशुभ आभा छा गई थी। हम अचानक उसके भीतर सुप्त अवस्था में मौजूद 6 पंखों वाली देवदूत की मार्शल आत्मा बिना किसी चेतावनी के हिंसक रूप से धड़कने लगी। उसकी प्रज्वलित रक्तवश शक्ति उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हो रही थी, जिससे दूर से आती हुई हल्की लेकिन शुद्ध प्रकाश की आभा के साथ एक मजबूत प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही थी। यह एक एंजल मार्शल सोल था। यह उसी देवदूत वंश से संबंधित रक्तवंश की आभा थी जिससे सेराफिम संबंधित थे। ये है। कियान रेनेक्सु की आंखों से अचानक एक तेज रोशनी निकली, बिना देखे वह गदलाई नंदनाथ की दिशा में तेजी से दौड़ पड़ी। कुछ ही क्षण बाद उसके सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। कई दुष्ट आत्माओं के स्वामी, जिनके शरीर घनी दुष्ट आभा से घिरे हुए थे, एक सुनहरे बालों वाली लड़की को घेरे हुए थे। हालांकि लड़की घावों से भरी हुई थी, फिर भी उसने अपनी पीठ सीधी रखी हुई थी, जिससे एक हल्की लेकिन दृढ़ प्रकाश की शक्ति निकल रही थी। कियान रेनेक्सु उस वंश के उतार चढ़ाव से भली भांति परिचित थी। वो देवदूत वंश की जीवित वंशज थी। ये दुष्ट आत्माओं के स्वामी भयानक और अशुभ आभाओं से भरे हुए थे। ये सभी घृणित दुष्ट से जग न्याय करने के लिए देवदूतों का वंश जन से ही मौजूद था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। कियान रेनेक्सु ने एक पल भी संकोच नहीं किया। वह तेजी से आगे बढ़ी और लड़की को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प थी। घेरे के केंद्र में अग्रणी व्यक्ति के शरीर के चारों ओर 9 आत्मा के छल्ले लिपटे हुए थे। पीले, बैंगनी और काले रंग से लिपटा हुआ वो स्पष्ट रूप से एक लेवल पहचानने टाइगर डॉल था, जो होली स्पिरिट का कुख्यात स्कॉर्पियन टाइगर डॉल था। बिच्छू बाग डॉल ने उदास और तिरस्कारपूर्ण भाव से लड़की को देखा, ऊपर से उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, यू मिंदी आत्मसमर्पण कर दो। क्या तुम्हें अभी उम्मीद है कि चेंजियन अकादमी तुम्हें बचाने के लिए किसी को भेजेगी? ये तो सरासर कोई कल्पना है। तुम्हारे शरीर से देवदूतों का रक्त निकालना मेरे पवित्र आत्मा पंथ के लिए बहुत लाभदायक होगा। तुम आज निश्चित रूप से मर जाओगे। घिरी हुई लड़की यूमेंदी थी, जो देवदूत वंश की एक शाखा की वंशज थी, जिसका जन्मजात कर्तव्य दुष्ट आत्मा स्वामी को समाप्त करना था। हालांकि वह केवल एक स्पिरिट किंग थी, जो एक टाइगर डॉल से बिल्कुल अलग थी, फिर भी उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था जब उसने तीखे स्वर में जवाब दिया। दुष्ट आत्माओं के स्वामी संसार में अराजकता फैलाते हैं। देवदूत मार्शल सोल के उत्तराधिकारी के रूप में भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, मैं कभी आपके सामने नहीं झुकूंगा। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या चाहे। बिच्छू बाग डॉल की आंखें तेज हो गईं और उसकी दुष्ट आत्मा की शक्ति बढ़ गई। उसने यूमेंदी को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से अपना हाथ उठाया। बूम! ठीक इसी नाजुक क्षण में बुराई को दबाने वाली प्रकाश की एक विशाल शुद्ध शक्ति सुनामी की तरह उतरी। इसने बलपूर्वक स्कॉर्पियन टाइगर डॉल की स्पिरिट एबिलिटी को रोक दिया। बुराई की शक्ति, फिर भी तुम इस दुनिया में मनमानी करने का साहस रखते हो। अचानक एक ठंडी स्पष्ट महिला आवाज सुनाई दी और कियान रेनेक्सु यूमेंदी के सामने सीधी खड़ी हो गई। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी ठंडी चीख के साथ ही उसकी अश्वंखों वाली देवदूत जैसी मार्शल आत्मा पूरी तरह जागृत हो गई। उसके पीछे सुनहरे रंग के चार जोड़ी पवित्र पंख फैल गए और प्रकाश की एक अनंत शक्ति चारों ओर फैल गई, जिससे बुरी आभा तुरंत ही दूर हो गई। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर मौजूद 8 आत्मा के छल्ले क्रम से चमक उठे। 6 काले और 2 लाल। 6-10,000 साल पुराने काले छल्ले, गुलाब सा पुराने लाल छल्ले, ऐसा स्वर्ग विरोधी स्पिरिट रिंग की संरचना ने वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत चौंका दिया। यूमेंदी अपने सामने खड़ी उस बेहद खूबसूरत महिला को खाली निगाहों से देखती रही। उसका दिल सदमे की लहरों से कांप रहा था, जबकि उसके भीतर की पत्नी देवदूत रक्तरेखा उतर रही थी और पागलों की तरह समर्पण कर रही थी। उसके परिवार में 10,000 वर्षों से चली आ रही किंवदंती तुरंत उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। उनकी एंजल मार्शल सोल को कियान परिवार के सेराफिम से विरासत में मिली थी, जिन्होंने 10,000 साल पहले महाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। लेकिन किंवदंती के अनुसार सेराफिम वंश बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। उससे पहले वाले व्यक्ति के पास 8 पंखों वाले देवदूत की मार्शल आत्मा क्यों थी, जो अपने चरम पर सेराफिम से भी अधिक शक्तिशाली थी। जिस बात ने उसे और भी चौंका दिया, वह थी दूसरे व्यक्ति की साधना। वो लगभग उसकी ही उम्र की थी, फिर भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति नवासी स्तर की स्पिरिट डॉलर तक पहुंच गई थी। उपाधि प्राप्त डॉलर बनने से बस एक कदम दूर। 6 काले और 2 लाल रंग की स्पिरिट रिंग का ये विन्यास अभूतपूर्व और बेहद शक्तिशाली था। बिच्छू बाग डॉल ने कियान रेनेक्सु के पीछे स्थित 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल को घूरकर देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका चेहरा विश्वास से भर गया और उसने जाने में विस्मय व्यक्त किया। असंभव, सेराफिम आत्मा 10,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी और आप 8 पंखों वाले देवदूत हैं, आप आखिर हैं कौन? वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कियान रेनेक्सु की प्रकाश देवदूत की शक्ति का उसकी अपनी दुष्ट आत्मा की शक्ति पर अत्यधिक दमनकारी प्रभाव था। उसकी दुष्ट आभा लगातार क्षीण होती जा रही थी और उसके पूरे शरीर में चुभने वाले दर्द की एक लहर फैल गई। उसका चेहरा पल भर में मृत्यु के समान पीला और बदसूरत हो गया। उसके दिल में जान से मारने की इच्छा जागृत हुई। इस व्यक्ति को जीवित रखना निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा बन जाएगा, इसलिए उसे यही मार देना चाहिए। कियान रेनेक्सु की आंखें उदासीन थीं और बिना कुछ अतिरिक्त कहे उसके चारों ओर प्रकाश में आध्यात्मिक शक्ति और भी तीव्र हो गई। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। आज तुम दुष्ट आत्माओं के स्वामियों का मृत्यु दिवस है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने पहला प्रहार किया। प्रकाश की शुद्ध देवदूत शक्ति उमड़ पड़ी, जो प्रकाश की तलवारों में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। जिन दुष्ट आत्माओं के स्वामी की साधना का स्तर कम होता है, वे प्रकाश की शक्ति के एक अंश को भी छूते ही तुरंत नष्ट हो जाते हैं। बिना चीख निकाले ही वे राख में तब्दील हो गए। स्कॉर्पियन टाइगर डॉलों ने अपनी पूरी ताकत के साथ विस्फोट किया और लेवल बचाने के टाइगर डॉलों का दबाव पूरे मैदान में फैल गया। लेकिन देवदूत की शक्ति के दमन के कारण उसकी दुष्ट आत्मा की शक्ति लगातार क्षीण होती गई और उसकी ताकत काफी कम हो गई। कियान रेनेक्सु की निगाहें ठंडी थी और वह अपने मन में सब कुछ समझ गई थी। स्काई कैनोपी पुरस्कार और उसके दादा की दिव्य शक्ति के कारण उसकी स्पिरिट रिंग का विन्यास 6 काले और 2 लाल रंग में अपग्रेड हो गया था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ता से नवासी स्पिरिट डॉलों स्तर पर थी। अगर तानसान के साथ उसके पिछले संबंध न होते, जिसके कारण उसकी साधना को सील कर दिया गया था, तो वह पहले ही टाइगर डॉलों की उपाधि प्राप्त कर चुकी होती। फिर भी अपनी आत्मा के दमन और अपनी असाधारण युद्ध शक्ति पर भरोसा करते हुए उसके सामने खड़ा बिच्छू बाग डॉलों उसके सामने टिक नहीं पाया। युद्ध का परिणाम बिल्कुल स्पष्ट था। पल भर में बिच्छू बाग डॉलों को धीरे-धीरे पीछे धकेल दिया गया। वह घावों से लथपथ था, उसकी पूरी शक्ति अस्त व्यस्त हो गई थी। कियान रेनेक्सु ने अब और संकोच नहीं किया। उसकी आत्मा की अंगूठी तेजी से चमक उठी, सातवीं आत्मा क्षमता, आत्मा अवतार। सुनहरे पंखों के 4 जोड़े 10,000 झांक की ऊंचाई तक उठे और पवित्र प्रकाश आकाश और पृथ्वी पर फैल गया। उसकी युद्ध शक्ति पल भर में अपने चरम पर पहुंच गई और उसके तुरंत बाद उसकी छठी आध्यात्मिक क्षमता भी प्रकट हो गई। देवदूतों का न्याय। आकाश और पृथ्वी को घेरती हुई प्रकाश की एक सुनहरी तलवार गर्जना के साथ नीचे उतरी, जिसमें संसार की सभी बुराइयों का न्याय करने की सर्वोच्च शक्ति समाहित थी और सीधे बिच्छू बाग डॉलों पर प्रहार किया। बूम! एक जोरदार आवाज से आकाश हिल गया। बिच्छू बाग डॉल ने पूरी कोशिश की कि वह विरोध करे, लेकिन फिर भी वह तुरंत बुरी तरह घायल हो गया। खून उगलने लगा और उसकी पूरी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। अपने सामने अजय कियान रेनेक्सु को देखकर उसकी आंखों में भय झलक रहा था। एक कठोर धमकी देते हुए, मैं तुम्हें याद रखूंगा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वह एक दुष्ट प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और घबराकर उस स्थान से भाग गया। संकट पूरी तरह से हल हो गया था। यूमेंदी ने कृतज्ञता और श्रद्धा से भरे चेहरे के साथ कियान रेनेक्सु के सामने झुककर उन्हें गहरा प्रणाम किया। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सीनियर। उसने अपना सिर उठाया, अपने दिल में उमड़ रहे सदमे को छिपा नहीं पा रही थी और जल्दी से पूछा, वरिष्ठ, आप आखिर कौन हैं? आपके पास सेराफिम से भी अधिक शक्तिशाली आत्मा क्यों है और आपने मुझे क्यों बचाया? कियान रेनेक्सु ने अपनी आत्मा को समेट लिया, समय के माध्यम से अपने पुनर्जन्म के रहस्य को प्रकट नहीं किया और बस उदासीनता से बोली, मैं देवदूत वंश का रूढ़िवादी उत्तराधिकारी हूं। एक दुर्घटना के कारण मेरी आत्मा विकसित हुई है। 10,000 साल पहले हमारा वंश नष्ट नहीं हुआ था, हम केवल आपदा से बचने के लिए छिप गए थे। अब हम बुराई को दूर करने और स्वर्गदूतों की महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए ही दुनिया में पुनः प्रकट हुए हैं। बोलने के बाद उसने यूमेंदी की ओर देखा और गहरी आवाज में उसके मुंह के बारे में पूछा। यूमेंदी ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और सच्चाई से कहा, हमारा परिवार देवदूत वंश की एक शाखा का वंशज है और पिछले 10,000 वर्षों में हमारी वंश परंपरा लगातार प्रकट होती जा रही है। आजकल कुल में बहुत कम लोग ही शुद्ध देवदूत मार्शल आत्मा को जागृत कर सकते हैं। अध्याय 456 स्वयं की पहचान, संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। ये सुनकर कि देवदूत वंश इस हद तक पतित हो गया है, कियान रेनेक्सु की आंखों में थोड़ी सी निराशा झलक उठी, लेकिन तुरंत ही उसकी जगत दृढ़ संकल्प ने ले ली। उसने अपने सामने बैठी यूमेंदी की ओर देखा और गंभीरता भरे स्वर में उसने हार्दिक निमंत्रण दिया। चूंकि आप देवदूत वंश के वंशज हैं, क्या आप देवदूत दिव्य शक्ति को बहाल करने, दुनिया के सभी दुष्ट आत्मा स्वामियों का नाश करने और डॉलो महाद्वीप को एक बार फिर प्रकाश से ढकने में मेरे साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं? यूमेंदी कांप उठी। देवदूत वंश को पुनर्स्थापित करना हमेशा से उसकी जीवन भर की इच्छा रही थी। उसने बिना किसी झिझक के तुरंत सिर हिलाया। उसकी आवाज बेहद दृढ़ थी। मैं तैयार हूं, मैं आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हूं, वरिष्ठ, मृत्यु तक भी बिना किसी पछतावे के देवदूत वंश की महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए। कियान रेनेक्सु ने अपने सामने खड़ी युवती को देखा, अंतर्राह के भाव से भरी हुई दिखी और धीरे से सिर हिलाया। इस विचित्र भविष्य के अंतरिक्ष समय में उसे अंततः देवदूत वंश का एक जीवित सदस्य मिल गया था। अपने परिवार को पुनर्स्थापित करने और दुष्ट आत्माओं के स्वामी को नष्ट करने का मार्ग बंद नहीं होगा जिस पर वह अकेले चलेगी। 10,000 साल पहले डॉलो महाद्वीप उपासना कक्ष। कियान दाओली आकाश की छतरी के नीचे खड़ा था। उसकी निगाहें तस्वीर में दिख रही कियान रेनेक्सु पर टिकी हुई थी। जब उसने कियान रेनेक्सु को यूमेंदी को बचाते और देवदूत वंश के बचे हुए सदस्यों को इकट्ठा करते देखा, तो उसका चेहरा राहत से भर गया और उसने धीरे से सिर हिलाया। आकाश के आवरण के माध्यम से उसने अपनी आंखों से 10,000 साल बाद देवदूत वंश के पतन को देखा था और उसका हृदय पीड़ा से भर गया था। अब जबकि श्याओक्सु को एक जीवित सेराफिम मिल गई थी, अगर वह उसका सावधानीपूर्वक अभ्यास करती, तो भविष्य के अंतरिक्ष समय में एंजल मार्शल सोल की महिमा को पुनर्स्थापित करना असंभव नहीं था।
आइए एक बार फिर इस महाद्वीप पर देवदूतों की महिमा का प्रकाश फैलाएं। लेकिन इसके तुरंत बाद कियान दाओलियू का चेहरा बेहद गंभीर और संजीदा हो गया। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि 10,000 साल बाद दोनों महाद्वीप में पवित्र आत्मा पंथ के दुष्ट आत्मा स्वामी अत्यंत दूर थे। उनकी शक्ति इतनी विशाल थी कि वो महाद्वीप की संरचना को हिला देने के लिए पर्याप्त थी और दुष्ट आत्मा स्वामियों के निशान हर जगह मौजूद थे। 10,000 साल पहले इस महाद्वीप पर यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। संभवतः इसका कारण यही था कि सेराफिम वंश नष्ट हो गया था, जिससे प्रकाश की शक्ति का निवारक प्रभाव समाप्त हो गया था। तभी दुष्ट आत्माओं के स्वामी इतने उग्र होने का साहस कर पाए और आम लोगों के लिए अराजकता का कारण बने। लेकिन वर्तमान दोनों महाद्वीप में एंजल वंश ने मोर्चा संभाले रखा था और वह ज्ञान सभी पक्षों को रोकने के लिए वहां मौजूद थे। दुष्ट आत्माओं के स्वामी बहुत पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गए थे और दुनिया में प्रकट होने की हिम्मत ही नहीं करते थे। कियान दाओलियू ने आकाश की छतरी को निहारा, उसकी आंखें गहरी थीं और वह मन ही मन सोच रहा था। इस अंतरिक्ष समय की परीक्षा समाप्त होने के बाद मुझे शौक और अधिक लगन से अभ्यास करना होगा और उसे जल्द से जल्द एंजल गॉड की विरासत को पूरा करने में मदद करनी होगी। भविष्य में यदि आत्मा लोक में कोई विपत्ति आ पड़ती है तो भी उसके पास उसे निपटने के लिए अतिरिक्त शक्ति होगी और दुष्ट आत्मा स्वामियों के उदय की संभावना को पूरी तरह से समाप्त करना और डोलू महाद्वीप की अच्छी तरह से रक्षा करना और भी आवश्यक है। आकाश के आवरण के नीचे डोलू महाद्वीप के सभी आत्मा गुरु इस दृश्य को देख रहे थे और एक एक करके इस पर चर्चा कर रहे थे। इस बात पर अफसोस जताया कि देवदूतों का वंश आखिरकार समाप्त नहीं हुआ। वे भविष्य में दुष्ट आत्माओं के स्वामी के बढ़ते प्रभाव को देखकर भी स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहें आकाश में मौजूद 10 पुनर्जन्म यात्रियों की गतिविधियों पर टिकी हुई थी और वे स्थिति में होने वाले आगामी परिवर्तनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद यू शाओगांग अपनी पूर्व गरिमा को बहुत पहले ही खो चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह धूल से सना हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो सड़क पर भीख मांगने वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा था। अपने थके हारे शरीर को घसीटते हुए वह अंततः श्रेय अकादमी के मुख्य द्वार के सामने खड़ा हो गया। अपने सामने अकादमी की इमारतों के भव्य और विशाल परिसर को निहारते हुए जो दृष्टि की सीमा से परे तक फैला हुआ था, उसकी दुनिया आंखों में अत्यधिक लालसा और प्रशंसा के भाव फूट पड़े। ये भविष्य की श्रेय अकादमी थी, महाद्वीप की असली नंबर एक शक्ति। यह उनकी कल्पना से 100 गुना अधिक समृद्ध था। जब तक वो यहाँ आकर श्रेय से मदद प्राप्त कर सकता है, तब तक वह अपनी आत्मा की कमियों को बदल सकता है, अपनी प्रतिभा को नया आकार दे सकता है और अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकता है। यू शाओगांग ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाया और अपने फटे पुराने कपड़ों को समेटा। उसने अपना सिर ऊंचा रखा और अकादमी के गेट की ओर चल पड़ा। वह अपनी पहचान बताने और श्रेय की सुरक्षा मानने के लिए बेसब्र था। लेकिन उसने अभी सिर्फ 2 कदम ही बढ़ाए थे, अकादमी के गेट को छुआ भी नहीं था, तभी अचानक वो स्पिरिट मास्टर गार्डो ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। बल इतना तीव्र था कि पहले से ही कमजोर यू शाओगांग का एक कदम पीछे लटका गया और लगभग जमीन पर गिर ही गया। ये भिखारी कहां से आया? क्या तुम्हें पता नहीं ये कौन सी जगह है? एक गार्ड ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और सख्ती से चिल्लाया। श्रेय अकादमी इस महाद्वीप पर साधना का पवित्र स्थान है। कितनी महान जगह है। क्या यह ऐसी जगह है जहां तुम्हारे जैसे कुछ व्यक्ति अपनी मर्जी से प्रवेश कर सकते हैं? जल्दी से यहां से चले जाओ, यहां बाधा मत बनो। इस अपमान ने यू शाओगांग के दिल में तुरंत क्रोध को भड़का दिया। वह स्वभाव से ही अहंकारी था और स्थिति में आ जाना उसके लिए पहले से ही काफी निराशाजनक था। इस तरह से अपमानित किए जाने पर वह तुरंत शर्म से लाल हो गया और उसने तीखे शब्दों में जवाब दिया। अहंकारी, मैं यू शाओगांग हूं, आपकी श्रेय अकादमी के संस्थापकों में से एक और मूल श्रेय का गुरु। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? तुम तुरंत एक तरफ हट जाओ और मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर दोनों गार्ड स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और खुलकर हंसने लगे। यू शाओगांग, क्या मैंने सही सुना? ये तो 10,000 साल पहले अकादमी के संस्थापक थे जो बहुत पहले धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ किसी ऋषि का रूप धारण करने की? बिल्कुल ब्रह्म, मैं खुद को समुद्र का देवता कह सकता हूँ। तान भी, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ बकवास करते रहे तो हमें तुम्हें भगाने के लिए कार्रवाई करने के लिए दोष मत देना। दोनों व्यक्तियों का लहजा उत्तरोत्तर अधिक कठोर होता गया। उन्हें यू शाओगांग की एक भी बात पर विश्वास नहीं था। उन्होंने उसे केवल एक पागल भिखारी समझा जो परेशानी पैदा करने आया था। यू शाओगांग गुस्से से कांप रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी साधना का स्तर कम था और वह इन दोनों गार्डों का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था। वो केवल अपनी जगह पर खड़ा होकर उनसे बहस करता रहा। उसका दिल निराशा और क्रोध से भरा हुआ था। जब दोनों पक्ष गतिरोध में फंस गए थे और बहस तेज हो रही थी, तब अचानक पास से एक झुलसा देने वाली आभा उत्पन्न हुई। इस भीषण गर्मी से हवा में एक अजीब सी सनसनी और झुलसन सी महसूस हो रही थी। एक लंबा लाल रंग का व्यक्ति धीरे-धीरे द्वार की ओर बढ़ा। उस महिला के लंबे धधकते लाल बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। उसने आग की लपटों की तरह लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी और उसकी भौहों के बीच थोड़ी सी अकड़ झलक रही थी। उसके आसपास आध्यात्मिक शक्ति में तीव्र उतार-चढ़ाव थे। वो श्रेय अकादमी की आंतरिक दरबार की प्रतिभाशाली छात्रा मा शियाताओ थी। जब दोनों गार्डों ने उस व्यक्ति को आते देखा तो उन्होंने तुरंत अपना सारा अहंकार त्याग दिया। उनके चेहरे सम्मान से भर गए और उन्होंने जल्दी से झुककर कहा, प्रणाम वरिष्ठ बहन मा शियाताओ। मा शियाताओ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। उसकी निगाहें बहस कर रहे लोगों पर पड़ी और उसने ठंडे लहजे में बात की। श्रेय अकादमी ने कभी आम लोगों को परेशान नहीं किया। आप लोग यहाँ हंगामा क्यों मचा रहे हैं? इसका क्या मतलब है? आखिर चल क्या रहा है? वरिष्ठ बहन, आप आखिरकार आ ही गई। एक गार्ड जल्दी से आगे बढ़ा, यू शाओगांग की ओर इशारा करते हुए और चेहरे पर आक्रोश के साथ बोला, ये व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में है और दावा करता है कि वो 10,000 साल पहले हमारे अकादमी का संस्थापक लॉर्ड यू शाओगांग है। वह अकादमी में जबरदस्ती घुसने की जिद कर रहा है। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी यहाँ हंगामा कर रहा है। यू शाओगांग ने भी इसी क्षण मा शियाताओ की उपस्थिति देखी और उसके चारों ओर व्याप्त प्रचुर दुष्ट आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए उसकी आंखों में तुरंत ही एहसास और आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये इविल फायर विशेषता माहुंगजुम की इविल फायर फीनिक्स के समान ही थी। आत्मा, वो जरूर माहुंगजुम की वंशज होगी। और श्रेय अकादमी में उसकी स्थिति को देखते हुए वह अकादमी में शीर्ष प्रतिभाशाली राक्षसों में से एक होनी चाहिए। अगर वह उसे मनाने में कामयाब हो जाता तो वह निश्चित रूप से आसानी से श्रेय अकादमी में प्रवेश कर पाता। यू शाओगांग ने मानो आखिरी उम्मीद को पकड़ते हुए मा शियाताओ के दोबारा पूछने का इंतजार नहीं किया और जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया। उसका स्वर जल्दबाजी भरा और दृढ़ था। मेरे सहपाठी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। मैं सचमुच यू शाओगांग हूँ। 10,000 साल पहले मैंने स्वयं आपके पूर्वज माहुंगजुम को शिक्षा दी थी। मैं उनका गुरु था। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कृपया मुझे अकादमी में ले चलिए। मुझे अकादमी के प्रभारी से कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए मिलना है। ये सुनकर मा शियाताओ की भौहें और भी सिकुड़ गईं और उसने अपने सामने प्रतिहा यू शाओगांग को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसने उसके चेहरे की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। अकादमी के अभिलेखों में मूल संस्थापक यू शाओगांग का स्पष्ट चित्र मौजूद था। उसके सामने खड़े व्यक्ति का रूप रंग अभिलेखों में दर्ज चित्र से बिल्कुल मेल खाता था। जरा सा भी अंतर नहीं था। लेकिन इस एहसास की जगह तुरंत ही गहरी सतर्कता ने ले ली। 10,000 साल पहले का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु 10,000 साल पहले हो चुकी थी और जिसके अवशेष भी नहीं बचे थे, वो यहाँ जीवित कैसे प्रकट हो सकता है? मा शियाताओ की आंखें पल भर में ठंडी पड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा, ये व्यक्ति जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। वास्तव में दुनिया में दुष्ट आत्माओं के स्वामी की कुछ विचित्र आध्यात्मिक क्षमताएं मौजूद हैं जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति को बदल सकती हैं और दूसरे की आभा की नकल कर सकती हैं। अब जबकि पवित्र आत्मा पंथ के दुष्ट आत्मा स्वामी हर जगह अराजकता फैला रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत संभव है कि दुष्ट आत्मा स्वामियों द्वारा भेजा गया एक जासूस हो। श्रेय अकादमी में चुपके से घुसकर तबाही मचाने की इच्छा। ये सोचते ही मा शियाताओ के आसपास की भीषण गर्मी में भी जानलेवा आदि की झलक दिखाई देने लगी। उसकी निगाहें यू शाओगांग पर टिकी थी। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। उसमें जरा भी दया नहीं थी। एक अकादमी के विद्वान का रूप धारण करके श्रेय में घुसकर करने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उसके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति चुपचाप प्रवाहित हो रही थी, किसी भी क्षण प्रहार करने के लिए तैयार। वह अपने सामने खड़े इस व्यक्ति को कभी कोई अवसर नहीं देगी और उसे कभी भी किसी दुष्ट आत्मा के स्वामी को अकादमी की सुरक्षा को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अध्याय 457 यू सांग पाओ ने अपनी पहचान साबित की। ये देखकर कि मा शियाताओ और गार्ड भी उस पर विश्वास करने से इनकार कर रहे हैं, यू शाओगांग की सीने में चिंता की आग भड़क उठी। उसका चेहरा लाल हो गया, फिर भी वो खुद का बचाव करने में पूरी तरह समर्थ था। यह उनका सबसे असहाय और अपमानजनक कदम था। जिस नकारात्मक भावना को वह दूसरों को दिखाने से सबसे ज्यादा हिचकिचाता था, वह भावना जिसके लिए दुनिया ने आधी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया था, अब वास्तव में उसकी पहचान का एकमात्र प्रमाण बन गई थी। यू शाओगांग ने अपने दांत नीचे और अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की एक कमजोर लहर दौड़ गई। एक धीमी सी भौंकने की आवाज सुनाई दी और एक गोल-मटोल प्यारा सा पीले और सफेद रंग का कुत्ता स्पिरिट धीरे-धीरे उसके सामने प्रकट हो गया। ये वास्तव में लू सांग पाओ ही था। इस आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति में उतार-चढ़ाव बेहद कमजोर था और इसमें युद्ध करने की कोई क्षमता नहीं थी। इसे देखकर कोई भी समझ जाता कि यह एकदम घटिया दर्जे की आत्मा है। हाँ हाँ, स्पिरिट, ये किस तरह का घटिया कचरा है? ये देखकर दोनों गार्ड खुद को रोक नहीं पाए और व्यंग्य भरी हंसी हंसने लगे। उनकी आंखों में तिरस्कार और भी स्पष्ट हो गया। उन्होंने बस यही मान लिया कि इस भिखारी ने मजाक करने के लिए कचरे की आत्मा को बाहर निकाला है। लेकिन किनारे खड़ी मा शियाताओ ने लू सांग पाओ को देखते ही अचानक अपनी भौहें कसकर से खोल ली। अचानक उसकी खूबसूरत आंखों में गहरे सदमे और विश्वास का भाव उभर आया। अकादमी के अभिलेखागार में न केवल यू शाओगांग की उपस्थिति दर्ज की गई, बल्कि उनकी अनोखी कचरा आत्मा लू सांग पाओ का भी स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकरण किया गया। उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई आत्मा बिल्कुल वैसी ही थी जैसा अभिलेखों में दर्ज था, बिना किसी विसंगति के। उनका रूप बिल्कुल एक जैसा था और उनकी आत्मा भी हुबहू मेल खाती थी। भला इस दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति वास्तव में 10,000 साल पहले के श्रेय के संस्थापक यू शाओगांग हो? मा शियाताओ का दिमाग उथल-पुथल की स्थिति में था, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसे बार-बार याद दिलाया कि यह बहुत ही बेतुका था।
समय निर्दय है, 10,000 वर्षों के बीतने के साथ एक लिमिट की मृत्यु से नहीं बच सकता। केवल देवता ही दीर्घायु हो सकते हैं। देवलोक के देवताओं के अलावा कौन 10,000 वर्षों के समय को पार करके आज तक जीवित रह सकता है? उसे तुरंत दुष्ट आत्माओं के स्वामी की विचित्र कलाओं का ख्याल आया, लेकिन फिर उसने उस विचार को खारिज कर दिया। एक स्पिरिट मास्टर अपनी उपस्थिति और आभा को छिपा सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को बदलना बिल्कुल असंभव है। यदि यह एक ब्रह्म होता, तो आत्मा सम्राट के रूप में उसकी साधना और श्रेष्ठ अकादमी की आत्मा शक्ति बोध क्षमता के साथ सामान्य ब्रह्म से धोखा नहीं दे सकते थे। अगर कोई उपाधि प्राप्त दौलत किसी मायाजाल का इस्तेमाल भी कर ले, तो श्रेष्ठ कदम रखते ही अकादमी के शीर्ष अधिकारियों द्वारा उसका पता लगा लिया जाएगा। हर चीज रहस्यमय माहौल में डूबी हुई थी, जिससे मां श्याओ क्षण भर के लिए निश्चित हो गई। उसने गहरी सांस ली, उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने यू शाओगांग को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ अंदर आओ, लेकिन अगर तुम्हारी बातों में आधा भी झूठ है और तुमने श्रेष्ठ अकादमी को धोखा देने की हिम्मत की, तो इसके परिणाम तुम्हारी सहनशक्ति से कहीं अधिक भयानक होंगे। यू शाओगांग का चेहरा नीले से सफेद पड़ गया, उसका दिल दुख और क्रोध से भर गया। आखिरकार वह श्रेष्ठ अकादमी के संस्थापकों में से एक थे और मूल श्रेष्ठ सेवन देवस के शिक्षक थे। लेकिन अब उससे एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा इस तरह पूछताछ की जा रही थी और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जिससे उसकी गरिमा पूरी तरह से छिन गई थी। लेकिन अपनी आत्मा की कमियों को दूर करने, अपने भाग्य को फिर से लिखने और स्वर्ग विरोधी शक्ति प्राप्त करने के लिए जब उसे 10,000 साल पहले लौटने का मौका मिला, तो वह केवल अपने गुस्से को पीकर चुपचाप सारी बेइज्जती सहन कर सका। जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल कर सकता था, तब तक वह अपने सामने हो रही सभी अन्याय को स्थायी रूप से नजरअंदाज कर सकता था। मां श्याओ ने और कुछ नहीं कहा और यू शाओगांग को सीधे श्रेष्ठ अकादमी में ले गई। जैसे ही वे अकादमी के अंदर पेड़ों से घिरे रास्ते पर चले, उनकी टक्कर नशे में धुत जुबान से हो गई। वो चिकन की एक चिकनी टांग चबा रहा था और उसकी कमर से शराब से भरा एक लौकी का बर्तन लटका हुआ था। शराब की तेज गंध से लथपथ उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। हालांकि वह सहज प्रतीत होता था, लेकिन उसके भीतर एक अथाह आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई थी। मां श्याओ ने तुरंत अपनी आभा को नियंत्रित करते हुए आदरपूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम एनजुआन। एनजुआन ने लापरवाही से सिर हिलाया। उनकी धुंधली निगाहें मां श्याओ के पीछे खड़े फतेहाल यू शाओगांग पर पड़ी और फिर धीरे-धीरे बोलते हुए उनकी निगाहें और भी पैनी हो गई। श्याओ, ये लड़का बहुत अपरिचित लग रहा है। मैंने इसे अकादमी में कभी नहीं देखा। ये कौन है? एनजुआन, यह मामला बेहद विचित्र है। मां श्याओ ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी, विस्तार से बताया कि कैसे यू शाओगांग ने उसकी पहचान का दावा किया और कैसे उसका रूप और आत्मा पूरी तरह मेल खाते थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एनजुआन के हाथ में पकड़ी हुई चिकन की टांग हवा में जम गई। उनका नशा पल भर में गायब हो गया और वे पूरी तरह से जाग गए। उसकी आभा अचानक हिंसक रूप से बढ़ गई और रंग ठाने के उपाधि प्राप्त लोगों का भयानक दबाव बिना किसी रोक-टोक के फूट पड़ा। यू शाओगांग पर टिकते ही उसकी आंखें मशाल की तरह जल थीं। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। यू शाओगांग का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसने इस भयानक दबाव को सहन करने के लिए अपने दांत खींच लिए। फिर भी उसके दिल में एक जंगी खुशी की भावना उमड़ पड़ी। वो जानता था कि यह व्यक्ति श्रेष्ठ अकादमी के शीर्ष प्रतिभाशाली छात्रों में से एक होना चाहिए। अगर वह इस व्यक्ति को अपनी पहचान पर विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है, तो वह सफलता के कदम और करीब होगा। अजीब, सचमुच अजीब। एनजुआन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए यू शाओगांग को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उसका रूप बिल्कुल वैसा ही है और उसकी आत्मा भी लोसान पाव की ही है। क्या सच में दुनिया में ऐसा संयोग हो सकता है? वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा था और अत्यंत ज्ञानी था, फिर भी उसने कभी ऐसी विचित्र घटना नहीं देखी थी। अपने भीतर वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक प्राचीन प्राणी है जिसने 10,000 वर्षों की यात्रा की है। ये देखकर यू शाओगांग ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया। उसका स्वर दृढ़ लेकिन दृढ़ था। मैं वास्तव में 10,000 साल पहले का यू शाओगांग हूँ। सागर देवता, तानसान और श्रेय के 7 शैतानों को मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। यह महज एक संयोगवश ही हुआ कि मैं 10,000 साल बाद इस महाद्वीप पर आया। मेरे मुंह से झूठ का एक शब्द भी नहीं निकलता। मुझे श्रेय को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी आंखों में दिख रही ईमानदारी और दृढ़ संकल्प को देखकर एनजुआन का पहले का दृढ़ संदेह तुरंत निश्चित हो गया। यू शाओगांग की पहचान बहुत ही खास थी। वो देवलोक के कानून प्रवर्तक समुद्र देवता के गुरु थे, तानसान। तानसान बहुत पहले ही देवलोक में प्रवेश कर चुका था और वहां की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक बन गया था। एक दैवीय शक्ति के तरीके आकाश और पृथ्वी को हिला सकते हैं, जो एक नश्वर व्यक्ति की कल्पना से कहीं परे हैं। शायद सचमुच कोई दिव्य शक्ति है जो किसी को 10,000 वर्षों के समय को पार करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसमें जरा सी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं थी। एनजुआन ने तुरंत अपना दबाव हटा लिया और मां श्याओ से गंभीर भाव से कहा, श्याओ, तुम पहले वापस जाओ। इस व्यक्ति को मेरे भरोसे छोड़ दो। इसके साथ ही उन्होंने तुरंत समुद्र देवता मंडप के मंडप प्रमुख एल्मो को एक संदेश भेजा और साथ ही एक आपातकालीन समुद्र देवता मंडप बैठक बुलाने का आदेश दिया। अगर यह व्यक्ति सचमुच 10,000 साल पहले का यू शाओगांग था, तो उसका महत्व स्पष्ट था। वह पूरी श्रेष्ठ अकादमी के फैसलों को हिला देने के लिए काफी था और इस पर सागर देव मंडप के उच्च पदस्थ सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए। एनजुआन की हरकतें देखकर यू शाओगांग का रुका हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया और उसके चेहरे पर खुशी की एक अनियंत्रित झलक दिखाई दी। वो जानता था कि आखिरकार उसे यह अवसर मिलने ही वाला है। इसी बीच श्रेय स्थिति से कुछ ही दूरी पर स्थित जंगलों में तानसान और श्याओ के जाने के बाद उन्होंने पाया कि यू शाओगांग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और उनके चेहरे तुरंत बेहद गंभीर हो गए। तीसरे भाई यू शाओगांग सचमुच अपनी मर्जी से चला गया। वो चुपके से श्रेष्ठ अकादमी चला गया होगा। श्याओ की वहीं कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। अगर श्रेष्ठ अकादमी सचमुच उसकी पहचान पर विश्वास कर लेती है, तो हमारी पिछली योजनाएं पूरी तरह से गड़बड़ा जाएंगी और इससे अनावश्यक परेशानियां पैदा होंगी। तानसान की आंखें गंभीर थीं। उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया और गहरी आवाज में कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। श्रेय को महाद्वीप की नंबर 1 अकादमी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखने के लिए इसके भीतर के शक्तिशाली लोगों को बेहद सतर्क रहना होगा। वे निश्चित रूप से इसकी बार-बार जांच करेंगे और एक तरफा कहानी पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। इस दौरान हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम उसे किसी भी कीमत पर अपनी योजनाओं को बर्बाद नहीं करने दे सकते और उससे भी कम हम उसे इस अवसर पर एक अधिकार करने दे सकते हैं। अध्याय 458 यूबू की सफलता। कुछ देर सोचने के बाद तानसान ने अपना फैसला सुनाया। हम पहले श्रेय अकादमी नहीं जाएंगे, हम क्लियर स्काई सेट की ओर जा रहे हैं। उस समय जब मैं देवता बना, तब क्लियर स्काई सेट को बहुत सुरक्षा मिली होगी और उसका प्रभाव निसंदेह बहुत मजबूत है। क्लियर स्काई सेट की सहायता से श्रेय से संपर्क करना बहुत आसान होगा। शाओ ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने अब और देर नहीं की, पर झपकते ही क्लियर स्काई सेट की दिशा में तेजी से चल पड़े। 10,000 साल पहले दोनों महाद्वीप स्काई कैनोपी यू शाओगांग की गतिविधियों का वास्तविक समय में प्रसारण कर रहा था। उसकी सहनशीलता, चापलूसी और अकेले ही छुपकर श्रेय अकादमी जाने का कृत्य, ये सब अरबों जीवित प्राणियों की आंखों के सामने उजागर हो गया। पूरा महाद्वीप पल भर में हंगामे में तब्दील हो गया। चर्चाएं चरम पर थीं, जिनमें यू शाओगांग का उपहास और तिरस्कार भरा हुआ था। हाँ, वो सच में पाखंडी है। तानसान और श्याओ को छोड़कर चुपके से भाग गया। अकेले श्रेय के पास जाकर सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है। वो बस समय स्थान के अवसर पर एक अधिकार जमाना चाहता है ना? वो पाखंडियों की सूची में शीर्ष 3 में रहने का हकदार है। अपनी घटिया मानसिकता को सुधारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, यहां तक कि अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करता। निराशाजनक ढंग से अपनी पहचान साबित करना और केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए अपमान सहना, ऐसा व्यक्ति वास्तव में घृणित है। आरोपों और शिकायतों से पूरा आसमान भर गया और महाद्वीप के हर कोने में उनकी गूंज सुनाई दी। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के अंदर स्थित स्पिरिट हॉल। बेबी डोन ने आकाश छत पर यू शाओगांग की छवि को देखा। उसकी ठंडी निर्मल आंखों में तिरस्कार और घृणा का भाव था और यहां तक कि थोड़ी सी नफरत भी झलक रही थी। जब से स्काई कैनोपी ने यू शाओगांग के स्वार्थ और चालाक स्वभाव को उजागर किया था, तब से उसके प्रति उसके मन में बची आखिरी थोड़ी सी भी स्नेह की भावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और केवल गहरी घृणा ही बची थी। उस समय मैं कितनी अंधी रही होंगी कि ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ गई, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और सबको धोखा दे दिया। बीबी डोन ने अपनी मुठ्ठियां भींची, उसका दिल अपने अतीत के लिए घृणा से भर गया था। वह इसे भी बेहतर जानती थी कि स्काई कैनोपी ने पहले ही यह खुलासा कर दिया था कि स्पिरिट हॉल का अंतिम विनाश काफी हद तक यू शाओगांग के कारण हुआ था। अगर उन्होंने तानसान का पूरी तरह से समर्थन न किया होता और स्पिरिट हॉल को निशाना न बनाया होता, तो उनका महान उद्देश्य कभी भी इस तरह समाप्त न होता। ये सोचकर यू शाओगांग के प्रति उसकी घृणा थोड़ी और गहरी हो गई। बिग दीपा अकादमी। यू शाओ आकाश के नजारे को देख रहा था। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह यू शाओगांग के स्वभाव को भली भांति जानता था। ये व्यक्ति जीवन भर अपनी प्रतिभा के प्रति जुनूनी रहा। अपनी आत्मा की खामियों को दूर करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था और उसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, यू शाओगांग का संस्थापक गुरु के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके मुझे जुबान से महाद्वीप की स्थिति में उथल-पुथल मचाने और स्वर्ग विरोधी भाग्य को बदलने में मदद लेने की इच्छा मात्र कोई कल्पना थी। समुद्र देवता मंडप के मंडप प्रमुख के रूप में मुझे चिंतनशील थे और व्यापक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते थे। वे 10,000 साल पहले किसी व्यक्ति के लिए मौजूदा महाद्वीप की स्थिति को आसानी से बाधित नहीं करते। यू शाओगांग की साजिशें नाकाम होने वाली थी। यू शाओ के पीछे लीवाई ने अपने शराब के घड़े से एक घूंट लिया और आकाश के गुंबद पर व्यंग्य करते हुए कहा, ये यू शाओगांग सचमुच इस दुनिया में एक दुर्लभ निर्लज व्यक्ति है। प्रशंसनीय, सचमुच प्रशंसनीय। अपनी सीमित शक्ति के साथ भविष्य के महाद्वीप की भाग्य रेखा को हिलाने की चाहत न एक ही द्वारा रथ को रोकने की कोशिश करने जैसा है। ये बिल्कुल संभव है। उनके बगल में सिकोन जे ने हल्के से सिर हिलाया। उनकी निगाहें आकाश की छत पर स्थित आओ इन और निंडोरांग की आकृतियों पर टिक गईं और उनका स्वर आशा से भरा हुआ था। मैं बस यही आशा करता हूं कि आओ इन और निंडोरांग अपनी स्थिति पर कायम रह सके और उस अवसर को भुना सके जो उनका है। आकाश पर स्थिति का ये समय स्थान परीक्षण भाग्य बदलने जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में ये स्वर्ग में आरोहण जितना कठिन है। भले ही वह भविष्य का समय स्थान एक वास्तविकता लो, अंततः ये दो स्वतंत्र समय स्थान है। अपने दम पर किसी महाद्वीप की स्थिति को बदलना चाहना किसी भी तरह से आसान काम नहीं है।
लीबाई ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। अतीत के लोगों के समूह के लिए कोई भी आसानी से अज्ञात को चुनौती नहीं देगा या मौजूदा स्थिति को नहीं बदलेगा। इन 10 लोगों का परीक्षा पर अंततः अनिश्चितताओं से भरा है। अंत में स्वर विरोधी शक्ति किसे प्राप्त होगी, अवसर अभी भी अनिश्चित है। 10,000 वर्ष पूर्व की संपूर्ण डोलू महाद्वीप में सभी जीव आकाश की छतरी को निहार रहे थे। प्रत्येक के अपने विचार थे। कुछ के मन में तिरस्कार का भाव था, कुछ में प्रत्याशा की भावना और कुछ उदासीन भाव से देख रहे थे। वे चुपचाप देख रहे थे कि कैसे 10 पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति भविष्य के समय स्थान में परिवर्तन की आंधी ला रहे थे। लू शियाओ ने अपनी नजरें थोड़ी सी सुंदुकों की ओर घुमाई, जो उसके बगल में एक हल्की सुनहरी रोशनी से गिर खड़े थे, और धीरे-धीरे स्थिर स्वर में बोले, क्या हाल है? जिस मामले की जांच करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, उसमें तुम्हें कोई प्रगति है क्या? ये सुनकर संदुकों ने तुरंत अपना सहज भाव त्याग दिया। उसका बंदर जैसा चेहरा गंभीरता से भर गया और उसने बार-बार सिर हिलाकर जवाब दिया। डीन, जैसे ही तुमने कुछ देर पहले उन दो स्पिरिट रियल पावर हाउस को मारा, ओल्सन पहले ही गॉड रियल की यात्रा कर चुका था और उसे सब कुछ पता चल गया। उस रहस्यमय आत्मा लोक के व्यक्ति ने पहले ही गुप्त रूप से देवलोक के सभी देवताओं को नियंत्रित कर लिया था। यहाँ तक कि देवलोक की रक्षा करने वाले 5 देवराज भी उसकी विचित्र शक्ति से जकड़े और कैद थे, हिलने-डुलने में असमर्थ थे। आपके द्वारा उस आध्यात्मिक लोक के मास्टरमाइंड को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कार्रवाई करने और उसके नियंत्रण खोने के बाद विभिन्न देवराजों और देवलोक के सभी देवताओं ने सफलतापूर्वक लॉकडाउन से मुक्ति प्राप्त कर ली और देवलोक में पहले ही व्यवस्था बहाल हो चुकी है। आध्यात्मिक जगत के किसी भी शक्तिशाली प्राणी द्वारा अचानक हमले को रोकने के लिए ओल्सन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। मैंने न केवल डोलू महाद्वीप के चारों ओर शून्य लोक में स्वर्ण घेरा चेतावनी संरचनाओं की कई परतें स्थापित की, बल्कि मैंने देवलोक क्षेत्र और आसपास के सभी सहायक लोगों में संवेदी अवरोध भी स्थापित किए। जब भी कोई अलौकिक शक्ति इन विमानों में प्रवेश करेगी, हमें तुरंत चेतावनी मिल जाएगी और हम फिर कभी अचेतन नहीं होंगे। ये सुनने के बाद लू शियाओ का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में सहमति की एक झलक दिखाई दी। हालांकि उनकी अपनी ताकत दुनिया में सबसे अच्छी थी, लेकिन डोलू महाद्वीप पर लगातार नजर रखने से उनकी ऊर्जा पहले ही खत्म हो जाती थी। यह अपरिहार्य था कि वे देवलोक और बाहरी लोगों की गतिविधियों से संबंधित हर विवरण पर नजर नहीं रख सकते थे। संगुकों की व्यवस्था ने सबसे बड़ी खामी को दूर कर दिया, जिससे विद्युत अकादमी और यहाँ तक कि पूरे डोलू महाद्वीप को भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी संकट से निपटने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। शाबाश, लू शियाओ ने शांत स्वर में कहा। उनकी आवाज में थोड़ी संतुष्टि झलक रही थी। आत्मा लोक का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। देवलोक और सभी लोगों पर सतर्कता कम नहीं की जानी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। विद्युत अकादमी की गहराई से अचानक एक भयानक असुर संहार की भावना फूट पड़ी, जो अंतहीन नरसंहार से भरी हुई थी। रक्त के रंग की दुष्ट ऊर्जा आकाश में फैल गई और पलक झपकते ही पूरे विद्युत अकादमी में छा गई। महल, मंडप और प्राचीन वृक्ष सभी चकाचौंध भरे रक्त लाल रंग में रंग गए। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया असुरों के लिए नरक बन गई हो। नरसंहार की अत्यधिक घनी आभा ने अकादमी के बाहरी किनारों पर खड़े शिष्यों को बुरी तरह कपकपा दिया। वे हिलने-डुलने में असमर्थ हो गए। ये देखकर लू शियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने हाथ हिलाते ही दिव्य शक्ति की एक अदृश्य दीवार ने तुरंत पूरे विद्युत अकादमी को घेर लिया, जिससे इस भयानक असुर संहार को पूरी तरह से रोक दिया गया और इसकी आभा को फैलने से बचा लिया गया। संगुकोन, लीबाई, सेकोंजेन और अन्य सभी ने एक साथ अपनी निगाहें विद्युत अकादमी के सबसे गहरे हिस्से में स्थित प्राचीन जीवन वृक्ष की ओर घुमाई। उन्होंने लोगों को प्राचीन जीवन वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठे देखा, जिसके चारों ओर रक्त का धुंध मंडरा रहा था। असुर संहारक शक्ति उसके शरीर के चारों ओर एक ठोस पदार्थ की तरह मंडरा रही थी। ये संहारक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। यदि कोई साधारण स्पिरिट मास्टर इसके अंश के भी संपर्क में आ जाए, तो वह तुरंत एक ऐसे राक्षस में बदल जाएगा जो अपनी बुद्धि को देगा और केवल मानना ही जानता होगा। लीबाई ने अपनी भौहें उठाई, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी और वह दिल खोलकर हंसा। हाँ हाँ, लगता है लू वो ज्ञान अर्जित करने और भगवान स्तर के विशेषज्ञ बनने के लिए तैयार है। प्राचीन जीवन वृक्ष विद्युत अकादमी के लिए जीवन का स्रोत था, जो अत्यंत शुद्ध जीवन शक्ति की एक अंतहीन धारा प्रवाहित करता था। ये लू के अंगों और हड्डियों में समाहित हो जाती थी, लगातार उसके भौतिक शरीर और आत्मा को शुद्ध और मजबूत करती थी, असुरवत की भावना में निहित हिंसा को निष्क्रिय करती थी और उसकी आध्यात्मिक उन्नति की रक्षा करती थी। जीवन शक्ति की सहायता से लू की सफलता विश्वसनीय रूप से सहज रही, बिना किसी अड़चन या बाधा के। बस एक पल में सभी ने लू के पीछे आत्मा का प्रेत देखा, फांटियन हल्बर्ट, जो अचानक एक चमकदार रक्त लाल दिव्य प्रकाश के साथ फूट पड़ा। इसके बाद उसके शरीर के भीतर से धीरे-धीरे एक लाल और काले रंग का 10वां आत्मा का छल्ला निकला, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। धमाका, जैसे ही आत्मा का छल्ला घुमा, दिव्य श्रेणी का दबाव बाहर की ओर उमड़ पड़ा। इस पर सूक्ष्म असुर आकृतियां उकेरी गई थी और यह संसार विनाश करने वाली असुर संहार शक्ति से परिपूर्ण था। यह एक वास्तविक दिव्य श्रेणी का छल्ला था, स्पिरिट रिंग। इस बिंदु पर लू ने अपनी बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ दिया था, दिव्य रंग की दलील को पार कर लिया था और दुनिया के शीर्ष भगवान स्तरीय विशेषज्ञों की श्रेणी में शामिल हो गया था। लू ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली, उनमें से खून जैसे लाल रंग की चमक उतरी। उसके चारों ओर फैली दुष्ट ऊर्जा धीरे-धीरे कम होने लगी और उसने अपने भीतर असीम दिव्य शक्ति का अनुभव किया, जो पहले की किसी भी शक्ति से कहीं अधिक थी। उसके होठों पर एक दबंग मुस्कान थी और उसकी आभा शांत लेकिन शक्तिशाली थी। वह खड़ा हुआ, लू शियाओ को प्रणाम किया और दृढ़ संकल्प और सम्मान से भरी बुलंद और शक्तिशाली आवाज में बोला, डीन, लू आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मैंने सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर ली है और दिव्य श्रेणी में प्रवेश कर लिया है। अध्याय 459, विमान का बच्चा मिलता है, उत्पत्ति गुप्त रूप से बाधा डालती है। 10,000 साल बाद डोलू महाद्वीप। घने जंगल में शाखाएं और पत्तियां हरी भरी थी और सूर्य की रोशनी उनके बीच की दरारों से छनकर आती थी, जिससे धब्बेदार छायाएं बनती थी। तानसान और शियाओ को कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनकी आकृतियां जंगल से तेजी से आगे बढ़ रही थी, टी स्काई सेट की दिशा में तेजी से बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, तानसान अचानक रुक गया और उसकी बैंगनी दानव आंख चुपचाप सक्रिय हो गई। उसकी तीखी निगाहें पास की झाड़ियों की ओर घूमी और उसकी ठंडी आवाज जंगल में गूंज उठी। तुम इतने लंबे समय से छिपे हुए हो, बाहर आ जाओ। उसे काफी समय से अंधेरे में दो आभाओं का आभास हो रहा था और वह चुपके से उन पर नजर रख रहा था। हालांकि उन्हें जानबूझकर छिपाया गया था, लेकिन नेता बनने के बाद भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि से बच नहीं सके। शाओ भी तुरंत सतर्क हो गई। उसकी कोमल हड्डियों की आध्यात्मिक शक्ति गुप्त रूप से बढ़ गई, क्योंकि उसने उस दिशा में देखा जहां से आवाज़ें आ रही थी। झाड़ियों में सरसराहट हुई और दो आकृतियां धीरे-धीरे बाहर निकली। वे तान्या और हुआ युहाओं के अलावा और कोई नहीं थे। हुआ युहाओं की मानसिक शक्ति के समुद्र के अंदर। स्काई माइसवन की आवाज ने अत्यावश्यक स्वर में कहा, युहाओ, ये दोनों लोग बहुत अजीब हैं। उनके शरीरों पर मौजूद आभाएं अत्यंत गहन हैं। मैं उनके आकार बिल्कुल नहीं देख सकता। वे निश्चित रूप से साधारण आत्मा गुण नहीं है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। बगल में खड़ी बर्फ की महारानी ने भी अपनी बात रखी। बिल्कुल सही, उनकी आवाज सहमत होते हुए यह था है, वे किसी भी तरह से साधारण लोग नहीं हैं। आपको सतर्क रहना होगा। हुआ युहाओं के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने शांति से अपने सामने खड़े युवक और युवती का जायजा लिया और मन ही मन सतर्क हो गया। जैसे ही तान्या ने तानसान और शियाओ के चेहरे देखे, वह वहीं जम गई। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा विश्वास से भरा हुआ था और उसने जोर से हंसते हुए कहा, पूर्वज तानसान, पूर्वज शियाओ, ये कैसे संभव है? वह बचपन से ही तान संप्रदाय में पली बड़ी थी और उसने पहले तान संप्रदाय के चित्रों को देखा था। संप्रदाय नेता संप्रदाय के अभिलेखों में दर्ज तानसान और शियाओ की छवि लंबे समय से उसके हृदय में अंकित थी। उसके सामने मौजूद दोनों व्यक्तियों की शक्ल सूरत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनकी अवस्था की तस्वीरों में थी। ये सुनकर तानसान की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने शियाओ से एक नजर मिलाई और वह मन ही मन समझ गया। क्या आप लोग तान संप्रदाय के हैं? अपने विचारों की पुष्टि करने और दोनों की जांच करने के लिए तानसान का शरीर अचानक हिल गया। उसने गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का निष्पादन किया। उसकी आकृति निश्चित रूप से मंडरा रही थी, मानो वह एक भूत की तरह उस स्थान पर कई परछाइयां छोड़ रही हो। उसी समय उसकी बैंगनी दानवी आंख चमक उठी। उसकी मानसिक शक्ति चुपचाप खोजबीन कर रही थी और उसका हर कदम तान संप्रदाय की सर्वोच्च तकनीकों का सार था। इस दृश्य को देखकर तान्या और हुआ युवा पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। तान्या का चेहरा पल भर में बेहद बिगड़ गया और वह आगे बढ़कर उनसे कड़े शब्दों में सवाल करने लगी। तुम आखिर हो कौन? हमारे तान संप्रदाय के पूर्वजों का वेश धारण करके हमारे तान संप्रदाय की गुप्त साधना तकनीक चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तान संप्रदाय साधना तकनीक को हमेशा गुप्त रखा गया है और यह केवल मुख्य शिष्यों के लिए ही है। उसके सामने खड़े दोनों व्यक्ति न केवल अपने पूर्वजों से हुबहू मिलते जुलते थे, बल्कि वे तान संप्रदाय की मूल विद्या में भी निपुण थे। खेती की तकनीकें, जो वास्तव में बेहद विचित्र थी। इसके अलावा तानसान और शियाओ 10,000 साल पहले ही देवता बन चुके थे और देवलोक में प्रवेश कर चुके थे। वे इस दुनिया में किशोर के रूप में कैसे प्रकट हो सकते हैं? ये देखकर तानसान समझ गया कि समय आ गया है और उसने इसे छिपाना बंद कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और एक नीला चांदी का सम्राट आत्मा, नील और जैद के समान जीवन की आभा से घिरी हुई अचानक प्रकट हुई। उसकी जड़ें बंधी हुई थी, उसका दबाव पूरी तरह से प्रदर्शित था। उसने एक साथ अपना बायां हाथ खींच लिया और एकदम काला भारी स्काई हैमर सर्वोपरि शक्ति से परिपूर्ण आत्मा प्रकट हुई। उनकी दो आत्माओं का दबाव पल भर में पूरे वातावरण में फैल गया। शाओ ने अपने सॉफ्ट बोन्स रैबिट का भी खुलासा किया। आत्मा उसकी कोमल आकृति में आकर्षण की एक निर्विवाद आभा थी। तानसान का चेहरा भावहीन था, उनकी आवाज में थोड़ी गरिमा थी और उन्होंने धीरे-धीरे कहा, मैं तानसान हूं। मैं दिव्य विचार के साथ देवलोक से अवतरित हुआ हूं। तान संप्रदाय के पतन को भांपते हुए मैं विशेष रूप से इस दुनिया में तान संप्रदाय को उसकी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने और उसकी चमक को बनाए रखने में मदद करने के लिए आया हूं। जुड़वां आत्माएं, तान संप्रदाय खेती की तकनीक, सब कुछ महान पूर्वज तानसान से बिल्कुल मेल खाता था। तान्या को इस बात पर पूरा यकीन था। उसकी आंखें उत्साह और परमानंद से भरी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू लगभग छलक रहे थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि पूर्वज तानसान, जो पहले ही एक नेता बन चुके थे, तान संप्रदाय को कभी नहीं भूले थे। जब तान संप्रदाय की ऐसी दुर्दशा हुई थी, तब वो स्वयं सहायता करने के लिए नीचे उतरे थे। तान्या ने जल्दी से अपने बगल में खड़ी हुआ युवाओं को खींचा और तानसान और शियाओ के सामने झुककर घुटने टेकने ही वाली थी कि उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। शिष्य तान, हाँ, तान संप्रदाय के साथ शिष्य हुआ युवाओं पूर्वज तानसेन और पूर्वज जियों को सम्मान देता है। जैसे ही हुआ युवाओं झुकी और घुटने टेकने ही वाली थी,
एक अदृश्य और अगोचर फिर भी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति अचानक आकाश और पृथ्वी से उतरी और उसके झुकने वाले शरीर को बलपूर्वक सहारा दिया, जिससे उसके लिए किसी भी हालत में घुटने टेकना असंभव हो गया। उसी समय एक स्पष्ट अलौकिक चेतना सीधे उसके हृदय में समा गई, जो उसे स्पष्ट रूप से बता रही थी, आपके सामने खड़ा तानसेन आपका शत्रु है, घुटने मत टेको, आत्मसमर्पण मत करो। वो यहाँ चौंक गया, उसका चेहरा आश्चर्य और उलझन से भरा हुआ था, वो पूरी तरह से हैरान था। वह अभी तान संप्रदाय में शामिल हुए थे और तान संप्रदाय के पहले पूर्वज से इसी योनि सम्मान देना उचित और न्यायसंगत था। लेकिन ये शक्ति जो अचानक प्रकट हुई और उसके हृदय में जो चेतना थी, वो कहां से आई? उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी तानसेन को उकसाया नहीं था, यह कथनीय शत्रुतापूर्ण चेतना वास्तव में बहुत अजीब थी। मानसिक शक्ति के सागर के भीतर स्काई माइसवर और आइस एम्प्रेस ने हुआ युवा के शरीर में मौजूद असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया, वे दोनों की पहचान से अभी भी सब थे, साथ ही साथ संदेह से भरे हुए थे। ये सही नहीं है, देवलोक के नियमों के अनुसार देवता अपनी इच्छा से नश्वर महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वे सीधे डोलू महाद्वीप में कैसे उतर सकते हैं? इन दोनों लोगों की उत्पत्ति अभी भी विचित्रताओं से भरी हुई है। दोनों ने गंभीरतापूर्वक हुआ युवा को फिर से सावधान रहने की चेतावनी दी। हुआ युवा ने बार-बार से हिलाया, उसकी सतर्कता और भी गहरी हो गई। बर्फ की महारानी और आकाश से मिलने वाले अनुस्मारक, स्वर्ग और पृथ्वी से आने वाली कथनीय बाधक शक्ति और उसके हृदय में विद्यमान विचित्र शत्रुतापूर्ण चेतना। इन तीन विसंगतियों के कारण अब वह अपने सामने मौजूद तानसेन और शियाओगु को मापने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने गुप्त रूप से छानबीन की, लेकिन उस शक्ति का स्रोत उसे बिल्कुल नहीं मिल सका, मानो वह इसी दुनिया से उत्पन्न हुई हो, सर्वव्यापी हो और जिसका प्रतिरोध करना असंभव हो। हुआ युवा ने अपने मन में उठ रही सभी संदेहों को दबा दिया और शांति से वहीं खड़ा रहा। उन्होंने जानबूझकर तानसेन और शियाओगु से दूरी बनाए रखी और दोबारा प्रणाम नहीं किया। तानसेन और शियाओगु ने इस विवरण पर ध्यान नहीं दिया, फिलहाल क्लियर स्काई सेट की ओर जाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। क्लियर स्काई सेट से संपर्क स्थापित करके ही वे इस भविष्य के अंतरिक्ष समय में अपनी पकड़ बना सकते थे। तानसेन ने उदासीनता से कहा, तान संप्रदाय के मामलों को मैं बाद में संभालूंगा, अभी मुझे क्लियर स्काई संप्रदाय में कुछ अत्यावश्यक कार्य निपटाने हैं, इसलिए मैं अब चलता हूं। ये कहकर उसने शियाओगु को अपने साथ लिया और बिना देर किए वो पलक झपकते ही क्लियर स्काई सेट की ओर तेजी से बढ़ गया। 10,000 साल पहले डोलू महाद्वीप में दिव्य अकादमी। लू शियाओ आकाश के आवरण के सामने खड़ा था, केवल अपनी अद्वितीय शक्ति पर भरोसा करते हुए, यहाँ तक कि 10,000 वर्षों के समय में भी आकाश के आवरण के माध्यम से उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष समय के सभी रहस्यों का स्पष्ट ज्ञान था और उनके होठों के कोने पर एक चंचल मुस्कान फैल गई। दिलचस्प बात है, अलग-अलग युगों के विमान के दो बच्चे इतनी जल्दी मिल गए। उन्हें अभी स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ था कि इस समय हुआ युवा तानसेन के सामने घुटने टेकने नहीं वाला था। उसे रोकने वाली वो शक्ति मानव निर्मित नहीं थी, बल्कि डोलू महाद्वीप की मूल इच्छा थी। विमान भाग्य की मूल दिशा में तानसेन के देवलोक का देवराजा बनने के बाद उसकी महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती गई। वह हमेशा से डोलू महाद्वीप पर नियंत्रण करने के भ्रम में जी रहा था और यहाँ तक कि महाद्वीप के उद्गम स्थल पर भी नियंत्रण करना चाहता था, ताकि उसे अपना मानकर अपनी ईश्वरीय स्थिति को मजबूत कर सके और अपनी दिव्य शक्ति को बढ़ा सके। और वह युवा अद्वितीय तान संप्रदाय के वंश का बच्चा था, जिसे तानसेन का प्रतिरोध करने और मूल की रक्षा करने के लिए डोलू महाद्वीप की वंश द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया था। इसका उद्देश्य वो युवा के हाथों का उपयोग करके तानसेन के नियंत्रण का विरोध करना और महाद्वीप के मूल को नष्ट होने से बचाना था। अध्याय 460 भूत और गोदावरी डोलू श्रेक पर छापा। इस समय आकाश आवरण के स्वर्ग विरोधी प्रभाव के कारण देवलोक की भविष्य की डोलू महाद्वीप की धारणा पूरी तरह से बाधित हो गई थी। तानसेन का दिव्य विचार भी महाद्वीप के उद्गम स्थल तक नहीं पहुंच सका। निगरानी से बचने का मौका भांपते हुए विमान के चालक दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वह युवा को तानसेन के सामने आत्मसमर्पण करने से रोक दिया। इसका उद्देश्य हुआ युवा और तानसेन के बीच के बंधन को जड़ से खत्म करना था, उसे तानसेन का विरोध करने और महाद्वीप की मूल की रक्षा करने के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करना। लू शियाओ ने मन ही मन समझ लिया था कि अब आगे चलकर हुआ युवा को निश्चित रूप से प्लेन ओरिजिन पावर का गुप्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसकी साधना की वृद्धि और अवसरों की प्राप्ति की गति उसके भाग्य के मूल पद से कहीं अधिक होगी और वह सीधे आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। वह बड़ी उत्सुकता से आकाश की छतरी को देख रहा था और उसके दिल में उम्मीद बढ़ती जा रही थी। 10,000 साल पहले के विमान की संतान तानसेन भाग्य को बदलने के उद्देश्य से भविष्य में अवतरित हुई थी। 10,000 साल बाद विमान की संतान हुआ युवा को विमान की इच्छा से संरक्षण प्राप्त था और वह स्वाभाविक रूप से तानसेन का विरोधी था। विमान में सवार इन दो बच्चों की टक्कर से भविष्य में डोलू महाद्वीप में निश्चित रूप से एक भयंकर तूफान उठेगा। इस भाग्य की लड़ाई में कौन विजयी होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। श्रेक सिटी एक सुनसान और अंधेरी गली में भारी काले वस्त्रों में लिपटे दो व्यक्ति चुपचाप खड़े थे, उनकी आभा पूरी तरह से सहमत थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति भीतर की ओर केंद्रित थी, जिससे उतार चढ़ाव की एक लहर बाहर नहीं निकली। वे ठीक वही गोदावरी डोलू हुए गुमान और भूत पवित्र भूमि में थे। मन रोशनी में क्राइसेंथेमम डोलू ने अपना सिर थोड़ा घुमाकर अपने बगल में बैठे गोस्ट डोलू की ओर देखा और धीमी आवाज में धीरे से बोला, बूढ़े भूत क्या तुम तैयार हो? गोस्ट डोलू की काली पोशाक के नीचे उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसने गहरी आवाज में उत्तर दिया, बेशक मैं तैयार हूं। पिछले कुछ दिनों से हमने गुप्त रूप से श्रेक सिटी का दौरा किया है और इस भावी महाद्वीप की सत्ता संरचना, विभिन्न शक्तिशाली संस्थाओं की खुफिया जानकारी, साथ ही श्रेक अकादमी की रक्षा और युद्ध व्यवस्था का पूर्ण नक्शा तैयार कर लिया है। अब कार्रवाई का समय आ गया है। परम पावन धर्माध्यक्ष ने बहुत पहले ही आदेश दिया है कि इस समय और अंतरिक्ष यात्रा में हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य भविष्य में श्रेक अकादमी का उन्मूलन करना है। फिलहाल इस समय के दायरे में श्रेक में सबसे शक्तिशाली केवल एक लिमिट डोलू है और एक और रैंक अठानवे का टाइटल डोलू है। हमारी वर्तमान शक्ति हमारी मार्शल सोल फ्यूजन कौशल के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। स्काई कैनोपी से लगातार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ओरिजिन के साथ मिलकर डोलू महाद्वीप के व्यापक उन्नयन से प्राप्त अवसर 10,000 साल पहले का विमान। उनकी कृषि क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक उन्नत हो चुकी थी। उन दोनों की प्रतिभा मूल रूप से सीमित थी और वे सुपर डोलू में फंस गए थे। वे जीवन भर एक ही दायरे में फंसे रहते हैं, कोई प्रगति करने में असमर्थ रहते हैं। हालांकि विमान के विकास के लाभ और स्काई कैनोपी के पुरस्कारों का लाभ उठाते हुए वे दोनों जबरदस्ती रैंक अठानवे के शिखर पर पहुंच गए, जिसे डोलू की उपाधि दी गई थी। वे लिमिट डोलू से सिर्फ एक कदम दूर थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी यात्रा में कुछ भी गलत न हो, बीबी डोम ने अपनी दिव्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने में संकोच नहीं किया और व्यक्तिगत रूप से उनकी आत्मा की अंगूठियों की आयु बढ़ाने के लिए कार्रवाई की। उसने जबरदस्ती उनकी स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन को 6 काले और 3 लाल रिंगों के स्वर्ग विरोधी रूप में अपग्रेड कर दिया, जिससे उनकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई। इसे करें। गोस्ट डोलू ने आगे कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसने अपनी आत्मा को मुक्त किया, उसकी आकृति अचानक धुंधली हो गई और वह लगभग अदृश्य काली परछाई में बदल गया। एक भूत की तरह वह पलक झपकते ही गली से निकल गया और सीधे श्रेक अकादमी की कोरिया की ओर चल पड़ा। क्राइसेंथेमम डोलू उसके ठीक पीछे चल रहा था। गोस्ट डोलू का पीछा करते हुए उसकी पूरी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी और उसने श्रेक पर संयुक्त हमला कर दिया। श्रेक अकादमी के बाहरी इलाके शीर्ष के डोलू ने राजगश्त के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत आध्यात्मिक शक्ति के दो भयानक उतार चढ़ाव महसूस किए। उनका चेहरा अचानक बदल गया और वे कठोर स्वर में चिल्लाए, अच्छी बात नहीं, शक्तिशाली दुश्मन आक्रमण कर रहे हैं। उसकी आवाज धीमी होने से पहले ही उसने तुरंत अकादमी का उच्चतम स्तर का नियंत्रण जारी कर दिया। तेज और तीखी एलान की आवाज तुरंत ही पूरे श्रेक अकादमी में गूंज उठी। सभी छात्र, शिक्षक और वरिष्ठ नागरिक पल भर में चौंक गए। पहले से ही व्यवस्थित अकादमी पल भर में भीषण अराजकता में डूब गई। क्राइसेंथेमम डोलू बेहद तेज था, उसने कुछ ही पलों में बाहरी सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और सीधे श्रेक अकादमी के केंद्र में स्थित सीबॉट पवेलियन की ओर बढ़ गया। वो जानता था कि श्रेक को शीघ्रता से नष्ट करने के लिए उन्हें पहले ही क्षण में अकादमी की शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति को गंभीर रूप से घायल करना होगा। जब तक समुद्र देवता मंडप के शक्तिशाली योद्धा पराजित नहीं हो जाते, तब तक पूरा श्रेक अपने आप ही रह जाएगा। बूम बूम बूम। जैसे ही वह समुद्र देवता मंडप के ऊपर आकाश में पहुंचा, क्राइसेंथेमम डोलू ने खुद को छिपाना बंद कर दिया और उसके पूरे शरीर का प्रकाश आकाश में फैल गया। किरों टोंटियन गोदावरी आत्मा का विस्फोट हुआ और 9 आत्मा बदले लयबद्ध रूप से उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। 6 काले और 3 लाल चलों का वह अनूठा संयोजन हवा में अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध भरा प्रतीत हुआ और एक अत्यंत प्रभावशाली फूलों की सुगंध से भरी आध्यात्मिक शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। सातवीं आत्मा क्षमता आत्मा अवतार। टोंटियन गोदावरी का एक विशालकाय प्रेत आकाश और पृथ्वी को घेरे हुए था। उसकी पंखुड़ियां परत दर परत इस तरह फैली हुई थी कि सूर्य का प्रकाश भी छिप गया था। आध्यात्मिक शक्ति के भयावह उतार चढ़ाव ने पूरे स्थान को कपकपा दिया। इसके तुरंत बाद उसके शरीर पर मौजूद 9 लाख साल पुराना लाल रंग का आध्यात्मिक छल्ला अचानक चमक उठा। यह उसकी आत्मा के विकास के बाद उत्पन्न हुई बिल्कुल नहीं, 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी की क्षमता थी। 9वीं आत्मा क्षमता किरों टोंटियन दिव्य प्रकाश। विशालकाय टोंटियन गोदावरी तुरंत फैल गई और लगभग पूरे समुद्री देवता द्वीप को ढक लिया। पंखुड़ियों से सुनहरे बहरे प्रकाश से भरा आकाश फूट पड़ा, जिसमें एक भयानक ऊर्जा समाहित थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी और एक सुनहरी धारा की तरह सभी दिशाओं में उन्मादपूर्वक बह रही थी। ये जहां से भी गुजरता था, इमारतें ढह जाती थी, आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती थी और निम्न स्तर के स्पिरिट मास्टर के पास इसके करीब जाने की योग्यता भी नहीं होती थी। अहंकारी जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रेक के घर में घुसपैठ करने की? एक गर्जना से बादल कांप उठे और टाउटी दिव्य बैल का एक विशाल प्रेत आकाश में उड़ गया। 98वें रैंक के डोलू का जबरदस्त दबाव पूरे आकाश में व्याप्त था। ये वही अल्जुआन थे जो इस समय सागर देवता मंडप में एक बैठक कर रहे थे। वही शियाओगा की पहचान के संबंध में आदम और न्यायाधीश के साथ समुद्र देवता मंडप में एक आपातकालीन बैठक कर रहे थे। जैसे ही अचानक अलार्म बजा और शक्तिशाली दुश्मन ने हमला किया, एल्जुआन तुरंत क्रोधित हो गए। उसने पहले ही क्षण में अपनी पूरी युद्ध शक्ति के साथ प्रहार किया और अपने टाउटी डिवाइन ऑफ को पूरी तरह से उजागर कर दिया। आत्मा एक भयावह काले सुनहरे प्रकाश ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया और जोरदार ढंग से क्राइसेंथेमम डोलू की सुनहरी धारा से सीधे टकरा गया। बैंग बैंग बैंग। दो भयानक शक्तियों के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसकी तेज आवाज से धरती पूरी तरह हिल गई।
एना जुबान ने अपने सामने बैठी क्राइसेंथेमम डोलवो को टकटकी लगाकर देखा, उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। 98वीं रैंक का खिताब हासिल करने वाला डोलवो, स्वर्ग को चुनौती देने वाला 6 काले और 3 लाल रंग की स्पिरिट रिंग का विन्यास। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की प्रचुरता और उसकी आध्यात्मिक क्षमताओं का दबदबा उसी श्रेणी के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति से कहीं अधिक था जिसे उसने कभी देखा था। जिस बात ने उनके दिल को और भी ज्यादा झकझोर दिया, वह ये थी कि यह व्यक्ति पूरी तरह से अपरिचित था और पूरे डोलो महाद्वीप में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। आखिर यह द्वितीय प्रतिभा का धनी व्यक्ति कहां से प्रकट हुआ? जैसे ही जुबान ने क्राइसेंथेमम डोलवो को पूरी तरह से जकड़ लिया, अचानक शून्य से एक और भी अधिक चमकदार और विशाल आभा नीचे उतरी। पर्याप्त! एक प्राचीन और रासी आवाज गूंजी, जिसके साथ 10,000 सुनहरी रोशनी की किरणें भी थीं। एक विशाल, पूरी तरह से सोने से लिपटा हुआ दीप्तिमान पवित्र ड्रैगन, जो सभी चीजों को शुद्ध करने की प्रकाश की शक्ति को धारण किए हुए था, शून्य को चीरता हुआ निकला और भयंकर रूप से क्राइसेंथेमम डोलवो की ओर बढ़ा। ये श्रेय अकादमी का मुख्य आधार था, रैंक 99 लिमिट डोलवो, रेडिएंट होली ड्रैगन, एंड द मोएन। लेकिन ठीक उसी क्षण जब तेजस्वी पवित्र ड्रैगन क्राइसेंथेमम डोलवो पर हमला करने ही वाला था, अचानक काले कोहरे से भरा आकाश उमड़ पड़ा और एक काली आकृति ने अचानक आगे का रास्ता रोक दिया। ये गोस्ट डोलवो ही था जिसने अभी बाहरी पहरेदारों में से अधिकांश को खत्म किया था और लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचा था। गोस्ट डोलवो के शरीर के चारों ओर 6 काले और 3 लाल रंग के 9 आत्मा वलय भी उभरे, जो बिल्कुल क्राइसेंथेमम डोलवो के समान थे। सातवीं आत्मा क्षमता, आत्मा अवतार। एक घोर अंधकार में प्रेत ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया, जिसमें अनंत प्रेत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। इसके तुरंत बाद 9 लाख वर्ष के आध्यात्मिक वलय का प्रकाश हिंसक रूप से प्रज्वलित हुआ। अध्याय 461 एनिमल स्ट्राइक्स। 9वीं आत्मा क्षमता, भूतदेव क्षेत्र। भूत डोलवो ने चिल्लाकर कहा। एक असीम घोर अंधकार में क्षेत्र अचानक खुल गया। उस क्षेत्र के भीतर भूतिया ऊर्जा जमा देने वाली थी और अनगिनत भयानक भूतिया परछाइयां जमीन से उठी और उग्र पवित्र ड्रैगन की ओर उन्मादपूर्वक दौड़ पड़ी। प्रकाश की शक्ति ने स्वाभाविक रूप से भूत प्रकार की आत्मा को नियंत्रित किया और एडमो इनका तेजस्वी पवित्र ड्रैगन परम प्रकाश से केवल एक कदम दूर था। इसमें गोस्ट डोलवो पर स्वाभाविक दमनकारी क्षमता थी। भले ही गोस्ट डोलवो 98वें स्तर का पीक डोलवो था, लेकिन गोस्ट गॉड डोमेन में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने पर भी रेडिएंट होली ड्रैगन के एक ही प्रहार से उसकी आधी से अधिक शक्ति चूर-चूर हो गई। वह बार-बार लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा, उसकी रक्षक तूफान पर थी और उसने मुंह भरकर काला खून थूक दिया, जिससे उसे गंभीर आंतरिक चोटें आईं। बूढ़ा भूत, ये देखकर क्राइसेंथेमम डोलवो का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। एक हथेली से उसने जुबान को पीछे धकेल दिया और फिर पलक झपकते ही गोस्ट डोलवो के पास पहुंच गया। किरोंग तोंगटियन गुलदाउदी की पंखुड़ियां धीरे-धीरे नीचे गिरीं और कोमल उपचार करने वाली आध्यात्मिक शक्ति भूत डोलवो के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं। बूढ़े भूत, कैसे हो? गोस्ट डोलवो ने अपना सिर हिलाया, अपने शरीर में उमड़ते रक्त प्रवाह को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, कोई बात नहीं। प्रतिद्वंदी 99वें स्तर का लिमिट डोलवो है, एंड द मोएन। उनका प्रकाश में गुण मेरी आत्मा को नियंत्रित करता है, इसलिए हानि होना अपरिहार्य है। लेकिन ये मत भूलो, अगर हम दोनों मिलकर अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करें, तो एक लिमिट डोलवो भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और उनके चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति हल्की-हल्की गूंजने लगी। दोनों के बीच धीरे-धीरे एक ऐसा उतार-चढ़ाव पैदा होने लगा, जो अकेले लड़ने की तुलना में कहीं अधिक भयावह था। ठीक इसी नाजुक क्षण में समुद्र देवता मंडप की दिशा से एल्दमुएन की आवाज अचानक पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। ये राशि और भारी थी, जिसने सभी आध्यात्मिक शक्ति संघर्षों की गर्जना को भी दबा दिया। एल्दमुएन को समुद्र देवता मंडप से धीरे-धीरे बाहर निकलते हुए देखा गया, उनके शरीर के चारों ओर 9 आध्यात्मिक छल्ले एक के बाद एक चमक रहे थे। उसका तेजस्वी पवित्र ड्रैगन आत्मा पूर्णतः प्रकट हुई और प्रकाश की अनंत शुद्ध शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। इसने अधिकांश भूत ऊर्जा को पूरे क्षेत्र पर फैला दिया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था, उसकी निगाहें गोस्ट डोलवो और क्राइसेंथेमम डोलवो पर टिकी हुई थी। जब उसने उनकी आत्माओं और चेहरों को स्पष्ट रूप से देखा, तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर गहन चिंतन का भाव आ गया और उसका हृदय पल भर में उथल-पुथल से भर गया। इन दोनों के चेहरे और आत्माएं बिल्कुल उन दो रक्षकों की समान थीं। 10,000 साल पहले के ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज स्पिरिट हॉल के डोलू, बुलडॉग की डोलू और भूत पवित्र भूमि। ये दोनों 10,000 साल पहले हुए महान युद्ध में स्पष्ट रूप से मारे गए थे, फिर 10,000 साल बाद भी अचानक श्रेय अकादमी में क्यों प्रकट हुए? दरअसल ये वही लोग हैं। अच्छा नहीं, इस समय सागर देव मंडप के बगल में खिड़की की जाली के पीछे से यू शाओगा खिड़की के बाहर मौजूद दो आकृतियों को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उस पर भय के भाव थे और वह थोड़ा कांपने लगा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में क्राइसेंथेमम और गोस्ट डोलवो की जोड़ी होगी। स्पिरिट हॉल के इन दो वफादारों ने श्रेय अकादमी पर सीधे हमला करने की हिम्मत दिखाई, वे जरूर चीनी से तंग आ चुके होंगे। हालांकि उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी, फिर भी श्रेय की सुरक्षा लेवल 99 लिमिट डोलवो द्वारा की जा रही थी, एंड द मोएन। ऐसा व्यवहार किसी पत्थर पर अंडा फेंकने से कम नहीं था। लेकिन जब उसने उनके स्वर्ग विरोधी कार्यों को देखा, 6 काले और 3 लाल छल्लों से बनी आत्मा के छल्ले की आकृति को देखकर अचानक उसके हृदय में तीव्र बेचैनी उत्पन्न हो गई। उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया और चुपचाप प्रार्थना करने लगा। श्रेय को इसे मजबूती से पकड़े रहना होगा, ये किसी भी कीमत पर गिर नहीं सकता। उसकी किस्मत बदलने की सारी उम्मीद इसी से जुड़ी थी, इसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए। एंड द मोएन ने अपने दिल में उठ रही सदमे को दबाते हुए गहरी सांस ली और वह पहले ही एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे। उन्हें पहले से ही यू शाओगा की पहचान पर संदेह था और अब 10,000 साल पहले नष्ट हो चुके दो उपाधिधारी डोलवो एक साथ दुनिया में प्रकट हुए थे। ये साबित करने के लिए काफी था कि वास्तव में 10,000 साल पहले के ऐसे लोग थे जिन्होंने समय और स्थान को पार करके इस भविष्य के महाद्वीप पर अवतरण किया था। यू शाओगा और गुलदाउदी और भूत डोलवो की जोड़ी सभी 10,000 साल पहले से आए थे। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए और शांत भाव से उसने गहरी आवाज में उन दोनों से कहा, महामहिम, श्रेय अकादमी का आपसे कोई पुराना झगड़ा या हालिया शत्रुता नहीं है। फिर अचानक हमला करके युद्ध की आग क्यों भड़का रहे हैं? एंड द मोएन ने सीधे तौर पर उनके मुंह के बारे में नहीं बताया, मामला बहुत ही चौंकाने वाला था। यदि यह खबर फैल गई, तो 10,000 वर्षों की लौकिक व्यवस्था और प्राचीन लोगों के वर्तमान दुनिया में अवतरित होने की खबर निश्चित रूप से पूरे डोल महाद्वीप को अंतहीन दहशत और अराजकता में डुबो देगी। महाद्वीप के संरक्षक के रूप में श्रेय किसी भी कीमत पर ऐसी उथल-पुथल नहीं होने दे सकता था। वो केवल पहले दोनों पक्षों को स्थिर करना चाहता था और उन्हें पीछे हटने के लिए राजी करना चाहता था ताकि स्थिति और अधिक न बिगड़े। ये सुनकर क्राइसेंथेमम डोलवो ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति में उछाल आया और उसका स्वर ठंडा और दृढ़ था। बुढ़िया, जब तुमने हमारी पहचान का अनुमान लगा ही लिया है, तो अनजान होने का नाटक क्यों कर रही हो? स्पिरिट हॉल और श्रेय के बीच 10,000 साल पहले की दुश्मनी गहरी जड़ी जमा चुकी है। इसके अलावा यह अभियान सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के आदेश पर किया जा रहा है। आज ही श्रेय अकादमी को नष्ट करना होगा। ये सुनकर एल्दमुएन ने गहरी आह भरी, उनका चेहरा भावों से भरा था और उनकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। किस्मत लोगों के साथ खिलवाड़ करती है। 10,000 साल पहले की शिकायतें वास्तव में 10,000 साल बाद भी जारी रहने वाली हैं, जिनमें निर्दोष लोगों की जान भी शामिल है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने अपने भावों को छिपाना बंद कर दिया। लेवल 99 लिमिट डोलवो का भयानक दबाव बिना किसी छिपाव के पूरे दृश्य पर छा गया। आकाश और पृथ्वी के बीच प्रकाश के तत्व बेतहाशा एकत्रित हो गए। उसी समय श्रेय अकादमी की नींव स्वर्णिम प्राचीन वृक्ष अचानक ही चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से खिल उठा। एल्दमुएन के शरीर में अत्यंत शुद्ध जीवन शक्ति और प्रकाश की शक्ति निरंतर प्रवाहित हो रही थी। इससे उसकी युद्ध क्षमता में एक बार फिर जबरदस्त उछाल आया, जिससे उसके द्वारा झेली गई छिपी हुई बीमारियां और चोटें दब गईं। वो जानता था कि क्राइसेंथेमम और गोस्ट दोनों ही 98वें स्तर के पीक डोलवो थे, वह अकेले ही उनमें से किसी को भी आसानी से हरा सकता था। लेकिन जब दोनों ने मिलकर काम किया और उसमें मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को जोड़ा, तो उसकी शक्ति इतनी थी कि वो एक लिमिट डोलवो को भी हिला सकती थी। केवल स्वर्णिम प्राचीन वृक्ष की शक्ति उधार लेकर ही वह विजय सुनिश्चित कर सकता था और उन दोनों को पूरी तरह से खदेड़ सकता था। कुछ अजीब है। गोस्ट डोलवो और क्राइसेंथेमम डोलवो ने एल्दमुएन की आभा को बढ़ते हुए महसूस किया और साथ ही गोल्डन एजेंट ट्री से आने वाली भयानक ऊर्जा को भी महसूस किया। उनके चेहरे के भाव एक साथ बदल गए और वे आपस में सोचने लगे। वो प्राचीन वृक्ष की जीवन रेखा है और एल्दमुएन की शक्ति को बढ़ा सकता है। इसे पहले नष्ट करना होगा। बूढ़े भूत, तुम जाओ और उस सुनहरे प्राचीन वृक्ष को नष्ट कर दो और उसकी नींव काट दो। मैं इस बूढ़े जीव को रोके रखूंगा। क्राइसेंथेमम डोलवो ने तुरंत फैसला लिया और सख्ती से चिल्लाई। उसका किरोंग तोंगटियन गुलदाउदी आत्मा एक बार फिर भयानक प्रकाश से जगमगा उठी और उसकी नौवीं आध्यात्मिक क्षमता उजागर होने के लिए तैयार थी। उसने सीधे एल्दमुएन पर हमला किया, बेतहाशा आक्रमण किया और उसे कसकर जकड़ लिया। तुम सावधान रहना। भूत डोलवो ने समझदारी से सिर हिलाया, उसकी आकृति पल भर में अलौकिक हो गई और वह जुबान के हस्तक्षेप से बचते हुए एक और काली भूतिया साए में बदल गया। असीम भूतिया ऊर्जा से परिपूर्ण होकर वह सीधे सुनहरे प्राचीन वृक्ष की ओर दौड़ा और श्रेय के इस खजाने को एक ही झटके में नष्ट करना चाहता था। बेशर्मी, प्राचीन स्वर्ण वृक्ष को छूने की हिम्मत करना तो सीधी-सीधी मौत को दावत देना है। ये देखकर एल्दमुएन क्रोधित हो गए। उसका ताउती दिव्य बैल आत्मा का प्रकाश बुलंद हुआ और काली सुनहरी विनाशकारी शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। उसकी आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह सीधे गोस्ट डोलवो के सामने आकर रुक गया। उसने जोरदार धमाके के साथ अपनी मुट्ठियां पटकी, जो गोस्ट डोलवो के प्रेतवादित पंजों से भयंकर रूप से टकराईं। एक जोरदार आवाज से आकाश कांप उठा और उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे आसपास की इमारतें पल भर में ढह गईं। बैंग बैंग बैंग। कुछ समय के लिए श्रेय अकादमी के ऊपर आध्यात्मिक शक्तियां बेतहाशा टकराईं, धरती कांप उठी और शून्य लोक विकृत हो गया। पूरी अकादमी में अफरा-तफरी मच गई और छात्र अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में जल्दी से बाहर निकल गए। वे घबराए हुए थे लेकिन अनुशासन के साथ काम कर रहे थे। अध्याय 462 कियान रेनिक्सी की सफलता। समुद्र देवता मंडप के अंदर अन्य उपाधि प्राप्त डोलवो विशेषज्ञ ने हस्तक्षेप करने का इरादा किया, लेकिन उन्हें एल्दमुएन द्वारा सख्ती से रोक दिया गया। आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकादमी के चारों कोनों पर तुरंत सुरक्षा बल तैनात करें, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के करीब सुरक्षा करें और छात्रों और संप्रदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
एनामोएन के मन में कुछ और ही बातें थी। 10,000 साल पहले आए लोगों का आगमन केवल क्राइसेंथेमम डोलो और गोस्ट डोलो तक ही सीमित नहीं हो सकता था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि वे दोनों केवल रणपंथी के सैनिक थे और संभवतः उनसे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। वह और जुबान क्राइसेंथेमम डोलो और गोस्ट डोलो को रोकने के लिए पर्याप्त थे। अन्य विशेषज्ञों को अप्रत्याशित से बचाव करने और श्रेक की नींद की रक्षा करने के लिए वहीं रहना पड़ा। इसी बीच श्रेक सिटी से 100 मील दूर एक शांत केबिन के अंदर पवित्र प्रकाश ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी और कियान रेनेक्स कमरे में पालथी मारकर बैठी थी। उसकी आवाज स्थिर थी। वह अपने करियर के महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। यू मेनी गंभीर भाव से एक तरफ खड़ी थी। ईर्ष्या से भरी आंखों से चुपचाप रक्षक की भूमिका निभा रही थी। कमरे में व्याप्त पवित्र प्रकाश की ऊर्जा अत्यंत सघन थी, जिसे महसूस करके वह मन ही मन आश्चर्यचकित हो रही थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि कियान रेनेक्स की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। वह दिग्गज टाइटल डोलो बनने से बस एक कदम दूर थी। क्षेत्र कियान रेनेक्स अपनी साधना में पूरी तरह लीन थी। इस भविष्य कालखंड में पुनर्जन्म लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना को सील करने की आकाश तक की शक्ति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि उसकी साधना को आकाश के आवरण से दंड भुगतना पड़ेगा। 10,000 साल पहले उसने जो अपार आध्यात्मिक शक्ति संचित की थी, वह एक उग्र नदी की तरह अचानक फूट पड़ी। ये लगातार उसकी नसों और आत्मा की जांच करता रहता था। बूम बूम बूम। कितना समय बीत चुका था यह ज्ञात था, लेकिन अचानक केबिन के भीतर से पवित्र प्रकाश की एक विशाल और असीम आभा फूट पड़ी। पवित्र शक्ति सीधे बादलों में विलीन हो गई, छत को चीरते हुए पूरे आकाश को रोशन कर दिया। कियान रेनेक्स ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों से सुनहरी रोशनी की एक चमक गायब हो गई और उसके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव पूरी तरह से अलग था। उसने सफलतापूर्वक अपनी सफलता हासिल कर ली थी और टाइटल डोलो में कदम रख दिया था। क्षेत्र अपने भीतर अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव करते हुए कियान रेनेक्स के होठों के कोनों पर एक आनंदमय मुस्कान फैल गई। दमन और बंधनों के वर्षों का दौर आखिरकार इसी क्षण पूरी तरह से टूट गया था। बिना जरा भी देरी किए उसने अपना हाथ उठाया और एक दिव्य आभा से भरा हुआ सुनहरा गोला निकाला। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक अंगूठी थी। उसकी उंगलियों के दबाव से ही वह गोला पल भर में चकनाचूर हो गया। सुनहरी रोशनी की एक धारा सीधे उसके पीछे स्थित 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल की ओर प्रवाहित हुई और एक बिल्कुल नया स्पिरिट रिंग धीरे-धीरे संघनित हो गया। यह आध्यात्मिक अंगूठी अत्यंत चमत्कारी थी, जो सफेद, पीले, बैंगनी और काले रंग की सभी पारंपरिक योगों को छोड़ देती थी। ये नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सीधे 1 लाख साल पुराने गहरे लाल रंग के आध्यात्मिक छल्ले में परिवर्तित हो गया, जिसने उसके एंजल मार्शल सोल को मजबूती से लपेट लिया। लाल रंग की रोशनी सुनहरी पवित्र शक्ति के साथ मिलकर कियान रेनेक्स की युद्ध शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले गई। ये है। एक तरफ खड़ी हुई मेंढी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसका दिल उथल-पुथल में था और वह उस 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक छल्ले को टकटकी लगाकर देख रही थी। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक अंगूठी। वह एक ऐसा अनमोल खजाना था जो केवल कहानियों में ही मौजूद था और जो सीधे तौर पर सर्वोत्तम आत्मा वलय को संघनित करने में सक्षम था। आखिर उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या थी? उसे यह बात और भी पक्की होती जा रही थी कि कियान रेनेक्स निश्चित रूप से देवदूत वंश की कोई साधारण वंशज नहीं थी। दूसरे पक्ष की आत्मा एक साधारण सेराफिम से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, जिसमें आत्मा का हल्का सा आभास दिखाई दे रहा था। 10,000 साल पहले के देवदूत वंश में इस तरह के अस्तित्व का कभी कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसकी पहचान में स्वर को हिला देने वाला कोई रहस्य छिपा होना चाहिए। कुछ क्षण बाद कियान रेनेक्स ने अपने दायरे को पूरी तरह से स्थिर कर लिया और उसके आसपास की आध्यात्मिक शक्ति सामान्य हो गई। यू मेनी ने जल्दी से आगे बढ़कर प्रणाम किया और पूरे चेहरे से उन्हें बधाई देते हुए कहा, वरिष्ठ, आपको दुर्लभ उपाधि प्राप्त करने में सफलता के लिए बहुत-बहुत बधाई। अपने क्षेत्र को बढ़ाएं और अपनी ताकत में काफी वृद्धि करें। कियान रेनेक्स ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। मेरे रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए धन्यवाद। उसके बोलते ही कल्पना से परे आध्यात्मिक शक्ति की एक भयानक लहर अचानक दूर से आ गिरी। भले ही वे 100 मील दूर थे, फिर भी इसका स्पष्ट प्रभाव महसूस किया जा सकता था। यहाँ तक कि केबिन भी थोड़ा कांप रहा था। वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति में अफरा-तफरी मच गई। कियान रेनेक्स और यू मेनी के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए। उन्होंने एक साथ अपना सिर घुमाया और उस दिशा की ओर देखा जहाँ से कंपन आ रहा था, यानी श्रेक अकादमी की दिशा। यू मेनी ने भौहें चढ़ा लीं। उसका चेहरा गंभीर था। इतनी तीव्र आध्यात्मिक शक्ति के उतार-चढ़ाव को संचालित करने में सक्षम होने के लिए ये किसी महान युद्ध में शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ ही हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पवित्र आत्मा पंथ के दुष्ट आत्मा स्वामी ने श्रेक पर हमला करने का साहस किया हो? लेकिन वे श्रेक को आसानी से उकसाने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे, जिसके पास लिमिट डोलो है। हालांकि कियान रेनेक्स का चेहरा पल भर में बेहद बदसूरत और अत्यधिक ठंडा हो गया। उस उतार-चढ़ाव से उसे स्पष्ट रूप से दो बेहद परिचित आभाओं का एहसास हुआ। क्राइसेंथेमम डोलो और गोस्ट डोलो, ये वही थे। बेबी डोन के अलावा इन दोनों स्पिरिट हॉल की कमान संभालने में सक्षम दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं होगा। रक्षकों, ये बेबी डोन ही रही होगी जिसने उन्हें श्रेक अकादमी पर अचानक हमला करने का आदेश दिया होगा। कियान रेनेक्स चिंतित और क्रोधित दोनों थी। वह जानती थी कि भले ही क्राइसेंथेमम डोलो और गोस्ट डोलो की शक्ति 98 स्तर के शिखर तक बढ़ गई हो, फिर भी वे 99 स्तर की लिमिट डोलो एनोएन का मुकाबला नहीं कर सकते। उन दोनों का जल्दबाजी में किया गया ये काम अपनी ही मौत को दावत देने से कम नहीं था। हालांकि वह बेबी डोन के प्रति द्वेष रखती थी, लेकिन अंततः वे दोनों स्पिरिट हॉल के पुराने अधीनस्थ और एंजल वंश के अधीनस्थ थे। अब जबकि वे इस अपरिचित भविष्य की समीक्षा में आ चुके हैं, स्पिरिट हॉल के लोगों को फिर से को नहीं जाना चाहिए। आप पहले निकल जाइए और टेस्ट स्थान पर मेरा इंतजार कीजिए। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। कियान रेनेक्स ने तुरंत ही यू मेनी से गहरी आवाज में कहा। उसके लहजे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। यू मेनी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना कियान रेनेक्स के चारों ओर सुनहरी रोशनी उमड़ पड़ी और उसकी 8 पंखों वाली एंजल मार्शल सोल पूरी तरह से प्रकट हो गई। पवित्र ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। उसकी आकृति चमक उठी, सुनहरी रोशनी की धारा में बदल गई और वह पल भर में हवा को चीरते हुए गायब हो गई। वह सीधे श्रेक अकादमी की दिशा में दौड़ पड़ी। श्रेक अकादमी के ऊपर लड़ाई पूरी तरह से गतिरोध में बदल चुकी थी। एंडर जुबान ने गोस्ट डोलो को बीच रास्ते में ही रोक दिया और टाउ की डिवाइन ऑफ की सर्वव्यापी शक्ति ने भी उसे जकड़ लिया। आत्मा परछाई की तरह पीछे-पीछे चलती रही। हर टक्कर उसे हिला देती थी, जिससे उसका रक्त और ऊर्जा उड़ जाती थी। स्वर्ण प्राचीन वृक्ष को नष्ट करने की तो बात ही छोड़िए, वह उसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। कई उलझनों के बाद उनका क्राइसेंथेमम डोलो से पुनर्मिलन हुआ और दोनों पीठ से पीठ मिलाकर अदल-बदल खड़े हो गए। एंडर मोएन और एंडर जुबान के संयुक्त आक्रमण के आगे वे केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सके और उन्हें लगातार पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। उनकी आध्यात्मिक शक्ति अव्यवस्थित थी और उनकी आभा लगातार कम हो रही थी। धत्तेरी की क्राइसेंथेमम डोलो का चेहरा बिगड़ गया था। उसकी माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसका दिल सदमे और इच्छा से भरा हुआ था। वह और गोस्ट डोलो दोनों 98 स्तर के शिखर तक पहुंच चुके थे और उनकी स्पिरिट रिंग का विन्यास 6 काला और 3 लाल था। उसने शुरू में सोचा था कि इस भविष्य की टाइमलाइन में श्रेक को हराना उतना ही आसान होगा जितना कि अपना हाथ पलटना। लेकिन जब वह वास्तव में युद्ध में शामिल हुआ, तभी उसे समझ आया कि 99 स्तर की लिमिट डोलो और 98 स्तर की पीठ के पीछे एक भेद मौजूद है। एंडर मोएन की पवित्र प्रकाश ऊर्जा शुद्ध और विशाल थी। उनका हर प्रहार सभी चीजों को शुद्ध करने और उन्हें तब तक दबाने का दबाव रखता था जब तक कि वे सांस न ले सके। गोस्ट डोलो ने अपनी आवाज धीमी करते हुए गहरी आवाज में कहा, इस बूढ़ी की ताकत उम्मीद से भी कहीं ज्यादा भयानक है। ये सचमुच एक लिमिट डोलो होने के लायक है। क्राइसेंथेमम डोलो ने अकादमी के भीतर गहराई में स्थित सुनहरे प्राचीन वृक्ष को टकटकी लगाकर देखा, जो लगातार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। उसकी आंखों की गहराई में भय की एक झलक दिखाई दे रही थी। अपने शुरुआती वर्षों में उसे गंभीर चोटें लगी होंगी, जिससे उसकी नींव को नुकसान पहुंचा होगा और केवल सुनहरे प्राचीन वृक्ष पर निर्भर रहकर ही वह अपनी युद्ध शक्ति को बलपूर्वक स्थिर करने और अपनी पवित्र प्रकाश ऊर्जा को लगातार बढ़ाने में सक्षम है। जब तक प्राचीन वृक्ष नष्ट नहीं हो जाता, तब तक हम एंडर मोएन को सीधे मुकाबले में कभी नहीं हरा पाएंगे। दोनों के बीच पल भर में एक मौन सहमति बन गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक साथ दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। अगर सीधा हमला कारगर नहीं होता तो रणनीति बदल दो। अध्याय 463 मार्शल सोल फ्यूजन कौशल। अभी कार्रवाई करो। मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कोलेस्टेटिक डोमेन का प्रयोग करो। क्राइसेंथेमम डोलो की धीमी चीख के बाद उन दोनों के चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त कंपन हुआ। किरों तोंगटियन गोदावरी की सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति पल भर में विलीन हो गई। कुंडलित हुई और बुई में की आत्मा की घोर काली प्रेत वाले आभा से टकरा गई। इसने आपस में गुथे हुए काले और सफेद रंग का एक विचित्र क्षेत्र बना दिया। पल भर में एंडर मोएन और उल जुबान के केंद्र में 1000 मीटर के दायरे में अंतरिक्ष और समय अचानक जम गए। हवा, आध्यात्मिक शक्ति और यहाँ तक कि गिरती हुई धूल भी पल भर में थम गई। ध्रुवीय स्थैतिक डोमेन। एक बार जब यहाँ सूची मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, जिसने 10,000 साल पहले महाद्वीप को हिला दिया था, तैनात की गई, तो ये डोमेन के भीतर सभी जीवित प्राणियों को जबरन स्थिर कर सकती थी। यहाँ तक कि एक लिमिट डोलो भी कुछ समय के लिए लॉकडाउन हो जाएगा और हिलने डुलने में असमर्थ होगा। एंडर मोएन और उल जुबान के शरीर पल भर में अकड़ गए और उनके भीतर प्रवाहित हो रही आध्यात्मिक शक्ति मानो अचानक ही कट गई हो। दिव्य ड्रैगन और टाउ की दिव्य बैग की चमक उनकी आत्माएं एक साथ मन पड़ गई। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके दिलों में तुरंत ही संकट की एक तीव्र भावना उत्पन्न हो गई। अच्छा नहीं है। एंडर मोएन ने मन ही मन सोचा कि यह बुरा है। उन्होंने प्राचीन अभिलेखों में इस मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के विवरण देखे थे। एक बार प्रतिहीन हो जाने के बाद थोड़े समय में मुक्त होना असंभव था। क्राइसेंथेमम डोलो और गोस्ट डोलो ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे एक ही बार से एंडर मोएन और उल जुबान को मार डालेंगे। अगर वे इन दोनों महाशक्तियों को थोड़े समय के लिए भी निष्क्रिय कर सके तो ये काफी होगा। बूढ़े भूत, इन्हें पकड़ लो। समझा। गोस्ट डोलो ने अपनी पूरी ताकत से डोमेन की शक्ति का प्रयोग किया। एंडर मोएन और उल जुबान को कसकर जकड़ लिया। उन्हें मुक्त होने का कोई मौका नहीं दिया। क्राइसेंथेमम डोलो अचानक आगे बढ़ा। उसकी 6 काली और 3 लाल आत्मा की अंगूठियां पूरी तरह से चमक उठी। 98वें स्तर की डोलो की भयानक युद्ध शक्ति बिना किसी संकोच के फूट पड़ी। उसकी निगाहें नीचे घबराए हुए श्रेक अकादमी के छात्रों और युवा शिष्यों की घनी भीड़ पर घूम गईं। उसकी हत्या करने की मंशा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी।
क्योंकि वह उच्च स्तरीय शक्तिशाली लोगों को नहीं मार सका, इसलिए वह श्रेय की युवा पीढ़ी का नरसंहार करेगा। जब तक उसने श्रेय की भविष्य की उम्मीदों को नष्ट नहीं कर दिया और आदमी की नींव को भारी नुकसान नहीं पहुंचाया, भले ही वह श्रेय को पूरी तरह से नष्ट न कर सके, फिर भी इसे सर्वोच्च धर्माध्यक्ष द्वारा सौंपे गए मिशन की पूर्णता माना जाएगा। वास्तविक समय रेखा में लौटने के बाद भी वह भारी मात्रा में डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करने और साधारण पुरस्कार पाने में सक्षम होगा। वरना क्राइसेंथेमम डोलुओ की ठंडी चीख के साथ क्राइसेंथेमम डोलुओ की पंखुड़ियां आकाश में फैल गईं और अनगिनत तेज सुनहरी प्रकाश की किरणों में बदल गईं। बारिश के तूफान की तरह वे नीचे श्रेय देखने आए दर्शकों की ओर बरस पड़े, जिससे पूरे क्षेत्र में धरती को हिला देने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव फैल गए। ऐसा लग रहा था मानो बड़ी संख्या में युवा शिष्य मौके पर ही मारे जाने वाले थे। समुद्र देवता मंडप के अंदर मौजूद शियाओगा ने खिड़की से ये दृश्य देखा। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया। एक बार जब श्रेय की युवा पीढ़ी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो अकादमी की नींव पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। उसकी सारी उम्मीदें और अपनी किस्मत बदलने के सारे मौके हवा में गायब हो जाएंगे। जीवन और मृत्यु के इस निर्णायक क्षण में नीले रंग की बेहद चमकदार रोशनी की लकीर उल्कापिंड की तरह आकाश को चीरती हुई गुजरी और क्राइसेंथेमम डोलुओ से टकरा गई। रुकना। ओल्सन, जो दौड़कर वहां पहुंचा था, जोर से चिल्लाया। उसकी आकृति अचानक प्रकट हुई। उसने देखा कि एडम और ओल्जुआन वास्तव में कैद थे और श्रेय की छात्रवाही के कगार पर थे। उसका दिल बेचैनी और गुस्से से भरा हुआ था और उसने कुछ भी नहीं छिपाया। धत की। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी ताकत से इकट्ठा किया और तुरंत अपनी सातवीं आध्यात्मिक क्षमता स्पिरिट अवतार को सक्रिय कर दिया। उसकी नीले पंखों ने आकाश को ढक लिया और सूर्य को भी ढक लिया। इसके तुरंत बाद उसकी आठवीं आध्यात्मिक क्षमता प्रकाश से जगमगा उठी और नीले प्रकाश की लहरें एक मोटी प्रकाश ढाल में संघनित हो गईं, जिसने तेजी से क्राइसेंथेमम डोलुओ के घातक हमले को रोक दिया। लेकिन क्राइसेंथेमम डोलुओ पूरी ताकत से हमला कर रहा था और उसका लेवल 98 की आध्यात्मिक शक्ति अजय थी। ओल्सन का जल्दबाजी में किया गया बचाव इसका सामना नहीं कर सका। एक जोरदार धमाके के साथ उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। वो सैकड़ों कदम पीछे हटी और फिर अकादमी के महल में बुरी तरह से चटक जिससे ईंटें और पत्थर चकनाचूर हो गए। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद रिस गई और उसकी आभा पल भर में मुरझा गई। पुराना गाना। यान शांशे, शियालिन ए और श्रेय के अन्य शक्तिशाली किरदारों ने ये देखा और उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। एडम इनके पिछले निर्देशों की परवाह न करते हुए वे सभी आध्यात्मिक शक्ति से भर उठे। उनकी आत्मा की अंगूठियां चमक थी और वे दो डोलुओ क्राइसेंथेमम और गोस्ट की ओर दौड़ पड़े। एक क्षण के लिए आकाश में आध्यात्मिक शक्ति का टकराव हुआ, विभिन्न आध्यात्मिक क्षमताएं आपस में गुंथ गईं और श्रेय अकादमी के सभी शक्तिशाली योद्धाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया। जहां देर मत करो, निकलने का मौका ढूंढो। क्राइसेंथेमम डोलुओ और गोस्ट डोलुओ ने एक दूसरे की आंखों में नजरें मिलाई। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में भय और पीछे हटने की इच्छा दिखी। इस समय श्रेय की पूरी टीम नीचे छूट गई थी और उनके सभी शक्तिशाली सदस्य मैदान में उतर आए थे। अपने कोलेस्टेटिक डोमेन के बावजूद उनके लिए लगातार चलने वाले युद्ध का सामना करना मुश्किल था। इसके अलावा एडम ये लिमिट डोलुओ किसी भी क्षण हमला कर सकता है। अगर उसने पलटवार किया तो लिमिट डोलुओ की भयानक ताकत के साथ वे दोनों निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे या यहां तक कि यहीं मर भी जाएंगे। जब तक हरी भरी पहाड़ियां मौजूद हैं, लकड़ी की कमी का कोई डर नहीं है। अब बस एक ही योजना है कि जल्दी से पीछे हट जाएं। चल दर। वे दोनों और देर तक नहीं रुके। उनकी आत्मिक शक्ति कम हो गई और वे घेराबंदी तोड़कर भागना चाहते थे। एडम ने ये देखा। उनका चेहरा इतना उदास हो गया कि ऐसा लग रहा था मानो उसे पानी टपक सकता है। इस हमले में श्रेय को भारी नुकसान हुआ था। इमारतें ढह गई थी और शिष्य घायल हो गए थे। अगर इन दोनों को सुरक्षित जाने दिया जाता तो श्रेय का चेहरा कहां रह जाता? क्या तुम जानना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे पूछा है? एडम ने गुस्से में चीख मारी और उनके शरीर के भीतर मौजूद लिमिट डोलुओ की आभा बिना किसी रोक-टोक के विस्फोटित हो गई। ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र के स्थिरीकरण का बलपूर्वक प्रतिरोध करते हुए उसका तेजस्वी पवित्र ड्रैगन आत्मा आकाश में विचरण करने लगी और चारों दिशाओं में सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपनी स्वयं निर्मित आध्यात्मिक क्षमता का प्रयोग किया। दीप्तिमान पवित्र ड्रैगन, विश्व का संप्रभु। आकाश और पृथ्वी के दबाव के बराबर एक विशाल शक्ति ने क्षण भर में पूरे दृश्य को व्याप्त कर लिया और हवा संकुचित और विकृत प्रतीत हुई। आखिर चल क्या रहा है? ये किस प्रकार की आध्यात्मिक क्षमता है? क्राइसेंथेमम डोलुओ और गोस्ट डोलुओ ने महसूस किया कि उनका शरीर धंस रहा है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का संचार अचानक रुक गया और उनके अंदर कर गए। उनके चेहरों पर पल भर में घबराहट के भाव छा गए। यह एक लिमिट डोलुओ की स्वयं निर्मित आध्यात्मिक क्षमता थी। यह इतनी भयानक थी कि वास्तव में उनकी आध्यात्मिक शक्ति को सीधे दबाने में सक्षम थी। ओल्जुआन ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। अपने तौतीले में बैल के प्रकाश का उपयोग करते हुए उसके चारों ओर आत्मा उग्र रूप से भड़क रही थी। उनकी 9 लाख वर्ष की आध्यात्मिक अंगूठी शानदार दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी और वे दहाड़ उठे। 9वीं आत्मा क्षमता, ताऊ की स्ट्राइक। उसका शरीर पल भर में दर्जनों गुना बढ़ गया और वही भयंकर ताऊ विशालकाय जानवर में बदल गया। अपना विशाल मुंह खोलते हुए एक हिंसक आभारी हुई जो सब कुछ निगल जाती थी और सब कुछ नष्ट कर देती थी, वह सीधे क्राइसेंथेमम डोलुओ और गोस्ट डोलुओ की ओर दौड़ा। गति इतनी तीव्र थी कि उन दोनों के पीछे हटने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। गोस्ट डोलुओ और क्राइसेंथेमम डोलुओ के दिल बेतहाशा धड़कने लगे। उनके चेहरे पीले पड़े और उनके मन में केवल एक ही विचार रह गया। धिक्कार है, हम पलटने वाले हैं। एडम इनके दबाव और संयम के कारण उनकी गति और आध्यात्मिक शक्ति में काफी कमी आई। अपनी जल्दबाजी में वे बचाव करने में असमर्थ रहे और केवल अपने दांत पीसकर और अपनी आत्मिक शक्ति को केंद्रित करके इस प्रहार को सीधे झेलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वे अपने मन में अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे इसे रोकते भी हैं तो भी वे निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। ठीक उसी क्षण जब ओल्जुआन का ताऊ की स्ट्राइक उन पर लगने ही वाला था, असीम प्रकाश की शक्ति अचानक आकाश से उतरी और एक सुनहरी सुनामी की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। इसने ओल्जुआन के हमले को बलपूर्वक विफल कर दिया और एडम के दबाव को ध्वस्त कर दिया। बूम बूम बूम। एक सर्वोच्च पवित्र और शुद्ध परिचित आभा ने अचानक पूरी श्रेय अकादमी को घेर लिया। यह एडम की रेडिएंट हुई ड्रैगन से भी अधिक शुद्ध और प्रभावशाली था, जिसमें दिव्य श्रेणी का सर्वोच्च दबाव समाहित था। आत्मा। अध्याय 464 यू शियाओगांग का पतन। एडम के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया, जबकि एडसुआन, एडसोन, यान शाओशे और अन्य लोग सदमे में हंसते हुए अनजाने में चिल्ला उठे। अत्यंत शक्तिशाली प्रकाश शक्ति, ये कैसे संभव है? ये सोचकर आश्चर्य होता है कि यह एक उपाधि प्राप्त डोलुओ है जिसमें एक परम विशेषता है। डोलुओ महाद्वीप में परम गुणों वाले व्यक्ति के लिए पंखों और यूनिकॉर्न के सींगों जितने दुर्लभ थे और परम प्रकाश गुण को एक पौराणिक अस्तित्व माना जाता था। यह अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? प्रकाश की इस परिचित आभा को महसूस करते ही क्राइसेंथेमम डोलुओ और गोस्ट डोलुओ के चेहरों पर मौजूद मूड निराशा पल भर में परमानंद में बदल गई और वे उत्साह से कांपने लगे। ये यंग लॉर्ड है, ये यंग लॉर्ड है, कियान रेनिक्स। वाह, युवा स्वामी आ गए हैं और युवा स्वामी ने उपाधि प्राप्त कर ली है। उन दोनों के दिलों की धड़कन आखिरकार रुक गई। वे कियान रेनिक्स की ताकत को अच्छी तरह जानते थे। अब जब उसने टाइटल डोलुओ का दर्जा हासिल कर लिया था और परम प्रकाश की शक्ति प्राप्त कर ली थी, तो वह निश्चित रूप से उनकी रक्षा कर सकेगी और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर सकेगी। वीर की अचंभित निगाहों के बीच प्रकाश की वह शक्ति धीरे-धीरे संकुचित होती चली गई। युद्ध क्षेत्र के केंद्र में एक सुनहरी आकृति हवा में तैरती हुई दिखाई दी। उस युवती ने सुनहरी लंबी पोशाक पहन रखी थी। उसके सुनहरे बाल चने की तरह लहरा रहे थे और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक शांत गंभीर गरिमा झलक रही थी। उसके हाथ में प्रकाश की एक पवित्र तलवार थी और सबसे आकर्षक थे 8 पंखों वाले देवदूत। उसके पीछे आध्यात्मिक पंख फैल गए। सुनहरे पंखों के चारों जोड़े पवित्र और तेजस्वी थे, जो 10,000 साल पहले के सेराफिम की तुलना में 2 जोड़े अधिक थे। दैवीय दबाव और भी अधिक जबरदस्त था, जिसने संपूर्ण श्रेय अकादमी को रोशन कर दिया। सेराफिम नहीं, वह तो 8 पंखों वाला देवदूत है। यान शाओशे की पुतलियां अचानक से उड़ गईं और उन्हें तुरंत 10,000 साल पहले की स्पिरिट हॉल की एंजल ब्लड लाइन की याद आ गई। लेकिन अभिलेखों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह एक सेराफिम था, तो यह 8 पंखों वाला देवदूत कैसे बन सकता था? जिस बात ने उन्हें और भी चौंका दिया, वह थी उस युवती की आत्मा की अंगूठी की बनावट, दोनों ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। स्पिरिट रिंग्स क्राइसेंथेमम डोलुओ और गोस्ट डोलुओ के बराबर। हालांकि उसका अपना लाइफ फीनिक्स आत्मा प्रकाश प्रकार की थी, वह परम स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थी। फिर भी उनके सामने मौजूद 8 पंखों वाला देवदूत वास्तव में एक दिव्य श्रेणी का परम प्रकाश आत्मा था। उसकी आत्मा के दबाव से ही यह सुपर डोलुओ हंसने लगा। और दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से एक उपाधि प्राप्त डोलुओ बन चुकी थी। ये प्रतिभा और युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत ही भयावह थी। कियान रेनिक्स ने अपनी नजर क्राइसेंथेमम डोलुओ और गोस्ट डोलुओ पर डाली और ये देखकर कि दोनों में से कोई भी जानलेवा खतरे में नहीं था, उसके दिल की चिंता थोड़ी कम हो गई। फिर ठंडे चेहरे और फटकार भरे लहजे में उसने कहा, तुम अकेले कार्रवाई करने और श्रेय पर लापरवाही से हमला करने की अनुमति किसने दी? क्राइसेंथेमम डोलुओ और गोस्ट डोलुओ ने अपना सिर नीचे झुकाया और धीरे से बुदबुदाई, ये ही सर्वोच्च धर्माध्यक्ष का आदेश था। कियान रेनिक्स ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखें निर्मल थीं और उसका लहजा निर्विवाद था। अब से तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे, तुम्हें उस औरत के आदेशों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस बार अधिकतम लाभ प्राप्त करने आए हैं, न कि व्यर्थ की नरसंहार में संलग्न होने। दोनों ने जल्दी से सिर हिलाया और कियान रेनिक्स की कही हर बात का पालन किया। वर्तमान कियान रेनिक्स अब वह युवा स्वामी नहीं था जिसे वे अतीत में जानते थे। वह एक उपाधि प्राप्त डोलुओ थी जिसके पास 8 पंखों वाला देवदूत और परम प्रकाश था। उसकी शक्ति और दृष्टि बेबीलोन से कहीं अधिक थी। एडम ने धीरे-धीरे अपनी आत्मा को वापस खींच लिया। उनका चेहरा अत्यंत गंभीर था और वे कियान रेनिक्स को टकटकी लगाकर देख रहे थे। कियान रेनिक्स ने अभी-अभी टाइटल डोलुओ का दर्जा हासिल किया था, इसलिए आमने-सामने की लड़ाई में उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। लेकिन इसमें 2 अठानवे स्तर के डोलुओ और साथ ही वह अनसुलझा कोलेस्टेटिक डोमेन भी शामिल है। एक बार युद्ध शुरू हो गया तो श्रेय को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी या फिर उसका पूरी तरह से सफाया भी हो सकता है। उसने अपने दिल में उमड़ रहे क्रोध और घृणा को जबरदस्ती दबाकर गहरी आवाज में कहा, महामहिम, आपका असर इरादा क्या है? श्रेय से पीछे हटने के लिए आपको क्या करना होगा?
कियान रेनेक्सी के होठों के कोने पर एक ठंडी सी तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। उसे फिलहाल श्रेक से जाने वाला लड़ाई करने की कोई इच्छा नहीं थी। श्रेक को नष्ट करना आसान था, लेकिन उसका लक्ष्य पूरे महाद्वीप की स्थिति को बदलना और स्पिरिट हॉल के लिए पासा पलटना था। वो छोटी मोटी बातों के चक्कर में अपने बड़े लक्ष्य को नहीं खो सकती थी। उसकी निगाह अचानक समुद्र देवता मंडप की खिड़की पर टिक गई और पीले चेहरे वाली यू शियाओगांग पर जाती थी। उसकी आंखों में हत्या का इरादा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वो यू शियाओगांग के असली रंग को अच्छी तरह जानती थी। ये व्यक्ति चापलूस था। तानसान को शिक्षा देने के लिए अवसरवादिता का सहारा लेकर और फिर बीबी डोंग को बरगलाकर उसने अप्रत्यक्ष रूप से स्पिरिट हॉल के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया था। स्पिरिट हॉल के पतन के पीछे वो दूसरा सबसे बड़ा दोषी था। अब जब वो श्रेक से चिपके रहना चाहता था, अपनी किस्मत को फिर से लिखने की उम्मीद में, तो ये केवल कोई कल्पना थी। क्या आप चाहते हैं कि हम पीछे हट जाएं? ये बहुत आसान है। कियान रेनेक्सी की आवाज ठंडी और स्पष्ट थी, जो पूरे दृश्य में गूंज रही थी। यू शियाओगांग को मार डालो और हम तुरंत पीछे हट जाएंगे, और आज हम श्रेक पर जरा सा भी आक्रमण नहीं करेंगे। ये सुनकर क्राइसिंथियम डोलू और गोस्ट डोलू एक पल के लिए सब रह गए, फिर सहमति में सिर हिलाया। वे यू शियाओगांग से हमेशा से ही नफरत करते थे। ये व्यक्ति पाखंडी और स्वार्थी था। इस भविष्य की समीक्षा में मरना उचित दंड माना जा सकता है। जब यू शियाओगांग ने ये सुना, तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह बार-बार अपना सिर हिलाने लगा। उसकी आंखों में दहशत भर गई और वह धुएं और अन्य लोगों पर चीखने लगा। मैं यू शियाओगांग हूं, मैं सागर देवता का गुरु हूं। तानसान, अगर तुमने मुझे मार डाला, तो देवलोक श्रेक को कभी नहीं छोड़ेगा, और तानसान तुम्हें जरूर सजा देगा। बुजुर्ग मोएन दुविधा में फंसकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यू शियाओगांग को तानसान के गुरु के रूप में एक विशेष दर्जा प्राप्त था, और श्रेक का मुंह श्रेक और गॉडलियन से एक संबंध था। यदि वे उसे अपने हाथों से मार डालते, तो इससे निश्चित रूप से देवलोक की असंतुष्टि उत्पन्न होती, जिससे अंतहीन विपत्तियां आती। लेकिन अगर उन्होंने उसे नहीं मारा और कियान रेनेक्सी के तीनों लोग पीछे नहीं हटे, तो श्रेक को निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। वहां उपस्थित सभी प्रतिष्ठित बुजुर्ग, एडोवन, यान शाओजे, जियानलिन, रो और अन्य सभी के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। वे चुप रहे, यह नहीं जानते थे कि क्या चुने। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया और हर कोई दुविधा में पड़ गया। आह! अचानक एक तीखी, दर्दनाक चीख सुनाई दी। वीर आवाज की ओर बढ़ी और उन्होंने देखा कि किसी अज्ञात समय पर यू शियाओगांग के पीछे एक सुनहरे बालों वाला आदमी प्रकट हुआ। ये श्रेक के दरबार का शिष्य दाई युएन था। दाई युएन ने एक तेज स्पिरिट तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें दृढ़ थीं, बिना किसी झिझक के। एक ही बार में उसने यू शियाओगांग के दिल को भेद दिया। तलवार की नोक उसकी छाती से बाहर निकली और तुरंत खून की बौछार हो गई। यू शियाओगांग ने धीरे-धीरे अपना सिर नीचे किया, अपनी छाती में लगी लंबी तलवार को देखा, फिर संघर्ष करते हुए अपना सिर घुमाया और विश्वास से दाई युएन को घूरने लगा। उसका मुंह खुला, लेकिन वह कोई आवाज नहीं निकाल सका। उसकी आंखों में अनिच्छा और आतंक भरा हुआ था, और उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह गिर पड़ा। उसकी सांसें पूरी तरह से रुक गईं। दाई युएन, तुम क्या कर रहे हो? यान शाओजे चौंक गया और उसने तीखी फटकार लगाई। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अकादमी का कोई शिष्य अचानक ऐसा कदम उठाएगा। दाई युएन ने लंबी तलवार निकाली, जिससे खून टपकने लगा, और उसने एडोवन को प्रणाम किया। उसका स्वर दृढ़ और शांत था। डीन, शिक्षक, हजारों श्रेक के जीवन, शिष्यों और अकादमी की सुरक्षा एक अज्ञात यू शियाओगांग से 10 करोड़ गुना अधिक महत्वपूर्ण है। वो तो बस 10,000 साल पहले का एक प्राचीन व्यक्ति है। भले ही वह सचमुच तानसान का गुरु, वह हमारे श्रेक को अपने साथ दफन नहीं होने दे सकता। अकादमी की खातिर उसे मानना ही एकमात्र विकल्प है। उनकी आवाज सुरीली और शक्तिशाली थी। उनका हर शब्द वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में उतर गया। कियान रेनेक्सी ने गिरी हुई यू शियाओगांग को देखा। उसकी आंखों में मौजूद हत्या का इरादा धीरे-धीरे कम होता गया, और उसने ठंडे स्वर में सिर हिलाया। बहुत खूब, आप समझदार हैं। उसने क्राइसेंथियम डोलू और गोस्ट डोलू की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, चलो चलते हैं। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, कियान रेनेक्सी ने अपने आंखें फैलाई। क्राइसेंथियम डोलू और गोस्ट डोलू को लिया। प्रकाश की 3 धाराओं में बदल गईं। पल भर में आकाश को चीरते हुए निकल गईं और श्रेक अकादमी के ऊपर गायब हो गईं। अपने पीछे तबाही का मंजर और श्रेक की स्तब्ध, खामोश भीड़ छोड़कर। अध्याय 465 एडोवन की बिगड़ती चोटें। कियान रेनेक्सी और अन्य 2 लोगों के चले जाने के बाद श्रेक अकादमी के ऊपर व्याप्त भयानक आध्यात्मिक शक्ति का उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे कम हो गया, और चारों ओर केवल अराजकता और मान ही रह गया। एडोवन ने आखिरकार अपनी सतर्कता कम कर दी, और उनके चारों ओर मौजूद लिमिट डोलू का दबाव तुरंत खत्म हो गया। पफ! अपने शरीर के भीतर मरते घावों को और अधिक दबाने में असमर्थ होकर, उसने अचानक अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और मुंह भरकर खून थूक दिया, जिससे उसकी आवाज तुरंत काफी हद तक क्षीण हो गई। वो लड़खड़ाया, जल्दी से अपना हाथ उठाकर अपनी छाती पर दबाया और अपनी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, और खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। एडोवन, अध्यापक। ये देखकर एडोवन, यान शाओजे, जियानलिन, रो और अन्य लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वे सभी घबराकर चिल्ला उठे। वे चिंता और घबराहट से भरी आंखों के साथ जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा देने लगे। एडोवन श्रेक अकादमी का स्तंभ थे। वह नीच जिस पर अकादमी 10,000 वर्षों से डोलू महाद्वीप पर टिकी हुई थी। किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसके साथ नहीं। सभी जानते थे कि एडोवन अपने जीवन की शुरुआती दौर में अकादमी की रक्षा करते हुए बुरी तरह घायल हो गए थे, और उनके पुराने घाव साल दर साल बिगड़ते जा रहे थे। सुनहरे प्राचीन वृक्ष की जीवन शक्ति पर भरोसा करके ही वह उन्हें बलपूर्वक दबा पा रहा था, जिससे वह अपनी युद्ध शक्ति को मुश्किल से बनाए रख पा रहा था। अभी अभी हुई लड़ाई में उसने कई बार अपनी लिमिट डोलू शक्ति का प्रयोग किया था और उसे कोलेस्टेटिक डोमेन द्वारा भी करारा झटका लगा था। सभी को डर था कि उसकी चोटें पूरी तरह से बिगड़ जाएंगी और उनका इलाज असंभव हो जाएगा। मैं ठीक हूं। एडोवन ने अपना हाथ हिलाया। उनकी आवाज कमजोर थी लेकिन फिर भी स्थिर थी। उन्होंने धीरे से सांस ली और धीरे-धीरे बोले। अभी उन दोनों को रोकने के लिए मैंने अपनी सहन शक्ति से कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग किया, और मैंने क्षण भर के लिए सुनहरे प्राचीन वृक्ष की मूल शक्ति का अत्यधिक उपयोग किया, जिससे मेरे शरीर पर बहुत अधिक दबाव पड़ा। उनकी मार्शल सोल फ्यूजन के द्वारा मेरी स्पिरिट एबिलिटी को जबरन बाधित किए जाने के साथ-साथ मुझे स्पिरिट पावर का एक झटका लगा। यही कारण है कि मैं इस स्थिति में हूं। उन्होंने एडोवन की बांह पर धीरे से थपथपाया और उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ समय के लिए एकांतवास में रहने के बाद मैं धीरे-धीरे ठीक हो जाऊंगा। हालांकि इन शब्दों के पीछे छिपे खतरे को केवल स्वयं एडोवन ही जानते थे। एडोवन, यान शाओजे और अन्य लोगों का मन और भी भारी हो गया। एडोवन के पुराने घाव पहले से ही एक चिपटी बीमारी थे। इस लड़ाई के बाद उनकी चोटें निश्चित रूप से पहले से कहीं ज्यादा खराब हो जाएंगी, जिससे पूरी तरह से ठीक होना बेहद मुश्किल हो जाएगा, और भविष्य में उनके लिए आसानी से काम करना मुश्किल हो जाएगा। एडोवन ने धीरे से अपना सिर घुमाकर यू शियाओगांग की ओर देखा, जो जमीन पर बेजान पड़ा था, और वही लम्हा होने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में जटिलता भरी हुई थी। इस व्यक्ति की पहचान रहस्यमय थी, और इसमें 10,000 साल पहले की शिकायतें और साथ ही देवलोक से संबंध शामिल थे। लेकिन अंत में उनका अंत ऐसा हुआ जो वास्तव में दुखद था। उन्होंने अपनी निगाहें हटा ली और गंभीर भाव से एडोवन से गहरी आवाज में कहा, जुबानजी, मैं स्वास्थ्य लाभ के लिए एकांतवास में जा रहा हूं। फिलहाल अकादमी के सभी मामले मैं आपको सौंप रहा हूं। आपको कड़ी निगरानी रखनी होगी। अब जबकि समय और स्थान में अराजकता फैली हुई है, 10,000 साल पहले के डोलू महाद्वीप के लोग एक के बाद एक प्रकट हो रहे हैं। हम यू शियाओगांग, कियान रेनेक्सी, क्राइसेंथियम डोलू और गोस्ट डोलू के बारे में पहले से ही जानते हैं। लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इस दुनिया में और भी शक्तिशाली लोग छिपे हुए हैं, जो अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यह जानकारी लीक हुई, तो निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप में दहशत फैल जाएगी। आपको सभी शिष्यों को इस रहस्य को सख्ती से गुप्त रखने का निर्देश देना चाहिए। साथ ही अकादमी की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। सभी दिशाओं में किसी भी असामान्य गतिविधि की जांच करनी चाहिए और सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें आज की घटनाओं को किसी भी कीमत पर दोहराने नहीं देना चाहिए। एडोवन का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। उनकी आवाज दृढ़ थी। आप निश्चित रहें, एडोवन, मैं अकादमी की सुरक्षा के लिए और 10,000 साल पहले आए इन आगंतुकों के इतिहास का पता लगाने के लिए निश्चित रूप से कड़ी व्यवस्था करूंगा। यान शाओजे, जियानलिन और श्रेक के अन्य दिग्गज कलाकारों ने भी एक के बाद एक जवाब दिया। सभी को इस मामले की गंभीरता का एहसास हो गया था। 10,000 साल पहले की शक्तिशाली शक्तियों के आगमन ने पहले ही महाद्वीप का संतुलन बिगाड़ दिया था। एक अदृश्य संकट चुपचाप पूरे डोलू महाद्वीप को अपनी चपेट में ले रहा था। इसी बीच श्रेक सिटी से 100 मील दूर जंगल में कियान रेनेक्सी और अन्य दो ने हिलना डुलना बंद कर दिया। उनके चारों ओर आतंकों वाले देवदूत का प्रकाश धीरे-धीरे केंद्रित हो गया, और अत्यधिक दीप्ति का दबाव धीरे-धीरे कम हो गया। क्राइसेंथियम डोलू और गोस्ट डोलू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आपदा से बचने की राह देखी। फिर वे आगे बढ़े। आश्चर्य भरी निगाहों से कियान रेनेक्सी को देखा और झुककर पूछा, युवा प्रभु, अब हमें आगे कहां जाना चाहिए? हमने अभी जल्दबाजी में श्रेक पर हमला कर दिया और लगभग हार ही गए थे। अच्छा हुआ कि हम समय रहते पीछे हट गए, लेकिन हमें आगे क्या करना चाहिए? कियान रेनेक्सी की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं, और कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने मन में फैसला कर लिया था। इस यात्रा में हमारा लक्ष्य होली स्पिरिट कल्ट है, पवित्र आत्मा पंथ। क्राइसेंथियम डोलू और गोस्ट डोलू दोनों चौंक गए। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। होली स्पिरिट कल्ट महाद्वीप पर एकमात्र ऐसी अंधकार में शक्ति थी जो श्रेक अकेडमी का मुकाबला करने में सक्षम थी। उन्होंने खुद को भूमिगत रूप से मजबूत कर लिया था। अन्य दुष्ट आत्मा मास्टर को खड़ा किया था, और उनके पास राक्षसी शक्ति थी। वे श्रेक अकेडमी से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। कियान रेनेक्सी ने धीरे-धीरे समझाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। सबसे पहले पवित्र आत्मा पंथ के पास अपार शक्ति है, जो श्रेक के बराबर खड़ी होने के लिए पर्याप्त है। उनका उन्मूलन न केवल महाद्वीप की अंधकार में शक्तियों को कमजोर करेगा, बल्कि हमें विशाल अवसर और स्काई के अनुरूपी पुरस्कार प्राप्त करने की भी अनुमति देगा। दूसरा, मेरे अश्वंत देवदूत मार्शल आत्मा अत्यंत तेजस्वी है, जो स्वाभाविक रूप से दुष्ट आत्मा स्वामी की अंधकार में शक्ति को दबा देती है। यह उनका सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा, मैं मूल रूप से इस दुनिया से सभी दुष्ट आत्माओं के स्वामियों को निकालने और महाद्वीप में शांति बहाल करने के लिए यहाँ आया था।
यद्यपि पवित्र आत्मा पंथ में दूसरी में दौलत तैनात है, लेकिन मैंने उपाधि प्राप्त कर ली है। मेरे दादाजी ने अपने देहांत से पहले जो दिव्य श्रेणी के सुरक्षात्मक साधन मेरे शरीर में छोड़े थे और मेरी देवदूत मार्शल आत्मा के अत्यधिक दमन के बल पर वे दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने उन दोनों की ओर देखा और गहरी आवाज में निर्देश दिया, हम अलग अलग हो जाएंगे। तुम दोनों तुरंत महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में जाओ और पवित्र आत्मा पंथ के सभी गुप्त गुणों की पूरी गति से जांच करो। एक बार पता चलने पर उन्हें तुरंत नष्ट कर दे, लेकिन दुश्मन को सतर्क करने का ध्यान रखें और पवित्र आत्मा पंथ के शक्तिशाली केंद्रों के साथ सीधे टकराव में शामिल न हो। सभी दोनों का नक्शा बनाने और उनके मुख्यालय के मुख्य स्थान का पता लगाने के बाद हम तीनों फिर से एकजुट होंगे और सीधे स्रोत पर हमला करने के लिए मिलकर काम करेंगे, जिससे पवित्र आत्मा पंथ के मुख्यालय को नष्ट कर दिया जाएगा। ये सुनकर क्राइसेंथेमम डोलो और घोस्ट डोलो की आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं और वे ऊर्जा से भरपूर होकर बार-बार से हिलाने लगे। होली स्पिरिट का एक शीर्ष स्तरीय ताकत थी, जिसकी तुलना श्रेष्ठ की जा सकती थी। यदि वे इसे जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल हो जाते, तो जब वे 10,000 साल पहले के डोलो महाद्वीप में लौटे, तो आकाश का आवरण निश्चित रूप से उन्हें स्वर्ग को चुनौती देने वाले पुरस्कार प्रदान करता। इस उपलब्धि के साथ वे शायद अपनी प्रतिभा की सीमाओं को तोड़कर दिव्य श्रेणी में प्रवेश कर सकें। वो दुनिया जिसका उन्होंने सपना देखा था। हम युवा स्वामी के आदेशों का पालन करते हैं। दोनों ने एक साथ जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। उनकी आकृतियां एक पल में ही गायब हो गईं, दो धुंधली छवियों में तब्दील हो गईं। वे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए अलग-अलग दिशाओं में तेजी से निकल पड़े। कियान रेनिक्स ने उनके जाते हुए चेहरों को देखा, उसकी आंखों में ठंडी चमक दिखाई दी। वह भी मुड़ी और सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई और जंगल में गायब हो गई। उसका निशाना वो मुख्य गढ़ था जहां पवित्र आत्मा पंथ सबसे गहराई में छिपा हुआ था। होली स्पिरिट का अज्ञात, अंधकार में और रहस्यमय मुख्यालय। इस जगह पर साल भर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी और हवा में एक घनी, भयानक और खून से लथपथ गंध फैली रहती थी। काला कोहरा उमड़ रहा था, प्रेतवादी ऊर्जा भयावह थी, अनगिनत दुष्ट आत्माओं के स्वामी इधर-उधर घूम रहे थे और वातावरण अत्यंत दमनकारी था। केंद्र में एक विशाल, खून से लथपथ, खून से भरी वेदी खड़ी थी, जिससे घिनौनी दुर्गंध आ रही थी। वेदी पर दो आकृतियां मौन खड़ी थीं, उनके शरीर से ऐसा दबाव निकल रहा था जो आकाश को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को बुझा सकता था। वे पवित्र आत्मा पंथ के दो महान लिमिट थे, ये दृष्टि और लॉन्ग ज़ियाओ। अध्याय 466 पवित्र आत्मा पंथ का भय। नीचे बिच्छू बाग डोलो भावों से ढका हुआ था, जिनसे लगातार प्रकाश की शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति निकल रही थी, जो उसके चारों ओर मौजूद अंधेरे आभा से तीव्र रूप से टकरा रही थी। वो एक घुटने पर बैठा था, सिर झुका हुआ था, उसकी आंखें मुरझाई हुई थी, ये स्पष्ट था कि उसकी चोटें बेहद गंभीर थीं। ये दृष्टि ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए उस अभागे बिच्छू बाग डोलो को देखा, उसकी आवाज ठंडी थी और उसमें थोड़ी सी धमक का भाव था। बोलो, असल में हुआ क्या? तुम्हें इस तरह चोट किसने पहुंचाई? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने हल्के से अपना हाथ हिलाया और दुष्ट आत्मा की शक्ति का एक प्रवाह बिच्छू बाग डोलो के घावों पर फैल गया। पल भर में उसने प्रकाश की उस शक्ति को महसूस किया, जिससे वह घोर घृणा करती थी, फिर भी जो परम स्तर तक पवित्र थी। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने गहरी आवाज में कहा, प्रकाश की शक्ति, क्या ये वही बूढ़ा व्यक्ति एडमुइन था जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? असंभव, आपकी ताकत के साथ अगर एडमुइन ने हमला किया होता तो आपके लिए मुख्य वेदी पर जीवित लौटना नामुमकिन था। उसका दिल असमंजस से भरा हुआ था और वह खुद से बुदबुदा रही थी। पूरे डोलो महाद्वीप में प्रकाश उनकी सभी विशेषज्ञ श्रेष्ठ में थे। फिर भी हालांकि एडमुइन का तेजस्वी पवित्र ड्रैगन शक्तिशाली था, लेकिन उसमें प्रकाश की ऐसी शुद्ध शक्ति नहीं थी। इस शक्ति ने उसके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति में भी भय की एक हल्की सी अनुभूति पैदा कर दी। उसके बगल में लॉन्ग शियाओ ने भी भौहें चढ़ा लीं, उसका चेहरा गंभीर था, प्रकाश की शक्ति बहुत ही विचित्र है। घावों से निकलने वाली अवशिष्ट तरंगें भी मेरी अंधकार में शक्ति को कपकपा देने के लिए काफी हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है, उसके पास परम प्रकाश का गुण है, जिसकी शुद्धता एडमुइन के तेजस्वी पवित्र ड्रैगन से कहीं अधिक है। वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ नहीं है। बिच्छू बाग डोलो ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और उसने जल्दबाजी में कियान रेनिक्स के साथ हुई अपनी मुलाकात का पूरा ब्यौरा दिया। उसकी आवाज उसमें और बचे हुए भय से भरी हुई थी। वरिष्ठ और सर्वोच्च संप्रदाय के गुरु को उत्तर देते हुए मुझे घायल करने वाली एक अजीब बुरी महिला थी। उसके पास देवदूत मार्शल आत्मा है जो 10,000 वर्षों से इस महाद्वीप से लुप्त हो चुकी है। ये 10,000 साल पहले का सेराफिन नहीं है, बल्कि एक आठ पंखों वाला देवदूत है। इसके पास सेराफिन से 2 जोड़ी अधिक पंख हैं और इसकी प्रकाश शक्ति अत्यंत भयावह है। मैंने इतनी शक्तिशाली एंजल मार्शल सोल कभी नहीं देखी थी। उस समय तक उसने टाइटल डोलो की सफलता प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उसने अपनी आत्मा से मुझे दबाकर मुझ पर तलवार करने की शक्ति नहीं छोड़ी। मैं उसका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था और केवल भाग्यवश ही अपनी जान बचाकर भाग पाया। ये सुनकर ये दृष्टि की भौहें और भी तन गईं। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था और उसने तीखे स्वर में कहा, 8 पंखों वाला देवदूत, कतई नहीं। जैसा कि सर्वविदित है, देवदूतों की पंखों की संख्या आत्मा की शक्ति निर्धारित करती है। 10,000 वर्ष पूर्व स्पिरिट हॉल के सबसे शुद्ध सेराफिन पहले से ही दिव्य पत्ते थे। आत्मा, 8 पंखों वाले देवदूत का तो कोई नामो निशान नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या तुम अपनी हार के बाद मुझे धोखा देने के लिए झूठ कर रहे हो? उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा स्वर्ग विरोधी आत्मा का अस्तित्व संसार में हो सकता है। 10,000 साल पहले जब देवदूत वंश अपने चरम पर था, तब 8 पंखों वाला देवदूत कभी प्रकट नहीं हुआ था। ये बात कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद लग रही थी। यह अधीनस्थ झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, हर एक शब्द सच है। बिच्छू बाग डोलो ने जल्दी से प्रणाम किया, उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था। उस स्त्री की प्रकाश शक्ति वास्तव में परम प्रकाश है, ये साधारण प्रकाश गुण वाली आत्माओं से किसी भी तरह से तुलनीय नहीं है। लॉन्ग शियाओ ने कुछ देर सोचा और धीरे से बोली, वह झूठ नहीं बोल रहा है। प्रकाश की वह शक्ति वास्तव में परम गुण की है, यहाँ तक कि एडमुइन का तेजस्वी पवित्र ड्रैगन भी उससे बहुत दूर है। केवल पौराणिक दिव्य पद सेराफिम आत्मा में ऐसी शक्ति हो सकती है। शायद 10,000 साल पहले देवदूत वंश पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। हो सकता है कि संयोगवश किसी वंशज की आत्मा में परिवर्तन हुआ हो, जिससे 7 पंखों वाले देवदूत का जन्म हुआ हो और वही और भी शक्तिशाली दिव्य पद भी प्राप्त कर चुका हो। आत्मा, ये सुनकर इस दृष्टि को स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसका चेहरा तुरंत बेहद गंभीर हो गया। उसकी आंखों में हत्या करने की मंशा की झलक दिखाई दी। एंजल मार्शल सोल स्वाभाविक रूप से होली स्पिरिट के एवं स्पिरिट मास्टर्स का प्राकृतिक शत्रु था। इतना ही नहीं, एक रूपांतरित 8 पंखों वाला देवदूत भी है, जिसके पास परम प्रकाश की शक्ति है। अगर इस महिला को बढ़ने दिया गया, तो वह निश्चित रूप से पवित्र आत्मा पंथ के लिए एक विनाशकारी आपदा बन जाएगी। उसने बिच्छू बाग डोलो की ओर देखा, उसकी आवाज ठंडी और निर्वात आदेश से भरी हुई थी। जब आपके घाव ठीक हो जाएं, तो पवित्र आत्मा पंथ की सारी शक्ति का उपयोग करके इस बुरी महिला की पहचान, ठिकाना और स्थान का पता लगाएं। याद रखें, आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है और न ही दुश्मन को सतर्क करना है। उसका पता मिलते ही तुरंत सूचना दें। लॉन्ग शियाओ और मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेंगे ताकि उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और भविष्य में कोई परेशानी न हो। एंजल मार्शल सोल के उत्तराधिकारी को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए और उसे विकसित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा हमारा पवित्र आत्मा पंथ नष्ट हो जाएगा। बिच्छू बाग डोलो कांप उठा और जल्दी से जवाब दिया, यह अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। अंधकार में भूमिगत मुख्य वेदी में कियान रेनिक्स को निशाना बनाने वाली एक घातक साजिश चुपचाप पनप रही थी। 10,000 वर्ष पूर्व का डोलो महाद्वीप। आकाश का आवरण अभी भी ऊंचाई पर लटका हुआ था, जो भविष्य में श्वेत अकादमी में होने वाले महान युद्ध की पूरी प्रक्रिया का प्रसारण कर रहा था और यू शियाओगा को दाई की तलवार से बिना किसी संकोच के पूरे महाद्वीप के सभी जीवित प्राणियों की आंखों के सामने मौत की घाट उतारे जाने का दृश्य दिखा रहा था। वह दृश्य उस क्षण पर स्थिर हो गया जब यू शियाओगा खून के तालाब में गिर गया और उसकी सांसें थम गईं। पूरा महाद्वीप क्षण भर में सन्नाटे में डूब गया, जिसके बाद एक भयानक कोलाहल मच गया। इस दृश्य को देखकर प्रमुख ताकतें और विभिन्न हस्तियां स्तब्ध रह गईं और मिश्रित भावनाओं से अभिभूत हो गईं। लांगा अकादमी के अंदर लियू एलोंग आकाश की छतरी को निहारती रही, उसका चेहरा जो पहले उम्मीद से भरा हुआ था, यू शियाओगा को गिरते देख उस पर पीला पड़ गया, मानो कागज जैसा पीला हो गया हो। ज़ियाओगेंग, ज़ियाओगेंग। वह अचानक चीखने चिल्लाने लगी, उसकी तीखी क्रोधपूर्ण दहाड़ पूरी लांगा अकादमी में गूंज उठी। टूटी धागे से मोतियों की तरह आंसू बहने लगे और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि समय और स्थान के पार भविष्य में यात्रा करके यू शियाओगा अपने भाग्य को फिर से लिखने, दुनिया द्वारा भाषित उस गम्य आत्मा को ठीक करने और वास्तव में गर्व से अपना सिर ऊंचा करने का अवसर प्राप्त कर सकेगा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका ऐसा अंत होगा और 10,000 साल बाद के समय और स्थान में उसकी दुखद मृत्यु हो जाएगी। अपने गहरे शोक में डूबे हुए लियू एलोंग की आंखों में अचानक घृणा का तीव्र भाव उभर आया। उसकी निगाहें आकाश में विराजमान कियान रेनिक्स, क्राइसेंथेमम डोलो और घोस्ट डोलो की आकृतियों पर टिक गईं। उसने अपने दांत भींचे और उसके चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ी। वह अच्छी तरह जानती थी कि हालांकि यू शियाओगा की मौत दाई का काम प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में इस स्पिरिट हॉल के सदस्यों के लगातार दबाव के कारण हुई थी। अगर क्राइसेंथेमम डोलो और घोस्ट डोलो ने श्वेत पर अचानक हमला न किया होता और अगर कियान रेनिक्स ने श्वेत की सुरक्षा को खतरा न पहुंचाया होता, तो यू शियाओगा कभी भी ऐसी स्थिति में न फंसता। इस रक्त ऋण का अंततः निपटारा स्पिरिट हॉल से ही करना होगा। इस समय लियू एलोंग के दिल में बदला लेने का दृढ़ संकल्प अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो यू शियाओगा का बदला जरूर लेगी। उसके बगल में फ्लेंडर और झाओ जी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और आकाश की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे दर्द और आहों से भरे थे और उनके भाव अत्यंत गंभीर थे। इससे पहले स्काई कैनोपी ने यू शियाओगा की पाखंडी और स्वार्थी असली चेहरे को उजागर किया था, जिससे उन तीनों के बीच एक दरार पैदा हो गई थी। कई वर्षों की दोस्ती में दरारें पड़ गई थी, लेकिन आखिरकार उन तीनों ने मिलकर श्रेय की स्थापना की थी, दिन रात एक दूसरे का साथ दिया था और जीवन मृत्यु का सामना एक साथ किया था। असंख्य कठिन वर्षों से गुजरने के बाद वे पहले से ही रक्त संबंध से जुड़े घनिष्ठ मित्र बन चुके थे। हालांकि वे जानते थे कि यू शियाओगा का चरित्र दोषपूर्ण था, फिर भी उसे इस तरह मरते हुए देखना उनके लिए दुखद था। उन दोनों को अभी एक अवर्णनीय पीड़ा और उदासी महसूस हो रही थी, उनके दिल पछतावे से भरे हुए थे। सांस फ्लेंडर ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेबसी से भरी एक लंबी आह भरी। झाओ जी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनका चेहरा गंभीर था और उनका दिल मिली जुली भावनाओं से भरा हुआ था।
अध्याय 467 पुराने दोस्तों का पुनर्मिलन। अध्याय 467 पुराने दोस्तों का पुनर्मिलन। स्पिरिट हॉल सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो मुझे आशा है कि आपको हमारा डोमेन नाम ताइवान नॉवल नेटवर्क याद होगा, जिसमें पुस्तकों का विशाल संग्रह है, जिसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बेबी डोन मुख्य हॉल के केंद्र में खड़ी थी। उनके बैंगनी रंग के सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय वस्त्र बिना हवा के भी लहरा रहे थे, क्योंकि वह आकाश छत्र में युशियाओगा की शव को निहार रही थी। उसके शांत और सुंदर चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही प्रचंड खुशी। उसकी आंखों की गहराई में अकेलेपन का एक हल्का सा ही निशान झलक रहा था। उसका हृदय रोग अत्यंत जटिल था। ये कहना मुश्किल था कि क्या वह अपनी जवानी में युशियाओगा के साथ साझा की गई संक्षिप्त गर्मजोशी को याद करती थी, या फिर वह उसकी मृत्यु से प्रसन्न थी, जिसने अंततः उसे अपमान और पीड़ा से भरी उस अतीत से पूरी तरह से छुटकारा पाने की अनुमति दी। वह पवित्र युवावस्था, बेविश्वासघातक भावनाएं और उसके कारण उत्पन्न हुई विभिन्न संकेत युशियाओगा की मृत्यु के साथ धीरे-धीरे हवा में विलीन होती प्रतीत हुई। रहने भी दो। कुछ क्षण बाद बीबी डोन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उनमें केवल राहत की भावना ही शेष थी। युशियाओगा की मृत्यु हो चुकी थी। वह व्यक्ति जिसने उसके पूरे जीवन को प्रेम और घृणा के ताने-बाने में बांध रखा था, समय और स्थान की लंबी नदी में पूरी तरह विलीन हो गया था। अतीत के सभी मनमुटाव, प्रेम और घृणा अंततः समाप्त हो गए थे। वह अंततः अतीत को पूरी तरह से भुलाकर केवल स्पिरिट हॉल पर शासन करने और अपनी भव्य योजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। इसी बीच सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल में निंग फैंटेसी स्वॉर्ड डॉल और बोन डॉल के साथ हॉल में खड़ा था और आकाश की छतरी की ओर निहार रहा था। वे बार-बार आंखें भरने से खुद को रोक नहीं पाए और भाग्य की अस्थिरता पर अफसोस जताया। युशियाओगा की मृत्यु वास्तव में आंखें भरवाने वाली थी, लेकिन सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के सदस्यों को इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात स्पिरिट हॉल की शक्ति का भयावह परिवर्तन था। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि क्राइसेंथेमम डॉलो और गोस्ट डॉलो अब बीते वर्षों के साधारण उपाधिधारी डॉलो नहीं रह गए थे। दोनों ने 98वीं स्तर की पीक डॉलो बनने की उपलब्धि हासिल कर ली थी और उनकी स्पिरिट रेंज 6 काले और 3 लाल रंग के एक असाधारण संयोजन की थी। साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने श्रेय अकादमी को लगभग बुरी तरह घायल कर दिया था, और यहां तक कि लिमिट डॉलो एडमुइन का सामना करते समय भी लंबे समय तक अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। उनकी ताकत में हुई भयावह वृद्धि वाकई सनसनीखेज थी। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया वह थी कियान रेनेक्स की बढ़ती हुई शारीरिक क्षमता। पूर्व एंजल यंग लॉर्ड वास्तव में एक टाइटल डॉलो बनने के लिए सफलता की ऊंचाइयों को छू चुकी थी, और उसकी आत्मा अभूतपूर्व पंखों वाली एंजल में विकसित हो गई थी, जिसके पास प्रकाश की परम शक्ति थी। इतनी कम उम्र में इतनी युद्ध क्षमता होने के कारण उसकी प्रतिभा इतनी प्रबल थी कि वह महाद्वीप पर अपने समकक्षों को कुचल सकती थी और यहां तक कि कई अनुभवी महाशक्तियों को भी पीछे छोड़ सकती थी। हाय! स्वॉर्ड डॉलो और बोन डॉलो ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गंभीरता का भाव देखा। इस बार स्पिरिट हॉल के लगातार उत्थान के साथ क्राइसेंथेमम और गोस्ट डॉलो की युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है, और कियान रेनेक्स ने टाइटल लेवल तक का सफर किया है। स्पिरिट हॉल की शक्ति अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई थी, जो अतीत से कहीं अधिक थी। ये किसी भी तरह से सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल के लिए या पूरे डॉलो महाद्वीप में किसी भी प्रमुख संप्रदाय के लिए अच्छी बात नहीं थी। भविष्य की स्थिति निश्चित रूप से और भी अधिक खतरनाक और निश्चित हो जाएगी। निंग फैंटेसी ने अपने तय वाले पंखे को धीरे से हिलाया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि वह अपने मन में गणना करने लगा था। इतने प्रभावशाली स्पिरिट हॉल के सामने सेवन ट्रेजर ग्लेस स्कूल को अपनी स्थिति कैसे बनानी चाहिए, और उन्हें आने वाले समय में महाद्वीप की तेजी से जटिल होती स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। पूरे डॉलो महाद्वीप में युशियाओगा की मृत्यु और स्पिरिट हॉल की शक्तिशाली उदय को लेकर हंगामा मचा हुआ था। कुछ दुखी थे, कुछ राहत महसूस कर रहे थे, कुछ सतर्क थे और कुछ सावधान थे। अंधेरे में एक अदृश्य तूफान चुपचाप पनप रहा था। बिग डिपर अकादमी के भीतर आकाश की छतरी ने युशियाओगा की भविष्य में होने वाली मृत्यु के दृश्य को पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया था। युशियाओ आकाश के गुंबद के सामने पीठ पीछे हाथ बांधकर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके बगल में सिकोन जेन, लीवाई, लूगो और अन्य लोगों के चेहरों पर कोई सहानुभूति नहीं थी, केवल एक ठंडा अलगाव था। इससे पहले स्काई कैनोपी ने युशियाओगा के पाखंडी, स्वार्थी और गहरे षड्यंत्रकारी असली जनता के सामने उजागर कर दिए थे। उसने निजी लाभ के लिए एक ग्रैंड मास्टर के नाम का दुरुपयोग किया, फूट डाली और दूसरों को अपने वश में करने की कोशिश की। सबकी नजरों में वह मूलतः एक संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति था। अब जबकि भविष्य में उसका अंत हो चुका था, तो डॉलो महाद्वीप के लिए यह एक को हटाने जैसा प्रतीत हो रहा था। युशियाओ की आंखें शांत थीं, वह इस परिणाम से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। 10,000 साल बाद का अद्वितीय तान संप्रदाय का युग पुराने स्नेह और पुराने नियमों से बंधे वर्तमान युग से भिन्न था। न तो इतनी भावुकता थी और न ही इतनी ज्यादा संचय। आकाश छत्र द्वारा चुने गए 10 पुनर्जन्मार्थियों में से लगभग हर एक का युशियाओगा के साथ लगाव और द्वेष था। उस संकटग्रस्त भविष्य में जहां केवल योग्यता की ही उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है, उसका इस तरह से व्यवहार करना और इस तरह से समाप्त होना केवल तार्किक और पूर्व निर्धारित था। लीवाई ने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल से खेलते हुए हंसते हुए कहा, ये युशियाओगा अपनी चालाकी के कारण ही अपनी जान गंवा बैठा। भविष्य में मरना उसके लिए उचित अंत माना जा सकता है। सिकोन जेन ने हल्के से सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, पाखंडियों को काल कभी अच्छा नहीं होता। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी ने आकाश की छतरी पर बस एक नजर डाली और आगे कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने या अपनी अगली चालों की योजना बनाने के लिए वापस मुड़ गए। युशियाओगा के जीवन और मृत्यु की तुलना में भविष्य के महाद्वीप में होने वाले परिवर्तन और अपनी स्वयं की शक्ति में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण थे। भविष्य के अद्वितीय तान संप्रदाय युग में तानसान और शियाओगु को युशियाओगा के पतन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। श्रेक सिटी के बाहर अलग होने के बाद वे दोनों तेजी से आगे बढ़े, लगातार जंगलों से गुजरते हुए और अंत में क्लियर स्काई सेट के पहाड़ी द्वार के बाहर पहुंचे। पहाड़ों के बीचों बीच स्थित वह विशाल पर्वतीय द्वार भव्य और एक सरल गंभीर आभा बिखेरता हुआ प्रतीत होता था। क्लियर स्काई सेट की पोशाक पहने दो गार्ड हाथों में हथियार लिए पहाड़ की दीवार की कड़ी सुरक्षा कर रहे थे। उनकी निगाहें राहियों पर पैनी नजर रख रही थी। तानसान और शियाओगु की दो अपरिचित आकृतियों को पास आते देख पहरेदारों ने तुरंत अपने हथियारों से उन्हें रोक लिया और सख्ती से चिल्लाए, वहां कौन जाता है? ये क्लियर स्काई संप्रदाय की निषिद्ध भूमि है। अनाधिकृत व्यक्तियों को यहां आने की अनुमति नहीं है। तानसान का चेहरा शांत था और उन्होंने इसके बाद कुछ नहीं कहा। उसने अपना बायां हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और घोर अंधकार में भारी और बेहद दमनकारी क्लियर स्काई में आत्मा तुरंत प्रकट हुई। कोई स्पिरिट रेंज जारी नहीं की गई थी, फिर भी इसमें पहले से ही अद्वितीय ब्लड लाइन की झलक थी। क्लियर स्काई सेट का ऑरा हम ये देखकर दोनों गार्डों ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली और एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। क्लियर स्काई हैमर उनकी संप्रदाय की एकमात्र आध्यात्मिक शक्ति थी। उनके सामने खड़ा ये युवक स्पष्ट रूप से क्लियर स्काई हैमर का स्वामी था, फिर भी उन्होंने उसे संप्रदाय में कभी नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत गंभीर स्वर में पूछा, जब आपके पास क्लियर स्काई हैमर है तो हमने आपको पहले कभी क्यों नहीं देखा? क्या आप हमारे संप्रदाय के कोई ऐसे शिष्य हो सकते हैं जो बाहर छूट गए हों? इसी बीच क्लियर स्काई संप्रदाय के भीतर एक आंगन में एक पत्थर की मेज पर दो का खेल बिछा हुआ था, जिस पर दो अधेड़ उम्र के पुरुष एक दूसरे के सामने बैठे थे। वे मोहे पकड़े हुए एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि क्लियर स्काई संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख और द्वितीय संप्रदाय प्रमुख दामिन, लिमिट डॉलो न्यूटियान और एमिंग टाइटन थे। उस समय तानसान के देवता बनने के बाद उसने उन दोनों को पुनर्जीवित किया। तब से वे क्लियर स्काई संप्रदाय में तैनात थे और संप्रदाय की रक्षा कर रहे थे। 10,000 वर्षों के बाद दोनों ने लिमिट डॉलो की अवस्था को पार कर लिया था। इस क्षेत्र में पहुंचकर वे क्लियर स्काई संप्रदाय और वास्तव में पूरे महाद्वीप की शीर्ष युद्धक शक्ति बन गए। जैसे ही वे अपने मोहरे रख रहे थे, अचानक दोनों के शरीर कट गए और उनके हाथों में मौजूद शतरंज की मोहरे हवा में ही जम गए। उनकी भौहें तन गईं और उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। लिमिट डॉलो न्यूटियान की आंखों में एक तीव्र चमक उठी। उसकी आवाज अनिश्चितता से कांप रही थी। क्या मैंने इसे गलत महसूस किया? ये तो सिस्टर शियाओगु की आवाज है और तानसान की भी। ताइचान से हर उठा, जोर से सिर हिलाया। उसकी आवाज भी सदमे से भरी हुई थी। बिल्कुल सही, ये वही लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वे तो बहुत पहले ही देवता बन गए थे और 10,000 साल पहले देवलोक में चले गए थे। वे यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं? और बाहर खड़ी वो दोनों औरतें अभी तक टाइटल डॉलो स्तर तक भी नहीं पहुंची हैं। वे साफ तौर पर अपनी जवानी जैसी ही दिखती हैं। ब्रह्म और सदमे से भरे हुए उन दोनों का शतरंज में कोई मन नहीं रह गया था। पलक झपकते ही वे आंगन से गायब हो गए और सीधे क्लियर स्काई सेट की पहाड़ी द्वार के सामने प्रकट हो गए। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से तानसान और शियाओगु को द्वार के बाहर खड़े देखा, तो दामिन और एमिंग पूरी तरह से अपनी जगह पर जम गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके दिल घोर विश्वास से भर गए। अध्याय 468 समुद्र देवता तानसान की संदेह। अध्याय 468 समुद्र देवता तानसान की संदेह। उनके सामने खड़ी लड़की और लड़की सचमुच तानसान और शियाओगु थे। उनके चेहरे के हाव-भाव और आभा से लेकर उनकी शक्ल सूरत तक सब कुछ वैसा ही था। डॉट 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 वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 10,000 साल पहले थे। शियाओगु ने भी दामिन और एमिंग को तुरंत पहचान लिया और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, जिन्हें वह रोक नहीं पा रही थी। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो कृपया आसानी से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट weekend.com को याद रखें। कुछ समय पहले ही दामिन और एमिंग ने उसे और तानसान को बचाने के लिए स्पिरिट हॉल के हाथों दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी थी, जिससे उसके दिल में एक चिरस्थायी दर्द पैदा हो गया था। 10,000 साल बाद वह वास्तव में उन दोनों को इस भविष्य के समय और स्थान में फिर से जीवित देख सकती थी। उसके दिल में पल भर में उत्साह और खुशी उमड़ पड़ी, जिसे दबाना संभव था। वह तेजी से आगे बढ़ी, धीरे से उन दोनों के बगल में बैठ गई। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। दामिन, एमिंग, ये सचमुच तुम ही हो? दामिन और एमिंग ने अपने सामने मौजूद शियाओगु को देखा। उनके दिल समान रूप से गहरे भाव से भर गए थे। वे बचपन से ही स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में शियाओगु के साथ पले बड़े थे और उनके बीच एक गहरा बंधन था। 10,000 साल बीत जाने के बाद भी और भले ही शियाओगु का रूप नहीं बदला था, फिर भी उसे एक नजर में पहचान सकते थे। उन दोनों ने तुरंत शियाओगु को सहारा दिया। उनकी आवाज़ें उत्साह से कांप रही थी। बहन शियाओगु, सच में तुम हो? आखिर चल क्या रहा है?
क्या आप देवलोक में नहीं हैं? आप अचानक क्लियर स्काई सेट में कैसे प्रकट हो गए? और आपकी साधना और उम्र ये सब ऐसे क्यों है? शाओहू ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाया, अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और धीरे-धीरे पूरी कहानी सुनाई। हम देवलोक के देवता नहीं हैं, बल्कि 10,000 साल पहले से आए हैं। आकाश के अवतरण के कारण 10,000 साल बाद इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आए हैं। यहाँ आने का हमारा उद्देश्य महाद्वीप की स्थिति को बदलकर अवसर तलाशना है, साथ ही तान संप्रदाय को पुनर्जीवित करने और इस महाद्वीप की रक्षा करने की आशा करना भी है। 10,000 साल पहले हमारी स्थिति कठिन थी, स्पिरिट हॉग हर चीज पर प्रभुत्व था और हमें हर समय स्पिरिट हॉग के उत्पीड़न से सावधान रहना पड़ता था, हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दामिंग और एमिंग सदमे से भर गए, उन्हें ये बात बेहद हास्यास्पद लगी। लेकिन उनके सामने मौजूद परिस्थितियों ने उन्हें विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। कुछ क्षणों के सदमे के बाद उनके चेहरे तुरंत गंभीर हो गए और उन्होंने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया। बहन शियाओ, तानसान, निश्चिंत रहें, आज हम दोनों लिमिट डोलू हैं, साथ मिलकर काम करने पर पूरे डोलू महाद्वीप में कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। क्लियर स्काई सेट आपका रक्षक है, हमारे साथ रहते हुए कोई भी आपको जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुनकर तानसान और शियाओ के दिलों में लगता हुआ पत्थर आखिरकार गिर गया। दोनों ने गंभीरता से सिर हिलाया, उनकी आंखों में राहत के भाव थे। तानसान को और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। यहाँ आते समय वह भी भविष्य की क्लियर स्काई सेट की ताकत को लेकर चिंतित था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि दामिंग और एमिंग न केवल उसके भविष्य के स्वरूप द्वारा पुनर्जीवित होंगे, बल्कि दोनों लिमिट डोलू भी बन जाएंगे और क्लियर स्काई सेट की रक्षा करेंगे। ये जानना जरूरी है कि इस भविष्य के समय और स्थान में कोई भी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ अवतरित नहीं हुआ था। दो लिमिट डोलू के समर्थन से इस महाद्वीप पर अपने कार्यों में उसे अब कोई संकोच नहीं होगा और तान संप्रदाय को पुनर्जीवित करने और स्थिति को बदलने की उसकी योजनाओं को अंततः एक ठोस आधार मिल गया था। 10,000 वर्ष बाद देवलोक में बादलों के सागर के ऊपर दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान थी, फिर भी वो सागर देव को घेरे हुए गंभीर शीतकाल को दबा नहीं सकी। तानसान, वो गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने हुए था, उसके लंबे बाल हवा में धीरे-धीरे लहरा रहे थे और वह देवलोक की शिखर पर खड़ा था। उसकी निगाहें नीचे स्थित डोलू महाद्वीप पर टिकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने केवल राजता का एक घना अभेद्य कोहरा छाया हुआ था जिसने पूरे महाद्वीप को पूरी तरह से घेर रखा था। एक ऐसे देवता के रूप में जो डोलू महाद्वीप से प्रकट हुए थे और समुद्र देवता और असुर के दोहरे देवत्व का धारण करते थे। तानसान लंबे समय से डोलू महाद्वीप को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। पिछले 10,000 वर्षों में उनकी दिव्य चेतना हर एक कोने को समाहित कर सकती थी। महाद्वीप का कोई भी निवासी किसी भी समय उसने नश्वर जगत में जो दिव्य मूल्य और वंशानुक्रम बंधन छोड़े थे, उनकी बदौलत वह महाद्वीप पर होने वाली सभी गतिविधियों को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता था। लेकिन इस समय चाहे वह अपने दिव्य विचार को कितना भी प्रेरित करे, वह समुद्र में डूबते हुए पत्थर की तरह था जो कोहरे की उस परत को भेदने में असमर्थ था। यहाँ तक कि क्लियर स्काई सेट और श्वेक में छोड़ी गई उसकी बैकअप योजनाएं, साथ ही उसके पिता तानहा और माता हिन के साथ उसके रक्त संबंध भी पूरी तरह से टूट गए, जिससे उसकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई। क्या हो रहा है? तानसान का चेहरा भयावह रूप से काला पड़ गया था। अपनी उंगलियों पर दिव्य शक्ति एकत्रित करते हुए उसने अपना हाथ उठाया और असुर दानव तलवार का आह्वान किया। तलवार के चारों ओर प्रलयकारी लाल रंग की घातक ऊर्जा फैली हुई थी। एक ही बार में उसकी तलवार की ऊर्जा ने आकाशगंगा को पार कर लिया। यह एक कमजोर विमान को आसानी से टुकड़े-टुकड़े करने के लिए काफी था, जो सीधे डोलू महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। तारांकन छी, तारांकन। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही उस अद्वितीय असुर तलवार की ऊर्जा ने महाद्वीप के बाहर धुंध को छुआ, वह चुपचाप हवा में गायब हो गई, बिना कोई हलचल मचाए। कोहरे की उस परत में स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति प्रतीत होती थी जो देवताओं को अलग-थलग कर सकती थी और दिव्य श्रेणी के हमलों को बेअसर कर सकती थी, जिससे डोलू महाद्वीप पूरी तरह से देवलोक से अलग हो गया था। कुछ तो गड़बड़ है, आखिर हुआ क्या है? तानसान के दिल में एक तूफान सा उमड़ रहा था और उसने असुर दानव तलवार को और भी कसकर पकड़ लिया था। 10,000 वर्षों तक डोलू महाद्वीप कभी भी उसके नियंत्रण से मुक्त नहीं हुआ था, लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गया था, यहाँ तक कि उसका दिव्य विचार भी इसमें प्रवेश करने में असमर्थ था, हस्तक्षेप करना तो दूर की बात है। इसका मतलब ये था कि वह महाद्वीप की दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकता था और उसे ये भी पता नहीं चल सकता था कि डोलू महाद्वीप पर क्या हो रहा है। उसे हल्का सा आभास हुआ कि यह किसी भी तरह से नश्वर जगत में होने वाली एक स्वाभाविक घटना नहीं थी। इसके बजाय कहीं से भी कोई अलौकिक शक्ति प्रकट हुई जिसने जबरदस्ती देवलोक और नश्वरों के बीच का संबंध तोड़ दिया। देरी करने की हिम्मत न करते हुए तानसान की आकृति पर झपकते ही बादलों के सागर में गायब हो गई और वह सीधे देवताओं के मंदिर की ओर चल पड़ा। उन्हें इस बारे में तुरंत कई देवराजों से चर्चा करनी पड़ी, जैसे कि जीवन की देवी और विनाश के देवता। डोलू महाद्वीप में हुए परिवर्तनों का सटीक पता लगाने और महाद्वीप पर पुनः नियंत्रण हासिल करने के लिए। दूसरी ओर डोलू महाद्वीप पर कियान रेनेक्सू, क्राइसेंथेमम डोलू और गोस्ट डोलू पहले ही पूरी तरह से हत्या के विमान में उतर चुके थे। जब से उन्होंने कियान रेनेक्सू की असाधारण प्रकाश बोध क्षमता, क्राइसेंथेमम डोलू की व्यापक पहचान क्षमता और गोस्ट डोलू की गुप्त स्पेक पर भरोसा करते हुए अलग-अलग काम करना शुरू किया, महज एक दर्जन दिनों के भीतर ही उन्होंने महाद्वीप भर में छिपे हुए होली स्पिरिट के सभी गुणों का पूर्ण स्पष्टता के साथ नक्शा तैयार कर लिया था। जब भी वे किसी पवित्र आत्मा पंथ के उपवेदी या गुप्त गढ़ को निशाना बनाते थे, तो वे तीनों जरा भी संकोच नहीं करते थे, बल्कि रचे हुए और निर्दय तरीकों से सीधे हमला करते थे। कियान रेनेक्सू की अश्वत्थ देवदूत मार्शल आत्मा परम प्रकाश से प्रज्वलित होती, वो जहां भी जाती, दुष्ट आत्मा स्वामी के अंधकार में आत्मा शक्ति तुरंत शुद्ध हो जाती और देवदूत दिव्य प्रकाश का एक ही प्रहार पूरे गढ़ को नष्ट कर सकता था। क्राइसेंथेमम डोलू के किरणों क्राइसेंथेमम की पंखुड़ियां जीवन कटाई करने वाले ब्लेड में परिवर्तित हो गईं और 1 लाख साल की आध्यात्मिक क्षमता के साथ मिलकर सभी दुष्ट आत्मा स्वामी को बहा ले गईं। गोस्ट डोलू अंधेरे में छिपकर बुई मेई की तरह छुपकर हमले करता रहा, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचा। उन तीनों ने मौन रूप से सहयोग किया और बेरहमी से हमला किया। एक दर्जन से अधिक दिन बीत गए और पूरे डोलू महाद्वीप पर पवित्र आत्मा पंथ के 90% से अधिक गढ़ पूरी तरह से नष्ट हो गए। असंख्य दुष्ट आत्माओं के स्वामी मारे गए और बची हुई सेनाएं निरंतर भय में जी रही थी, यहाँ तक कि अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। पवित्र आत्मा पंथ का मुख्यालय भूमिगत रत्न महल के अंदर भयावह अंधेरा वातावरण लगभग जम गया था और वातावरण बेहद दमनकारी था। सर्वोच्च नेता लिमिट डोलू येज़ुशुई, लॉन्ग ज़ियाओ और पंथ नेता झोंगी वो उच्च पदों पर बैठे थे, उनके चेहरे राख की तरह पीले और बेहद बदसूरत थे। लिमिट डोलू येज़ुशुई के चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा उमड़ रही थी, उसकी आंखों में शत्रुता भरी हुई थी, जबकि लॉन्ग ज़ियाओ के आसपास हवा का दबाव कम था और वह चुप रहा। झोंगी वो गुस्से से कांप रहा था, मुट्ठी नीचे से उसकी उंगलियों के जोर सफेद पड़ गए थे। उनके नीचे होली स्पिरिट के न्यायों की भीड़ थी, सभी बड़े बुजुर्ग और संरक्षक सिर झुकाए खड़े थे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, तीनों उच्च पदस्थ नेताओं को नाराज करने के डर से वे कांप रहे थे। बेकार, बिल्कुल बेकार का कचरा। अंततः झोंगी वो अपना आपा खो बैठा, उसने अपने सामने रखी खून से सने पत्थर की मेज पर जोर से हाथ पटका, जिससे वह पल भर में चकनाचूर हो गई। उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई और उसने नीचे खड़े बुजुर्गों की ओर इशारा करते हुए उनसे कड़े शब्दों में सवाल किए। बोलो, आखिर हो क्या रहा है? हमारे पवित्र आत्मा पंथ के हजारों वर्षों से छिपे हुए 90% गढ़ महज 10 दिनों में नष्ट हो गए। आखिर तुम सब लोग क्या कर रहे थे? क्या नियमित गश्त और पहरेदारी सिर्फ दिखावे के लिए थी? और अध्याय 469 जानवरों की लहर। अध्याय 469 जानवरों की लहर। हमें अभी तक एंजल ज्ञान का वह शेष भी नहीं मिला है, फिर भी हमारे पंथ की आधी से ज्यादा शक्ति नष्ट हो चुकी है। तुम लोगों को जिंदा रखने का क्या फायदा? झोंगी वो की क्रोधपूर्ण दहाड़ रत्न महल में गूंज उठी। उसके नीचे बुजुर्गों के पैर भय से कांपने लगे, वे एक-एक करके घुटनों के बल गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे, लेकिन किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। कियान रेनेक्सू की तिगड़ी के आक्रमण का सामना करने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। परम प्रकाश के दमन और 2 रंग कथान में उपाधि प्राप्त डोलू के निर्मम हमलों ने उन्हें सहाय कर दिया था। उन्हें संदेश भेजने का मौका तक नहीं दिया गया, वे असहाय होकर देखते रहे क्योंकि उनके गढ़ एक-एक करके ध्वस्त होते जा रहे थे और स्थिति को बदलने में पूरी तरह से असमर्थ थे। लिमिट डोलू येज़ुशुई ने धीरे-धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाई, उनकी आंखों में निर्ममता और सतर्कता की झलक दिखाई दी और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बस बहुत हो गया, उन्हें डांटने से कोई फायदा नहीं। हमारे पंथ की 90% सेना को 10 दिनों से थोड़े अधिक समय में नष्ट करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा लगता है कि हमने उसकी ताकत और तरीकों को कम आंका है। अगर हम जल्द ही इस लड़की को खत्म करने का कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं, तो हमारा पवित्र आत्मा पंथ सचमुच उसके हाथों नष्ट हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग ज़ियाओ ने गहरी भारी आवाज में कहा, इस लड़की के पास परम प्रकाश है, स्पिरिट जो स्वाभाविक रूप से हमारा मुकाबला करती है। इसके अलावा उसे 2 रंग कथान में टाइगर डोलू का सहयोग प्राप्त है, जिससे उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत दुर्जेय हो जाती है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, हमें उसे अपने मुख्यालय में फंसाने के लिए जल्द से जल्द जाल बिछाना होगा। हम दोनों मिलकर उसकी मौत सुनिश्चित करेंगे और इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अंधकार में रत्न महल में कियान रेनेक्सू को निशाना बनाकर एक घातक जाल चुपचाप तैयार किया जा रहा था। इसी बीच कियान रेनेक्सू की तिगड़ी जो घरों में तेजी से आगे बढ़ रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि होली स्पिरिट अपनी पूरी ताकत जुटाकर उनके खिलाफ एक घातक जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट कोरेलिया। शक्तिशाली क्रूर राक्षसों का एक समूह एकत्रित हुआ। दीपियान, शियोन, जून और 10,000 दानव राजा 3 दिशाओं में खड़े थे, उनकी आवाज हिंसक थी और उनकी दुष्ट ऊर्जा आकाश तक पहुंच रही थी। वे एक ऐसे युद्ध को अंतिम रूप देने में जुटे थे जो मानव जगत की संरचना को उलट देने के लिए पर्याप्त होगा। संक्षिप्त चर्चा के बाद दीपियान की आंखों में एक तीव्र चमक आ गई और अंत में उसने गहरी आवाज में अंतिम निर्णय लिया। चूंकि सभी पक्ष तैयार हैं, हम तुरंत स्पिरिट 20 सेना का नेतृत्व करते हुए श्वेत अकादमी पर एक विशाल आक्रमण शुरू करेंगे। हजारों वर्षों से उसने जिस क्रोध को दबा रखा था, वह इस क्षण पूरी तरह से फूट पड़ा। मानव आत्मा स्वामी के उदय के बाद से अनगिनत आत्मा जीव मानव शिकार के तहत दुखद रूप से मारे गए हैं। महाद्वीप की नंबर 1 अकादमी के रूप में श्वेत अकादमी ने अनगिनत शीर्ष स्तरीय स्पिरिट मास्टर्स को प्रशिक्षित किया था। श्वेत के हाथों मारे गए स्पिरिट 20 की संख्या बहुत अधिक थी। शिष्यों और शिक्षकों की संख्या अनगिनत थी।
हालांकि पिछले कई दसियों हजार वर्षों में श्रेक की विरासत बहुत गहरी रही है, जिसमें बादलों की तरह संख्या शक्तिशाली लोग शामिल हैं और यहां तक कि एक हिमवदौलू भी मोर्चा संभाले हुए है। सोल बीस क्लैन हमेशा से सतर्क रहा है और चुपचाप सहन करता रहा है। उसने कभी भी पूरी तरह से युद्ध छेड़ने का साहस नहीं किया। लेकिन आज का दिन अतीत से अलग था। श्रेक में हुए महान युद्ध की खबर पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी और यह खबर कि अदमुएन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, एकांत में थे और उनकी युद्ध शक्ति में भारी कमी आई थी, दोनों महाद्वीप में बहुत पहले ही फैल चुकी थी। ठंडे स्वर में बोलते हुए दियान की आंखों में हत्या का इरादा उभर आया। फिलहाल श्रेक में एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में हमें दबा सकता है वह है अदमुएन। अब जब उनके पुराने घावों के साथ साथ नए गंभीर घाव भी लग गए हैं तो वे एकांत में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। जब तक हम मिलकर श्रेक की बची हुई ताकतवर शक्तियों को रोकने के लिए काम करते रहेंगे, श्रेक को नष्ट करना हमारी पहुंच में ही रहेगा। ये हमारे आत्मा पशु कबीले के लिए उठने और 10,000 वर्षों के अपमान को मिटाने का सबसे अच्छा अवसर है। एक तरफ 10,000 साल पहले की बीजी जिसने समय और स्थान की यात्रा की थी ने धीरे से हिलाया। उसके खूबसूरत चेहरे पर कोमलता का कोई निशान नहीं था, उसकी जगह पर संयम और आत्मविश्वास झलक रहा था। आकाश छत्र के पुरस्कार पर नहास के बपतिस्मा से पहले ही गुजर चुके इस हंस को उसके भीतर की वंश परंपरा पूरी तरह से रूपांतरित हो गई थी, जो एक सहस्राब्दी में एक बार मिलने वाली परम जीवन में विकसित हो गई थी। इतना ही नहीं, एक आध्यात्मिक प्राणी के रूप में उसकी साधना की आयु 8 लाख वर्षों से भी अधिक हो गई थी, जो साधारण क्रूर प्राणियों की स्तर से कहीं आगे थी। बीजी की आवाज कोमल थी, फिर भी उसमें एक आश्वस्त करने वाली शक्ति थी। पूरी ताकत से लड़ो, इस लड़ाई में मैं पीछे से पूरा समर्थन दूंगा। परम जीवन शक्ति के आशीर्वाद से चाहे आप कितने भी गंभीर रूप से घायल हो या मृत्यु के कगार पर हो, मैं पल भर में आपके घावों को पूरी तरह से ठीक कर सकता हूं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर दियान, शियों, जून और 10,000 दानव राजाओं ने तुरंत अत्यधिक खुशी के भाव दिखाए। उनके दिलों पर बड़ा भारी बोझ आखिरकार हट गया। परम बुंधन पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाले अस्तित्व थे, जो पारंपरिक आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक पशु शक्ति पर सर्वोच्च शासन करते थे। अत्यंत दुर्लभ और समर्थन अभेद्य अल्टीमेट लाइफ विशेषता की तो बात ही छोड़िए। बीजी द्वारा पिछली सेना की रक्षा करने से उन्हें अनंत स्थिरता और अमरता का आत्मविश्वास प्राप्त होने के बराबर था। इस महान युद्ध को जीतने की संभावना तुरंत ही चरम पर पहुंच गई। इसके अलावा सभी अपने मन में जानते थे कि यदि वे इस बार श्रेक को सफलतापूर्वक नष्ट कर सके और महाद्वीप के भविष्य के स्वरूप को बदल सके तो एक बार जब बीजी 10,000 साल पहले के समय और स्थान पर लौट आएगी तो आकाश का आवरण निश्चित रूप से अकल्पनीय स्वर्ग को चुनौती देने वाले अवसर प्रदान करेगा। इससे शायद बीजी को अपनी बेड़ियों को तोड़कर दिव्य पद तक पहुंचने का मौका भी मिल जाए। इस समय बीजी की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने भी मन ही मन इस ऑपरेशन को बहुत ही उपयुक्त माना। भविष्य के समय और स्थान में कई दिनों तक रहने के कारण वह महाद्वीप की स्थिति को पहले ही समझ चुकी थी। श्रेक अकादमी 10,000 वर्षों से इस महाद्वीप पर विद्यमान थी, जो मानव आत्मा स्वामी की पूर्ण नेता और महाद्वीप की व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में कार्य करती थी। जैसे ही श्रेक का विनाश होगा, दोनों महाद्वीप का पूरा भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा। सोल बीस क्लैन का भाग्य भी पूरी तरह से उलझ जाएगा। कदम दीपिया ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। बादलों के बीच से एक अजगर की दहाड़ गूंज उठी, जिसने पूरे स्टार ग्रेट फॉरेस्ट को चीर दिया। गड़गड़ाहट संपूर्ण विशाल और असीम स्टार ग्रेट फॉरेस्ट हिंसक रूप से कांप उठा, मानो धरती फट रही हो और पहाड़ ढह रहे हों। 10,000 या 1 लाख वर्षों से निष्क्रिय पड़े असंख्य आत्मा राक्षसों ने दीपिया के आह्वान आदेश को भांप लिया। हजारों जानवरों की दहाड़ें उठी और गिरी, जैसे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। घने जंगलों की गहराई से आत्मा राक्षसों का झुंड उमड़ पड़ा, उनकी कुछ ऊर्जा आसमान की ओर फैल गई और वे बाढ़ की तरह दौड़ पड़े। 10,000 वर्षों से शांत पड़ा एक महाशक्ति ज्वाला अचानक भड़क उठा। स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके श्रेक अकादमी के 3 शक्तिशाली स्पिरिट बलू जो साल भर पहरा देते रहते थे, ने सबसे पहले ही क्षण में उस भयानक असामान्य हलचल का पता लगा लिया। बूम 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 धरती गरज उठी, जानवरों की दहाड़ों से आकाश कांप उठा और दुष्ट ऊर्जा हजारों मील तक फैल गई। तीनों के चेहरे पल भर में पीले पड़ गए, दहशत से उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ गड़बड़ है, स्टार ग्रेट फॉरेस्ट में कुछ घटित हुआ है। ये उतार चढ़ाव, ये तो एक विशाल जनमानस है, ये निश्चित रूप से एक महाजन सागर जनसागर है। तीनों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उनके दिलों में भय की एक लहर दौड़ गई। उनमें से एक ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत ही तीखी आवाज में चिल्ला उठा, तुम दोनों यहीं रुककर जांच करो, मैं अकादमी को रिपोर्ट करने के लिए तुरंत वापस आऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये स्पिरिट बॉल प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और पूरी गति से श्रेक अकादमी की ओर दौड़ पड़ा। शेष दो स्पिरिट बॉलों ने स्टार ग्रेट फॉरेस्ट की शांत गहराइयों को ध्यान से देखा, उनके दिमाग बुरी तरह कांप रहे थे। वे पूरी तरह सतर्क रहे और जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे से भी कम समय में रिपोर्ट करने गया स्पिरिट बॉलों ने अत्यधिक गति से यात्रा करने के लिए एक उच्च स्तरीय स्पिरिट टूल का इस्तेमाल किया और अंततः तेजी से श्रेक अकादमी लौट आया। इस समय यान शाह जी महान युद्ध के बाद घबराए हुए शिक्षकों और छात्रों को सांत्वना देने और अकादमी की व्यवस्था को पुनर्गठित करने में व्यस्त थे। पहरेदार बुजुर्ग को घबराए हुए चेहरे और बेहाल सांसों के साथ तेजी से लौटते देख यान शाह जी के दिल में तुरंत ही किसी बढ़िया आपदा का प्रबल पूर्वाभास जागा। भौहें चढ़ाकर उसने गहरी आवाज में कहा, वांग यू, स्टार ग्रेट फॉरेस्ट की सीमा की रक्षा करने के बजाय तुम अचानक वापस क्यों आ गए? क्या हुआ? वांग यू का चेहरा बेहद गंभीर था और कांपती हुई आवाज में उसने जल्दबाजी में बताया, डीन, ये बुरी खबर है। स्टार ग्रेट फॉरेस्ट में अचानक भीषण अफरा-तफरी मच गई है। पूरा जंगल अशांति की स्थिति में है। 10,000 जानवर दहाड़ रहे हैं और भगदड़ मचा रहे हैं। पूरी संभावना है कि महाशक्तियों का प्रकोप फैल गया है। इसके अलावा पीछे हटने से पहले मैंने स्पष्ट रूप से कई उच्च स्तरीय क्रूर राक्षसी शक्तियों की आभा महसूस की। ये निश्चित रूप से क्रूर राक्षसी स्तर की उन शक्तियों का जागृत होना और सक्रिय होना है। अध्याय 470 पवित्र आत्मा पंथ का जाल। अध्याय 470 पवित्र आत्मा पंथ का जाल। यान शाह जी की पुतलियां सिकुड़ गई और उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल निश्चित, कम से कम 80% संभावना है कि एक भयंकर तूफान आने वाला है। यान शाह जी का दिमाग तेजी से सोचने लगा और उसे तुरंत ही कारण और परिणाम समझ में आ गए। ऐसा जरूर हुआ होगा कि यान रेनेक्सी और अन्य लोगों द्वारा श्रेक और एल्दमू पर हमला करने के दौरान गंभीर रूप से घायल होने और 10 दिन से अधिक समय पहले एकांतवास में चले जाने की खबर लीक हुई है। स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के स्पिरिट 20,000 वर्षों तक अस्तित्व में रहे और हमेशा एल्दमू के निवारण से सावधान रहते थे। अब ये जानकर कि एल्दमू बुरी तरह घायल हो गए हैं और लड़ने में असमर्थ हैं, उन्होंने तुरंत इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर का फायदा उठाते हुए निर्भीकता से जानवरों की एक लहर भेज दी और एक ही झटके में श्रेक का सफाया करना चाहा। अरे नहीं, ये बेहद बुरा है। उसने देर करने की हिम्मत नहीं की। पलक झपकते ही वो समुद्र देवता मंडप की ओर बढ़ा और सीधे एल्दज़ुआन से टकरा गया, जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। उनके गंभीर चेहरे और जल्दबाजी भरे कदमों को देखकर एल्दज़ुआन ने तुरंत ही आवाज में पूछा, शाओ जे, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? यान शाओ जे ने कुछ भी नहीं छिपाया और तुरंत ही स्टार ग्रेट फॉरेस्ट से आने वाले महाशक्तियों के हमले की पूरी खबर का खुलासा कर दिया। ये सुनकर एल्दज़ुआन का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया, उनकी आंखों में गंभीरता और निराशा छा गई। एल्दमू, क्राइसेंथेमम डोलो और गोस्ट डोलो के खिलाफ लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गए थे और अब उनकी युद्ध शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा था, जिससे उनके लिए पूरी ताकत से लड़ना बिल्कुल असंभव हो गया था। अगर उसे लड़ने के लिए मजबूर किया जाता तो वह न केवल लिमिट डोलो की युद्ध शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ होता, बल्कि इसे एल्दमू की जीवन शक्ति भी तेजी से कम हो जाती, जिससे उसकी नींव को नुकसान पहुंचता। लेकिन दित्यान एक सच्चा लिमिट डोलो था, जिसकी पूरे महाद्वीप में कोई बराबरी नहीं थी। अपनी वर्तमान रैंक अठानवे की ताकत के साथ वह दित्यान को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। एल्दमू के एकांतवास में ठीक होने के दौरान पूरे श्रेक में वास्तव में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राक्षसों की लहर की मुख्य शक्ति को नियंत्रण में रख सके। एल्दज़ुआन ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उमड़ रहे सदमे को दबाया। स्थिति की गंभीरता को तुरंत पहचानते हुए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और गंभीर स्वर में आदेश दिया, शाओ जे, अकादमी में तुरंत उच्चतम स्तर का लाल बजाओ। शियान लाइनर, कियान डोलवो और सभी उपाधिधारी डोलवो को आदेश दें कि वे अकादमी के युवा शिष्यों, सामान्य शिक्षकों और रसद कर्मियों को तुरंत बैचों में सुरक्षित क्षेत्रों में निकालें। सभी उपाधिधारी डोलवो, स्पिरिट डोलवो और उच्च स्तरीय स्पिरिट मास्टर संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्रेक सिटी के द्वारों की मृत्यु तक रक्षा करो। 99 हमारा श्रेक मानव आत्मा स्वामी के लिए रक्षा की पहली बाधा और अंतिम दीवार है। एक बार श्रेक हार गया तो पूरे महाद्वीप के मनुष्य स्पिरिट बीस्ट के शिकार बन जाएंगे। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। यान शाओ जी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारी मन से सिर हिलाया और तुरंत आदेश का पालन करने के लिए निकल गया। पलक झपकते ही सर्वोच्च चेतावनी की गूंज एक बार फिर श्रेक सिटी में सुनाई दी। श्रेक अकादमी, जिसने अभी युद्ध की भीषण लपटों का सामना किया था और अभी सांस भी नहीं ले पाई थी, एक बार फिर अभूतपूर्व युद्ध की छाया में डूब गई। पूरा शहर थरथरा उठा और लोगों में दहशत फैल गई। इस बीच सुदूर उत्तरी भूभाग में आसमान बर्फ से ढक गया और बर्फ हजारों मील तक फैली हुई थी। इस अंतरिक्ष में की हिम महारानी और 10,000 साल पहले से आई हिम महारानी इस समय सुदूर उत्तरी भूमि की भीतर गहराई में एकत्रित थी। वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मौजूदा स्थिति को कैसे उत्तेजित किया जाए और भविष्य के रुझान को कैसे बदला जाए। तभी एक काली पशु आत्मा संचालित प्रकाश हवा को चीरती हुई निकली और हिम महारानी की हथेली में जा गिरी। संदेश पढ़ने के बाद हिम महारानी के चेहरे पर एक अजीब लेकिन समझदारी भरा भाव प्रकट हुआ। ये देखकर 10,000 साल पहले की हिम महारानी ने उत्सुकता से पूछा, हिम महारानी, यह क्या है? ये दित्यान का संदेश है। हिम महारानी की आंखें थोड़ी चमक उठी और उन्होंने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। स्टार ग्रेट फॉरेस्ट पूरी तरह से संगठित हो चुका है और श्रेक पर एक बड़ा हमला करने वाला है। उन्होंने हमारे सुदूर उत्तर के खूंखार राक्षसों को युद्ध में शामिल होने और मानवता की नंबर 1 अकादमी को संयुक्त रूप से नष्ट करने के लिए आमंत्रित किया है। 10,000 साल पहले की हिम महारानी ने एक पल के लिए सोचा, तुरंत समझ गई और सहमति में सिर हिला दिया। इसे स्वीकार करो, यह अवश्य ही बीजी के वंश में गुणात्मक परिवर्तन हुआ होगा और उसने परम जीवन शक्ति में महारत हासिल कर ली होगी, इसलिए दित्यान पूरी ताकत से हमला करने का साहस कर रहा है।
अब परम जीवन गुण की सहायता से साथ ही ध्यान भालू राजा 10,000 दानव राजा और हमारे बस गुण वाले दुष्ट जानवरों की संयुक्त शक्तियों के साथ वर्तमान श्रेय अकादमी को कुचलना के काटने जितना आसान होगा। जब तक हम श्रेय को नष्ट नहीं कर देते तब तक जब बीजी और मैं 10,000 साल पहले लौटेंगे तब तक आकाश की छत्रछाया बनी रहेगी। अवसर कल्पनीय होंगे इतने कि हम अपनी बेड़ियों को तोड़ सकेंगे। बर्फ की महारानी की आंखों में ठंडक और बढ़ गई जब उन्होंने गहरी आवाज में कहा, 10,000 वर्षों से मनुष्य बिना किसी रोक टोक के स्पिरिट बीस्ट का शिकार करते आ रहे हैं, खून के बदले खून का सिलसिला छोड़ते हुए। आज समय आ गया है कि मानव आत्मा स्वामी स्पिरिट बीस्ट के प्रकोप का स्वाद चखे। हम अपने आत्मा पशु कबीले की दिव्य शक्ति स्थापित करेंगे। चलो चलें, स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में सेना में शामिल होने और श्रेय के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। बर्फ के रंग की दो विशालकाय आकृतियां पलक झपकते ही बर्फ को चीरती हुई सुदूर उत्तर की क्षितिज में गायब हो गई और पूरी गति से स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की ओर दौड़ पड़ी। श्रेय स्थिति से 100 मील दूर निर्जन क्षेत्र में कियान रेनेक्स क्रिसेंथेमम दुलू और गोस्टुलू चुपचाप खड़े रहे। उनके शवों के आसपास लगातार कई दिनों तक चले नरसंहार के कारण उत्पन्न हुई घातक दुष्ट ऊर्जा अभी भी व्याप्त थी। 10 दिनों से अधिक समय से वे तीनों बिना सोए गरजती हुई ताकत के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने होली स्पिरिट की शाखाओं के 90% से अधिक गुणों को बलपूर्वक नष्ट कर दिया था। असंख्य मध्य से निम्न स्तर के दुष्ट आत्मा स्वामी पूरी तरह से मारे गए और उन तीनों ने मिलकर पूरे महाद्वीप में फैली अंधकारमय शक्तियों की नींव को लगभग पूरी तरह से उखाड़ फेंका। हालांकि टाइटल डॉल स्तर पर बचे हुए कुछ दुष्ट आत्मा स्वामी भागने में कामयाब रहे, लेकिन वे सभी मामूली थे और उनसे डरने की कोई बात नहीं थी। उन तीनों को वास्तव में सतर्क करने वाली बात केवल होली स्पिरिट के मुख्यालय के 3 शीर्ष प्रभावशाली व्यक्ति ही थे। लिमिट दुलू येजुई, लॉन ज़ियाओ और चोंग लीबू। गोस्ट डॉल की आंखें गहरी थी और वह धीरे-धीरे बोलते हुए अपने दिल के संदेह को व्यक्त कर रहा था। युवा प्रभु, असामान्य घटनाओं के पीछे कोई भयावह कारण अवश्य होगा। हमने अभी पवित्र आत्मा पंथ की 90% सेना का सफाया किया है और उसके तुरंत बाद हमें रहस्यमय तरीके से पवित्र आत्मा पंथ की उनके मुख्यालय का सटीक स्थान, ये बहुत अजीब और पूरी तरह से अतार्किक है। ये पवित्र आत्मा पंथ द्वारा जानबूझकर फैलाया गया एक जाल है। इसका उद्देश्य हमें उन पर हमला करने के लिए उकसाना है ताकि हम तीनों को एक ही झटके में घेर कर खत्म कर दिया जाए। क्राइसेंथेमम डॉल ने गंभीरता से सहमति जताते हुए कहा, बूढ़ा भूत बिल्कुल सही कह रहा है। लिमिट डॉल येजुई और लॉन्ग शियाओ दोनों ही अनुभवी लिमिट डॉल हैं जिनके पास अथाह भंडार है। अगर हम जल्दबाजी में उनके मुख्यालय में घुसेंगे तो हमारी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। कियान रेनेक्स की आंखें ठंडी थी, चेहरा गंभीर था, उसने हल्के से हिलाया। उसकी बुद्धि आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से एक नजर में ही जाल को पहचान लिया। हालांकि उसके पास अष्टपंथ वाले देवदूत की परम प्रकाश आत्मा थी और उसके दादा द्वारा छोड़े गए दिव्य स्तर के सुरक्षात्मक उपाय थे जो उसके लिए खुद की रक्षा करने और एक विपरीत परिस्थिति में भाग निकलने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि क्राइसेंथेमम डॉल और गोस्ट डॉल केवल 98वें शिखर स्तर पर थे। उनकी युद्ध शक्ति भले ही असाधारण थी, लेकिन वे अंततः सीमा के भीतर कदम नहीं रख पाए थे। एक बार जब वे दो अनुभवी लिमिट डॉलों के घेरे में आ गए तो वह खुद की देखभाल करने में इतनी व्यस्त हो जाएगी कि उसके पास उन दोनों की रक्षा करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं होगी। उसे 10 दिन पहले श्रेय में हुई लड़ाई एक बार फिर याद आ गई और उसका दिल पहले से कहीं अधिक साफ होता चला गया। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि एडम वेन को उन दोनों के संयुक्त प्रयासों से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पुरानी चोटों से पीड़ित थे और उनकी युद्ध शक्ति में भारी गिरावट आई थी। यदि एडम वेन अपनी चरम सीमा अवस्था में होते तो उस समय क्राइसेंथेमम डॉल और गोस्ट डॉल के लिए सुरक्षित रूप से भाग निकलना बिल्कुल असंभव होता। एक अनुभवी लिमिट डॉलों की नींव सतह पर देखने से कहीं अधिक भयावह थी। कियान रेनेक्स ने कुछ देर सोचा और अंत में धीरे-धीरे बोलते हुए आगे की भव्य योजना बताई। फिलहाल हम धैर्य रखेंगे, आराम करेंगे और स्वास्थ्य लाभ करेंगे। पवित्र आत्मा पंथ का जाल खतरनाक है और हमें इसमें जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। एक बार जब हम अपने क्षेत्र को पूरी तरह से स्थिर कर लेंगे और अपनी युद्ध शक्ति को मजबूत कर लेंगे तो हम भयंकर बल के साथ निकल पड़ेंगे और पवित्र आत्मा पंथ के मुख्यालय को कुचल देंगे। एक बार जब पवित्र आत्मा पंथ नष्ट हो जाएगा और अंधकार दूर हो जाएगा तो हम पलटवार करेंगे और श्रेय को उखाड़ फेंकेंगे। जब तक हम महाद्वीप के स्वरूप को उलट देने वाली इन दो प्रमुख घटनाओं को पूरा नहीं कर लेते तब तक जब हम 10,000 साल पहले के अंतरिक्ष समय में लौटेंगे तब तक आकाश आवरण द्वारा प्रदत्त अवसर हमारे लिए सांसारिक सीमाओं को पार करने और शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा। वे तीनों दूर तक श्रेय की लगातार शांत दिशा और होली स्पिरिट के मुख्यालय के स्थान की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। ग्रेटर दैन अध्याय 471 तानसान और शियाओ श्रेय अकादमी की ओर प्रस्थान करते हैं। अध्याय 471 तानसान और शियाओ श्रेय अकादमी की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक उसी नाजुक क्षण में जब श्रेय सिटी में मार्शल लॉ लागू था, बड़ी संख्या में शिष्यों को आपातकालीन स्थिति में निकाला जा रहा था और पूरी अकादमी अपनी क्षमता की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। श्रेय सिटी में अभी पहुंचे हुए युवाओं को अकादमी के संचार आत्मा उपकरण के माध्यम से तुरंत चौंकाने वाली खबर का पता चला। वो युवा वहां खाली निगाहों से खड़ा रहा, उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। उसके दिल में अंदर ही उलझन और घबराहट उमड़ पड़ी। क्या हो रहा है? सोल बीस 10,000 वर्षों से शांत रहा है, हमेशा अपनी सीमा में ही रहा है। वे शायद ही कभी इस तरह के व्यापक पैमाने पर जानवरों की लहर के रूप में प्रकट होते हैं। आखिर आज ही के दिन में इतनी लापरवाही से श्रेय का इतना बड़ा आक्रमण क्यों शुरू कर रहे हैं? उसी समय हुआ युवा के चेतना सागर के भीतर एक जबरदस्त हलचल मच गई। स्काईरीम आइसबर्न अपनी चेतना के सागर के केंद्र में मंडरा रहा था। उसकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति आश्चर्य और भ्रम से भरी हुई हिंसक रूप से काम रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। सोल बीस बिना किसी कारण के कभी भी दुनिया को नष्ट करने वाली राक्षसी लहर नहीं भेजेगा। ये पिछले 10,000 वर्षों की महाद्वीपीय स्थिति और नीतियां के व्यवहार के पैटर्न के बिल्कुल विपरीत है। उसके बगल में खड़ी बर्फ की महारानी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसकी परम बर्फ की शक्ति अनियंत्रित रूप से बढ़ गई और उसका सुंदर चेहरा गंभीरता और संदेह से भर गया। वो स्वयं एक स्पिरिट बीस्ट थी और स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट और डीटियान के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह समझती थी। डीटियान धैर्यवान, स्थिर और कार्य करने से पहले योजना बनाने वाला व्यक्ति था। यदि उसे पूर्ण विजय प्राप्त नहीं होती, यदि स्थिति पूरी तरह से उलट नहीं जाती तो उसके लिए आत्मा पशु कबीले की नींव को ध्वस्त करके इस तरह का व्यापक युद्ध छेड़ना संभव होता जिसमें पूरे कबीले का भाग्य दांव पर लगा होता। अजीब, बहुत अजीब। बर्फ की महारानी ने माथे पर शिकल डाली, उसका दिल अनिश्चितता से भर गया था। डीटियान कभी भी आवेग में आकर कोई कदम नहीं उठाता। इतनी अचानक युद्ध शुरू करने का मतलब है कि कोई ऐसा कारण है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। वो युवा ने अपने दिल में उठ रही घबराहट को जबरदस्ती दबाया और जल्दी से मन ही मन पूछा, बर्फ की महारानी, आखिर हुआ क्या? सोल बीस कबीले ने अचानक श्रेय पर हमला क्यों कर दिया? क्या इस विनाशकारी लहर को संभालने की कोई गुंजाइश है? बर्फ की महारानी के चेहरे पर उनकी सामान्य उदासीनता नहीं थी, उनका चेहरा बेहद गंभीर था और उन्होंने तुरंत धीमी आवाज में हुआ युवा को चेतावनी दी। हुआ युवा, तुम्हें तुरंत छिपने के लिए कोई गुप्त स्थान ढूंढना होगा, अभी इसी वक्त। खुद को जाहिर मत करो और श्रेय के युद्ध क्षेत्र के एक कदम के भी करीब मत जाओ। तुम्हारा जीवन मेरी आत्मा और स्काईरीम से मजबूती से जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम भी तुम्हारे साथ ही नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक बोलते हुए बर्फ की महारानी के स्वर में अभूतपूर्व उदासी और निराशा का भाव था क्योंकि उन्होंने हर शब्द स्पष्ट रूप से कहा था, आपको मौजूदा हालात की समझ नहीं है। एडम वेन को पहले से ही कुछ चोटें लगी हुई हैं, वो दीतियान का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। श्रेय अकादमी में दीतियान को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि अपने चरम पर पहुंच चुके एडम वेन भी दीतियान को दबा नहीं सके। वे केवल स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट को रोक सके, जिससे सोल बीस 10,000 वर्षों तक जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत न कर सके। लेकिन अब श्रेय अकादमी में दीतियान को दबाने में सक्षम एकमात्र शीर्ष लड़ाकू शक्ति पूरी तरह से अनुपस्थित है। दीतियान स्वयं टीम का नेतृत्व कर रहा है, साथ ही अनगिनत खूंखार राक्षसों और लाखों आत्मा राक्षसों की एक विशाल सेना सीमा पर हाथ लगाए बैठी है। वर्तमान श्रेय के अनंत काल में एक बार आने वाली राक्षसी हमले का सामना नहीं कर सकता। चेतना के सागर में स्थित स्काईरीम आइसबर्न ने भी सहायता और भारीपन से भरी आभरी। हालात हाथ से निकल गए हैं, श्रेय को इस बार सचमुच एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा है। उनकी बातें सुनकर हुआ युवा को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसके पूरे शरीर में बेबसी का एक गहरा एहसास छा गया। अंततः उसे पूरी बात समझ आ गई। ये किसी राक्षसी लहर द्वारा किया गया साधारण उत्पीड़न नहीं था। ये सोल बीस था जिसने 10,000 वर्षों के धैर्य के बाद एक सहस्राब्दी में एक बार मिलने वाली कमजोरी का फायदा उठाकर मानव जाति की नब्बे शक्ति को नष्ट करने के लिए अंतिम निर्णायक युद्ध छेड़ दिया था। एडम वेन एकांतवास में थे, उनके पास कोई नेता नहीं था। एक लिमिट डोलू अनुपस्थित था और उस क्रूर जानवर की जांच करने वाला कोई नहीं था। 10,000 वर्षों से शांतिपूर्ण रहा डोलू महाद्वीप आज पूरी तरह से अराजकता में डूब गया। वो युवा ने अपनी मुट्ठियां कसकर खींची और श्रेय अकादमी की ओर देखते हुए उसकी आंखों में चिंता और लाचारी के भाव भर गए। क्लियर स्काई सेट तानसान और शियाओ ने अपने पुनर्मिलन से उत्पन्न उत्साह को पहले ही शांत कर लिया था। दामिंग और एमिंग उनके सामने खड़े थे। 10,000 वर्षों के बाद पुराने दोस्तों को फिर से देखकर वे गहरी भावनाओं से भर गए थे। उन्होंने तुरंत अपने विचारों को संजोया और गंभीरता से पूछा, तानसान, शियाओ, आप समय और स्थान को पार करके 10,000 साल बाद इस दुनिया में आए हैं, ये निश्चित रूप से कोई सहयोग नहीं है। क्या यहाँ आने का आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य है? शियाओ ने धीरे से सिर हिलाया, कुछ भी नहीं छिपाया। उसने धीरे-धीरे 10,000 साल पहले आकाश के आवरण के प्रकट होने, 10 लोगों के समय और स्थान से गुजरने और आत्मा कक्ष के कदम दर कदम आगे बढ़ने की पूरी कहानी सुनाई। लाल आंखों के साथ उसने 10,000 साल पहले के उस समय के बारे में भी बात की जब दामिंग और एमिंग ने उसकी और तानसान की रक्षा करने के लिए स्पिरिट हॉल के हाथों दुखद रूप से अपनी जान गंवाई थी। ये सब सुनने के बाद दामिंग और टाइटन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे विश्वास से भर गए और उनके दिलों में भयानक लहरें उठी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 10,000 साल पहले का महाद्वीप इतने बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तनों से गुजर चुका होगा। न केवल उपाधि प्राप्त डॉलों के कई बैच पैदा हुए, बल्कि वास्तविक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ भी प्रकट हुए। ऐसी शक्ति जो सांसारिक चीजों से परे हो, उसके बारे में मात्र सुनकर ही विस्मय का भाव उत्पन्न हो जाता था। एक संक्षिप्त भरने के बाद उनकी आंखों में गहरा भ्रम दिखाई दिया।
हम दोनों 10,000 साल पहले मर गए थे, हम इस भविष्य के अंतरिक्ष समय में अभी भी जीवित क्यों हैं और यहाँ तक कि स्काई सैप को भी संभाले रखने में सक्षम क्यों हैं? ये सुनकर तानसेन ने शांत भाव से समझाया, ये वही समानांतर अंतरिक्ष समय है जिसके बारे में स्काई कैनोपी ने बात की थी। 10,000 साल पहले का डोलियो महाद्वीप और वर्तमान डोलियो महाद्वीप का अंतरिक्ष समय दो समानांतर पथ हैं जो एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उनका भाग्य स्वतंत्र है और उनके जीव स्वतंत्र हैं। उस तरफ वाले तुम मर गए और तुम्हारा अंत हो गया, इस तरफ वाले तुम 10,000 वर्षों से जीवित हो, एक दूसरे से संघर्ष किए बिना। उनकी निगाहें दृढ़ थीं और उन्होंने इस यात्रा के वास्तविक उद्देश्य को बताना जारी रखा। आकाश की छतरी ने हमें स्वर्ग को चुनौती देने वाला अनुभव प्रदान किया है। अब सर, जब तक हम महाद्वीप के भाग्य की दिशा को पलटने और इस भविष्य के अंतरिक्ष समय में भविष्य की संरचना को फिर से लिखने को अधिकतम करते हैं। जब हम 10,000 साल पहले के डोलियो महाद्वीप में लौटेंगे तो हमारी साधना अवसर और नींद सभी में एक चरम विस्फोट होगा। उस समय हमारे पास स्पिरिट हॉल को पूरी तरह से नष्ट करने और आपके तथा स्पिरिट हॉल के हाथों दुखद रूप से मारे गए सभी जीवित प्राणियों का व्यक्तिगत रूप से बदला लेने की पूर्ण शक्ति होगी। शाओ ने दृढ़ निश्चय से हिलाया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। हमें भविष्य को पलटना होगा और स्पिरिट हॉल के अंधकार को समाप्त करने के लिए वापस जाना होगा। दामिंग और टाइटन कारण और परिणाम को पूरी तरह समझ गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की युद्ध की भावना बढ़ रही थी और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, चूंकि यही स्थिति है तो आप बेझिझक योजना बना सकते हैं। हम दोनों अब लिमिट दोनों हैं कि स्काई सैप बिना किसी शर्त के आपकी सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आप हमसे जो भी करवाना चाहें बस आदेश दे दीजिए। तानसेन ने एक पल सोचा, श्रेक अकादमी की दिशा में देखा और धीरे से कहा, सबसे जरूरी काम श्रेक अकादमी की ओर जाना है। श्रेक अकादमी 10,000 वर्षों से इस महाद्वीप पर स्थित है और मानव आत्मा गुरुओं का मुख्य आधार है। जब तक हम श्रेक को स्थिर नहीं कर लेते और स्काई संप्रदाय के साथ एकजुट नहीं हो जाते, तब तक हम महाद्वीप की समग्र स्थिति को मजबूती से नियंत्रित कर सकते हैं। बात बस इतनी है कि हम 10,000 साल पहले से आए हैं, जल्दबाजी में प्रकट होने से निश्चित रूप से संदेह पैदा होगा और श्रेक के लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। आप दोनों लिमिट दोनों के संपर्क में आने से सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। टाइटन स्वभाव से अधीर था, ये सुनकर उसने तुरंत अपना हाथ उठा लिया। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। स्काई कैनोपी से आए मेहमानों में आप दोनों के अलावा और भी लोग हैं और सभी पक्षों के बीच अंदरूनी तनाव बढ़ रहा है। हमें पहल करनी चाहिए और तुरंत श्रेक अकादमी के लिए रवाना होना चाहिए। तानसेन और शियाओ को आगे कोई आपत्ति नहीं थी। वे चारों सीधे स्काई सैप से निकलकर पूरी गति से श्रेक अकादमी की ओर दौड़ पड़े। अध्याय 472 द्वितीयांक का हमला। अध्याय 472 द्वितीयांक का हमला। इसी बीच श्रेक अकादमी में समुद्र देवता मंडप में एंडरमोर अपनी चोटों से उबरने के लिए एकांत में थे, जबकि जान लाइन और टियान दोनों ने बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस समय समुद्र देवता मंडप में केवल जुआन लाओ, एल्डरसोन, यान शाओजी और सभी मुख्य उपाधिकारी दौड़ विशेष थे। समुद्र देवता मंडप के अंदर का वातावरण एकदम शांत और घुटन भरा था। जुआन लाओ मेज के शीर्ष पर गंभीर भाव से बैठे थे। उन्होंने सभी को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, सभी लोग आइए हम अपने जवाबी उपायों पर चर्चा करें। अब जबकि महाशक्तियों का प्रकोप पूरी तरह से फूट पड़ा है और दित्यान स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और एक शीर्ष स्तरीय दलों के रूप में उनकी ताकत को देखते हुए एंडरमोर के बिना हम उनका सीधे सामना करने में असमर्थ हैं। एंडरसोन ने अपनी भौहें से खोली, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अगर केवल दित्यान ही होता तो शायद हम अपनी जान जोखिम में डालकर भी उनसे मुकाबला कर पाते और उन्हें रोक पाते। लेकिन सबसे भयावह बात यह है कि स्टारडो ग्रे फॉरेस्ट के क्रूर राक्षस पूरी ताकत से बाहर आ गए हैं। शियोंग चुंग 10,000 दानवों का राजा और अन्य सभी शीर्ष क्रूर राक्षस युद्ध में भाग ले रहे हैं। एंडरमोर के बिना हम में से कोई भी इन खूंखार राक्षसों की भीड़ को काबू में नहीं रख सकता। श्रेक अकादमी गंभीर खतरे में है। यान शाओजी ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, उसका दिल बेबसी से भरा हुआ था। हमने बहुत पहले ही सभी दिशाओं में छानबीन कर ली है, फिर भी हम उस खूंखार जानवर की पूरी युद्ध शक्ति का पता नहीं लगा सकते। ये अज्ञात कारक ही सबसे घातक है। अब जबकि अकादमी की युद्ध शक्ति समाप्त हो चुकी है और सभी नए शिष्यों को निकाल लिया गया है, जो बचे हुए एक हताश लड़ाई के लिए तैयार बल हैं, लेकिन 10,000 वर्षों में नहीं देखी गई शीर्ष स्तरीय राक्षसी लहर का सामना करते हुए जीत की संभावना बहुत कम है। उपाधिधारी दलों ने एक के बाद एक अपनी भावनाओं को दोहराया और सभी के चेहरे निराशा और गंभीरता से भर गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि 10,000 साल पहले स्पिरिट हॉल के अवशेषों के पीछे हटने की ठीक बात दुनिया को नष्ट करने वाली राक्षसों की लहर तुरंत आ जाएगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश इस 10,000 साल पुरानी अकादमी को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हो। स्टारडो ग्रे फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में 10 लाख स्पिरिट बीस्ट की सेना ने अपनी पंक्तियां तैयार कर ली थी। आत्मा राक्षसों का काला समूह आकाश और पृथ्वी को ढक रहा था। उनकी कुछ ऊर्जा सीधे बादलों में प्रवाहित हो रही थी। सभी उच्च पदस्थ क्रूर राक्षस अपनी अपनी जगह पर तैनात थे, केवल दित्यान की श्रेक को चलने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। बूम! जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, तभी अचानक पास से बर्फ की दो बेहद भयानक ताकतें आ गईं। 1000 मील दूर तक जम रही ठंडी हवा इतनी सर्द थी कि हड्डियां कांप रही थी। दित्यान ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखते हुए अपनी भौहें कसकर से खोल लीं। दो दुबली पतली आकृतियां बर्फ पर कदम रखते हुए आईं। वे समय और स्थान की ही महारानी थी, साथ ही 10,000 साल पहले की ही महारानी भी थी जो समय और स्थान को पार करके आई थी। स्टारडो ग्रे फॉरेस्ट के सभी खूंखार जानवर जो वहां मौजूद थे, उनकी आंखें सिकुड़ गईं और वे 10,000 साल पहले की ही महारानी को अविश्वास से घूरने लगे। वे इस युग की ही महारानी की शक्ति से परिचित थे, लेकिन उनके सामने मौजूद इस अपरिचित ही महारानी के पास विशाल आध्यात्मिक शक्ति और एक राजसी मंच था। उसकी आभा ही महारानी से जरा भी कमजोर नहीं थी, जिसने 7 लाख वर्षों की साधना की थी। 7 लाख वर्षों की साधना, इससे महारानी ने भी वास्तव में 7 लाख वर्ष की स्तर को पार कर लिया है। असंख्य आत्मा राक्षसों ने धीमी आवाज में कांपते हुए कहा, उनके चेहरे श्रद्धा और ईर्ष्या से भरे हुए थे। बगल में खड़ी हुई जी ने धीरे से बोलते हुए कोमल स्वर में समझाया, मैं आप सभी को बताना भूल गई थी। 10,000 साल पहले की महारानी को आकाश छत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। अवसर मिलने पर उसकी नींव मजबूत हुई और वो सफलतापूर्वक 7 लाख वर्षों तक पहुंच गई और ये महारानी के समकक्ष शीर्ष स्तरीय क्रूर राक्षस बन गई। दित्यान, शियोंग चुंग 10,000 दानवों के राजा और अन्य लोगों ने ये सुना और वे अत्यधिक ईर्ष्या से भर गए। आकाश चंद्र अवसर, असंभव को संभव करने वाला और भाग्य बदलने वाला। महज कुछ ही दिनों में यह एक अनुभवी क्रूर जानवर को अपनी बेड़ियों को तोड़ने की अनुमति दे सकता था। ऐसा सौभाग्य उन्हें सैकड़ों हजारों वर्षों की कठोर साधना के बाद भी मुश्किल से ही प्राप्त होता था। ये बहुत दुख की बात थी कि उन्हें स्काई कैनोपी को छूने का मौका नहीं मिला। 10,000 साल पहले का अवसर। हिम महारानी धीरे धीरे दित्यान के आगे बढ़ी और ठंडे स्वर में बोली, अति उत्तरी भूमि के शेष सभी क्रूर जानवर पहरा देने के लिए यहीं रहेंगे। हिम महारानी और मैं सहायता के लिए आए हैं। हम दोनों मिलकर श्रेक की बची हुई युद्ध शक्ति को कुचलने के लिए काफी हैं। दित्यान ने हल्के से सिर हिलाया, उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से बहाल हो गया था। स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, दो शीर्ष स्तरीय आइस टाइप विशेष बीस्ट। इसके अलावा स्वयं महाद्वीप का सबसे क्रूर राक्षस और बीजी का परम जीवन शक्ति समर्थक भी मौजूद था। इस लड़ाई में जीत पहले से ही तय थी। सभी सैनिकों, मेरा आदेश सुनो, आगे बढ़ो, श्रेक का नाश करो। दित्यान ने ऐसा आदेश दिया जिससे आकाश हिल गया। हजारों की संख्या में आत्मा राक्षसों ने एक साथ दहाड़ लगाई, उनकी आवाज़ों से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। अनंत दुष्ट ऊर्जा की उड़ने और श्रेक शहर की ओर बढ़ने से पूरा स्टारडो ग्रे फॉरेस्ट हिंसक रूप से कांप उठा। दो श्रेक स्पिरिट डॉन विशेषज्ञ जो स्टारडो ग्रे फॉरेस्ट की सीमा की रक्षा कर रहे थे और निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने पल भर में उस जबरदस्त और भयावह आभा को महसूस किया। अनगिनत शीर्ष स्तर के क्रूर राक्षसों का दबाव उन पर हावी हो रहा था, जिससे उनके शरीर कट गए और उनके दिमाग चकनाचूर हो गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह की कतार को देखते हुए पीछे रहना सरासर अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। अच्छा नहीं है, जल्दी से अकादमी वापस जाओ। दोनों ने जरा भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। वे प्रकाश की दो धाराओं में परिवर्तित हुए और घबराकर खबर देने के लिए श्रेक सिटी की ओर भाग गए। आधे घंटे से भी कम समय में 10 लाख की संख्या में मौजूद स्पिरिट बीस्ट सेना का काला समूह पहले ही श्रेक सिटी के द्वार पर पहुंच चुका था। शहर की दीवारों के बाहर दुष्ट ऊर्जा ने सूरज को ढक लिया और काले बादल शहर पर इस तरह छा गए मानो उसे कुचल देंगे। दित्यान हवा में तैर रहा था, उसकी काली आंखें भयानक हत्या के इरादे से भरी हुई थी और उसका दाहिना हाथ अचानक हवा में फंस गया। भन भनाहट। अनंत अंधकार में आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा एकत्रित हुई और एक विशाल काले पंजे में सम्मिलित हो गई, जिसने शून्य क्षेत्र के 1000 मीटर क्षेत्र को ढक लिया। आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की प्रचंडता लिए हुए ये श्रेक अकादमी की ओर भयंकर रूप से टूट पड़ा। शून्य लोक कांप उठा और हवा सीटी बजाने लगी। विनाश की शक्ति हर दिशा में फैल गई। समुद्र देवता मंडप में आपातकालीन बैठक कर रहे जुआन लाओ, यान शाओजी और अन्य लोगों ने तुरंत इस घातक प्रहार को भांप लिया। उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और वे सब एक साथ चिल्ला उठे। अच्छा नहीं हुआ, दित्यान ने हमला कर दिया। उस नाजुक क्षण में जुआन लाओ की आकृति तुरंत हवा को चीरते हुए आकाश में व्याप्त अंधकार में दबाव का सामना करने के लिए प्रकट हुई। सातवीं आत्मा क्षमता, आत्मा अवतार। सातवीं आत्मा की अंगूठी तुरंत तेज रोशनी से जगमगा उठी और टाउटी दिव्य बैल का विशाल पेट प्रकट हुआ। आत्मा अवतार ने आकाश और पृथ्वी को अपने आवरण में ले लिया। विशाल और शक्तिशाली रक्षात्मक आत्मिक शक्ति एक के बाद एक परत दर परत जमा होती गई और सब उसके सामने एकत्रित हो गई। बूम! घोर अंधेरे में डूबा विशाल पंजर जुआन लाओ पर जोर से गिरा। एक भयानक धमाका हुआ और उस धमाके की भयावह लहर पूरे श्रेक शहर में फैल गई। आसपास के अनगिनत महल और मंडप पल भर में ढह गए और चकनाचूर हो गए। कंकड़ और मलबा जल उड़ गया और धूल से पूरा आकाश और पृथ्वी भर गई। जुआन लाओ ने जल्दबाजी में हस्तक्षेप किया था और वह इस भयावह शक्ति को समाप्त करने में असमर्थ रहा। उसका विशाल शरीर सैकड़ों कदम पीछे की ओर जबरदस्ती धकेल दिया गया और अंत में वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। उसके मुंह में खून उमड़ आया, उसके होठों के कोनों से खून के निशान बहने लगे और उसका चेहरा पल भर में बेहद पीला पड़ गया। उसने अपने टूटे हुए शरीर को सहारा दिया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसका दिल सदमे से भरा हुआ था। उस भीषण टक्कर के क्षण में ही उसी दित्यान की असली ताकत का पूरी तरह से अंदाजा हो गया था। ये निश्चित रूप से लिमिट दोनों में एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व था। गहरी नींव, अजय भौतिक शरीर, सागर के समान विशाल आत्मिक शक्ति।
यदि ईश्वर लोक के नियमों की पाबंदियां न होती, जिन्होंने आत्मा राक्षसों को देवता बनने से रोक दिया और दित्यान की अंतिम सफलता को बाधित कर दिया, तो इस समय का दित्यान पहले ही एक वास्तविक दिव्य श्रेणी का विशेषज्ञ बन चुका होता। केवल अठानवे स्तरों की आध्यात्मिक शक्ति के साथ ऐसे अस्तित्व के खिलाफ लड़ते हुए उसके जीतने का कोई मौका ही नहीं था। ये कैसे संभव है? यान शाओजी ने अपनी आंखों से देखा कि एक ही प्रहार से जुआन लाओ बुरी तरह से घायल होकर दूर जा गिरा। उसका दिल अचानक बैठ गया। उसका चेहरा घबराहट और चिंता से भरा हुआ था और वह जल्दी से जुआन लाओ के पास पहुंचा और उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने दूर स्थित दित्यान को देखा, जो कठोर आभा और भयानक दुष्ट ऊर्जा के साथ हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें अविश्वसनीय सदमे से भरी हुई थी। समय बीत चुका था और महावीर ने लंबे समय से दित्यान को व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई करते नहीं देखा था। सभी लोग केवल इतना ही जानते थे कि स्टारडो का ये नंबर एक क्रूर जानवर एक गहरी नींव और अथाह शक्ति लगता है। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने वर्षों के बाद जब दूसरे पक्ष ने फिर से हमला किया, तो उसकी शक्ति वास्तव में इतनी निरंकुश और कतरनी हद तक होगी। महज एक साधारण से प्रहार से ही उसने 98 स्तर के जुआन लाओ को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 473 स्काईरिम और आइस एम्प्रेस का सदमा। अध्याय 473 स्काईरिम और आइस एम्प्रेस का सदमा। एंडरसन और शेष टाइटल दोनों चारों ओर इकट्ठा हो गए। एंडर जुआन को देखते हुए, जिनकी सांसें अनियमित थीं और चेहरा पीला पड़ गया था, और फिर शहर के बाहर मौजूद विशालकाय स्पिरिट बीस्ट सेना को देखते हुए सभी के दिलों में एक भारी बोझ महसूस हुआ और निराशा की एक गहरी भावना धीरे-धीरे फैल गई। सभी जानते थे कि पिछला प्रहार दित्यान की पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। महज एक परीक्षण हमला था और इसमें पहले से ही इतनी विनाशकारी शक्ति मौजूद थी। यदि दित्यान अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे और अपनी पूरी ताकत लगा दे, तो इसके परिणाम अतुलनीय होंगे। एंडर जुआन को अपने भीतर उमड़ते रक्त को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित करने में काफी समय लगा। उसने ऊपर देखा और दूर खड़े दित्यान को टकटकी लगाकर ढूंढने लगा। उसकी आवाज में थकावट और गंभीरता का भाव झलक रहा था। पहले जब एडमोए नेतृत्व कर रहे थे, तब हम दित्यान का मुकाबला कर सकते थे। अब जब एडमोए एकांत में रहकर उपचार कर रहे हैं और लड़ने में असमर्थ हैं, तो विशाल श्रेक में वास्तव में कोई भी उनका सीधे सामना नहीं कर सकता। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, सब लोग चुप हो गए। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। शहर के बाहर आकाश में दित्यान ने नीचे घबराए हुए श्रेक के प्रशंसकों की भीड़ को ठंडेपन से देखा। उसकी आंखों में दया का कोई भाव नहीं था। वहां केवल 10,000 वर्षों में संचित क्रोध और दृढ़ संकल्प ही मौजूद था। उसके पिछले हमले ने आज श्रेक की असली युद्ध क्षमता को पहले ही उजागर कर दिया था। एडमोए की अध्यक्षता के बिना इन मानव आत्मा स्वामी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बगल में 10,000 साल पहले की महारानी और हिम महारानी चुपचाप खड़ी थी और उन दो परम प्रकार के क्रूर राक्षसों की आभा धीरे-धीरे फैल रही थी। कड़ाके की ठंड वाली हवा ने आधे आकाश को ढक लिया था, मानो किसी भी क्षण युद्ध के मैदान पर हमला करने और उसे तबाह करने के लिए तैयार हो। सेना के केंद्र में दो बीजी खड़ी थी। उनकी कोमल जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही थी, जो हर समय सभी क्रूर जानवरों के घावों को भरने के लिए तैयार थी। उनके वहां होने से स्पिरिट बीस्ट की यह सेना लगभग जय हो जाती। दित्यान ने अब और संकोच नहीं किया। उनकी गहरी और रासी आवाज आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। पूरी सेना आगे बढ़ो, श्रेक को जमीन पर मिला दो। पलक झपकते ही स्पिरिट बीस्ट की धार आसमान में गूंज उठी और स्पिरिट बीस्ट की घनी सेना एक लहर की तरह उन्मादपूर्वक श्रेक से दीवारों की ओर बढ़ पड़ी। एक भयंकर युद्ध छिड़ने ही वाला था। शहर के अंदर श्रेक के सभी शक्तिशाली योद्धा उमड़ते हुए स्पिरिट बीस्ट की सलाह को देखते हुए अपने दांत पीस रहे थे और अपने हथियारों को कसकर पकड़े हुए थे। हालात बेहद खतरनाक थे। ये जानते हुए भी उन्होंने जान की बाजी लगाकर बचाव करने की तैयारी कर ली। श्रेक सिटी के अंदर हुआ के चेतना सागर के भीतर स्काईरिम आइस ने अचानक एक चौंकी हुई अनिश्चित आवाज निकाली। उसके बगल में शांत अवस्था में बैठी महारानी अचानक तनावग्रस्त हो उठी। उसकी परम शक्ति ओरिजिन में तीव्र कंपन होने लगा और उसकी सुंदर आंखें घोर समय और ड्रम से भर गईं। ये सब क्या हो रहा है? स्काईरिम आइस चेतना के सागर के केंद्र में मंडरा रहा था। उसकी आवाज विश्वास से कांप रही थी। बिन बिन, क्या मैंने सही महसूस किया? बाहर वास्तव में एक और पूर्ण आइस एम्प्रेस स्कॉर्पियन प्रकट हुई है। मूलोरा, इसकी आयु 7 लाख वर्ष से भी अधिक है। ये तो सरासर अतार्किक है। बस की महारानी का दिमाग हिल गया और उसने बार-बार सिर हिलाया। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। बिल्कुल सही, वह आभा निश्चित रूप से मेरे आइस एम्प्रेस स्कॉर्पियन वंश का मूल है। शुद्धता, वंशानुक्रम की लय और गुणों की बुनियाद बिल्कुल मेरी ही है। लेकिन पूरे सुदूर उत्तरी क्षेत्र में 10,000 वर्षों से बर्फीली से महारानी बिच्छू केवल मेरे वंश में ही मौजूद रही है। मेरे ही वंश के किसी अन्य सदस्य का अस्तित्व असंभव है। बाहर खड़े हुए युवा को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। उसके दिल में भयानक लहरें उठ रही थी और उसका चेहरा भ्रम और संदेह से भरा हुआ था। आखिर चल क्या रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में अचानक से दूसरी ही महारानी प्रकट हो गई हो? स्काईरिम आइस के पास सोच समझकर फैसला लेने का समय नहीं था और उसने तुरंत ही भारी आवाज में हुआ से कहा, हो युवा, मैं तुरंत अपने 10 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का इस्तेमाल करूंगा। मानसिक शक्ति आपकी आभा, आकृति और आत्मा के उतार चढ़ाव को पूरी तरह से छुपाने के लिए उत्पत्ति। तुम चुपचाप युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके में जाओ, खुद को प्रकट मत करो। बस अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके देखो कि बाहर क्या हो रहा है। हो युवा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने जल्दी से इनकार कर दिया। भाई स्काईरिम, आप मजाक कर रहे होंगे। यह एक शीर्ष स्तरीय युद्ध क्षेत्र है जहां सभी 10 महान दुष्ट राक्षस प्रकट हुए हैं और लिमिट लड़ रहे हैं। मेरी साधना के बावजूद अगर मैं वहां गया तो जरा सी भी हलचल मुझे चूर-चूर कर सकती है। क्या ये सीधे-सीधे जीवित लक्ष्य होने जैसा नहीं है? निश्चिंत रहिए, स्काईरिम आइस का स्वर अत्यंत दृढ़ था। मैं आखिरकार 10 लाख वर्ष पुराना स्पिरिट बीस्ट हूं और मेरी मानसिक छिपाव की विधियां दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। जब तक दित्यान यादव जैसे शक्तिशाली व्यक्ति जानबूझकर जांच करने के लिए आपको निशाना नहीं बनाते, तब तक कोई आपको खोज नहीं सकता। आपको बस दूर से ही बाहरी इलाके से अंदाजा लगाने की जरूरत है। मुझे बस एक नजर डालनी है। हम निश्चित रूप से युद्ध के मैदान में गहराई तक नहीं जाएंगे। वो युवा असहाय था और अपने दिल में दबे डर को दबाते हुए केवल दांत पीस कर सिर हिला सकता था। स्काईरिम आइस से मानसिक छलावरण की पट्टियां उधार लेते हुए उसने सावधानीपूर्वक खाली कर रही भीड़ को दरकिनार कर चुपचाप श्रेक युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके की ओर रुख किया। हालांकि अभी भी बहुत दूर था, लेकिन उस क्रूर जानवर का जबरदस्त दबाव अभी भी पहाड़ या समुद्र की तरह उसे दबा रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, रक्त प्रवाह रुक गया था और यहां तक कि सांस लेना भी बेहद मुश्किल लग रहा था। उसी क्षण स्काईरिम आइस की मानसिक शक्ति चुपचाप आगे बढ़ी और दूर स्थित स्पिरिट बीस्ट की सेना को धीरे से अपने आवरण में ले लिया। पलक झपकते ही उसने उसे वापस खींच लिया, क्योंकि उसे डर था कि दित्यान जैसे शीर्ष खूंखार राक्षसों द्वारा उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जांच पड़ताल के इसी संक्षिप्त क्षण के कारण स्काईरिम आइस और आइस एम्प्रेस चेतना के सागर में पूरी तरह से जम गए। उनकी पुतियां सिकुड़ गईं, मानो वे भूत देख रहे हों। बिन बिन, स्काईरिम आइस की आवाज बेहद रूखी थी। बाहर खड़ा वो व्यक्ति, क्या वो तुम ही हो? तुमने स्पष्ट रूप से स्वयं को हुआ युवा को बलिदान कर दिया है। तुम्हारा भौतिक शरीर तो कब का नष्ट हो चुका है, केवल तुम्हारी आत्मा ही शेष है। आपका एक पूर्ण जीवित 7 लाख वर्ष की साधना वाला रूप बाहर क्यों प्रकट होगा? तुम्हारी गोद की एक खोई हुई बहन कब से है? बस की महारानी का दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था और उसने अपना सिर जोर से हिलाया। उसकी आवाज बेहद दृढ़ थी। असंभव, बिल्कुल असंभव। मेरे आइस एम्प्रेस स्कॉर्पियन वंश की वंशावली अद्वितीय है। दुनिया में केवल एक ही है, दूसरी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा उस महारानी की साधना विशाल और शक्तिशाली है, लगभग ही महारानी की तुल्य है और एक निवास आत्मा के रूप में मेरी वर्तमान स्थिति की शक्ति से कहीं अधिक है। इस अंतरिक्ष समय में ऐसी शक्ति का अस्तित्व होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब दोनों बेहद सदमे में थे, तभी स्काईरिम आइस ने एक बार फिर दूर से दो जीवन आभाओं को पकड़ लिया जो एक ही मूर्ति थी लेकिन शक्ति में बहुत भिन्न थी और उसने अपनी आवाज फिर से खो दी। सिर्फ आइस एम्प्रेस ही नहीं, बीजी भी है। असल में बाहर दो बीजी हैं। केवल 4 लाख वर्षों की साधना करने वाला ही इस अंतरिक्ष समय का मूल बीजी है। दूसरे की आभा समुद्र जितनी विशाल है, पूरे 8 लाख वर्ष की आयु की है। उसी वंश और हुबहू उसी रूप रंग के साथ केवल शक्ति नहीं जमीन आसमान का अंतर है। बस की महारानी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई और चेतना के सागर में सन्नाटा छा गया। वो युवा का दिमाग तेजी से सोचने लगा और उसे तुरंत युवा तानसान और शियाओ की याद आ गई, जिनसे वह टांगिया कुछ समय पहले जंगल में मिले थे। वे दोनों भी अचानक इस अंतरिक्ष समय में प्रकट हुए थे और इस युग के नहीं थे। स्काईरिम आइस और आइस एम्प्रेस ने तुरंत सभी सुरागों को आपस में जोड़ लिया और उनके दिमाग में एक बेतुका ख्याल आया, लेकिन एकमात्र संगत अनुमान उभरा। क्या ऐसा हो सकता है कि तानसान और शियाओ जैसे ये शीर्ष क्रूर राक्षस अंतरिक्ष में के पार अवतरित हुए अस्तित्व हों? वो युवा ने खुद को संभाला और गंभीर स्वर में सुधार करते हुए कहा, भविष्य नहीं, अतीत होना चाहिए। जिन तानसान और शियाओ से हम मिले, वे दोनों युवा थे और 10,000 साल पहले के अपने स्वरूप में थे। लेकिन फिर एक नया संदेह एक बार फिर उन तीनों को घेर लेता है। यदि वे 10,000 साल पहले से आए थे, तो 10,000 साल पहले की महारानी और बीजी आज की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली क्यों थी? युद्ध के मैदान में किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह युवा के अंधेरे में की जा रही जासूसी पर ध्यान दे सके। आत्मा राक्षसों का ज्वार खड़ा हुआ था। दित्यान के आदेश पर सभी खूंखार राक्षस पागल हो गए और हमला कर दिया। शिव जून का भौतिक शरीर बेकाबू हो गया। उसके नुकीले पंजे आसमान को चीरते हुए सीधे श्रेक के टाइटल दोनों के समूह की ओर बढ़ रहे थे। उस क्रूर और दबंग शक्ति ने कई उपाधिधारी दोनों को दबा दिया, जिससे वे खून की उल्टी करने लगे और बार-बार पीछे हटने पर मजबूर हो गए। भीषण युद्ध पूरी तरह से छिड़ चुका था। धिक्कार है, एंडरसन ने अपने बुरी तरह घायल शरीर को सहन किया और दांत पीसते हुए मौत करने का फैसला किया। उन्हें भली भांति पता था कि एल्डमोए एकांतवास में है और श्रेक की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। यदि वे पीछे हट जाते, तो उनके पीछे मौजूद हजारों शिक्षक और छात्र और पूरा श्रेक समूह पूरी तरह से नष्ट हो जाता। भले ही वह बुरी तरह घायल हो गया हो, भले ही वह मुकाबला करने में असमर्थ हो, भले ही उसकी मृत्यु निश्चित हो, वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। बूम बूम बूम, साउथी दिव्य बैस स्पिरिट अवतार फिर से फैल गया और एंडरसन ने अपनी शेष सारी आध्यात्मिक शक्ति उड़ेल दी और बार-बार दित्यान के भयानक हमलों का जोरदार जवाब दिया। लेकिन वह खाई किसी खाई की तरह थी। दित्यान इस महाद्वीप के शिखर पर विराजमान एक शीर्ष स्तरीय लिमिट था, जिसके पास 8 लाख वर्षों से अधिक की साधना, ड्रैगन गॉड लाइन और आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली अंधकार और विनाशी शक्ति थी।
हर प्रहार से एल्डर जुबान इतना हिल जाता था कि उसका खून खौल उठता था और हड्डियां कांप उठती थी। कुछ ही बारों में एल्डर जुबान खून से लथपथ हो गए। उनके कपड़े फट गए, उन्होंने खून की उल्टी की और गंभीर चोटों से ग्रस्त होकर अपनी युद्ध शक्ति के 10वें हिस्से से भी कम बचे होने के कारण उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यान शाम है, एल्डरसॉन और अन्य उपाधिधारी दोनों भी विभिन्न क्रूर राक्षसों द्वारा रोके गए थे। वे पूरी प्रक्रिया के दौरान पराजित होते रहे, बार-बार पीछे हटते रहे और स्थिति को पलटने में पूरी तरह असमर्थ रहे। अध्याय 474 एल्डरसॉन ने बीजी पर हमला किया। अध्याय 474 एल्डरसॉन ने बीजी पर हमला किया। उस अराजक नरसंहार के बीच तेज नजरों वाली एल्डरसॉन ने अचानक अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया और फिर 20 सेना के पिछले हिस्से पर टकटकी लगाकर देखने लगी। अंततः उसने उस अविश्वसनीय और अकल्पनीय दृश्य को खोज निकाला। दो बीजी। एल्डरसॉन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, उनका चेहरा समय से भरा हुआ था। यान शाओजी ने ये सुना और उधर देखा। उसने अपनी दृष्टि केंद्रित की और उसका हृदय भी बुरी तरह कांप उठा। ये सचमुच वो बीजी हैं। उनमें से एक को केवल 400,000 वर्षों की साधना प्राप्त है। ये वही बीजी है जिससे हम परिचित हैं। लेकिन दूसरा वाला उसने पूरे 8 लाख वर्षों की साधना की है। उसकी जीवन शक्ति विशाल और असीम है। ये सचमुच चौंकाने वाला है। पलक झपकते यान शाओजी के दिमाग में सभी कारण और परिणाम तुरंत आपस में जुड़ गए। इससे पहले यू शाओगांग से यह जानने के बाद कि 10,000 साल पहले की हस्तियां अवतरित हुई थी और कि क्या रेनेक्सी और बुदावी और भूत उपाधि प्राप्त दोनों अचानक प्रकट हुए थे, सब कुछ अचानक स्पष्ट हो गया। अब मैं समझा। यान शाओजी का चेहरा बेहद गंभीर था। यह 800,000 वर्ष की बीजी कियान रेनेक्सी और उसके समूह की तरह एक ऐसी हस्ती है जिसने 10,000 साल पहले समय और स्थान को पार करके इस दुनिया में अवतरित हुई। 10,000 साल पहले आकाशमंडल ने आशीर्वाद प्रदान किया और अंतरिक्ष में की विसंगति ने उन्हें 10,000 साल पहले से ईश्वर विरोधी शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी। यह एक ऐसा अवसर है जिसके कारण उनकी खेती में जबरदस्त उछाल आया है। एंडरसॉन का चेहरा पल भर में निराशा से भर गया। उन्हें तुरंत ही पूरी हार का मूल कारण समझा गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्पिरिट बीस्ट टाइप की युद्ध शक्ति इतनी भयानक है। पीछे 8 लाख वर्ष की आयु के बीजी की तैनाती के साथ अनंत उपचार प्रदान करते हुए और सभी को बनाए रखते हुए ये वास्तव में एक अमर आत्मा दानव सेना है। हम आखिरी दम तक लड़ते हैं, फिर भी खूंखार जानवर कभी अपनी संख्या नहीं खोते, नहीं उन्हें कभी गंभीर चोटें आती हैं। ये लड़ाई लड़ना बिल्कुल असंभव है। इस विचार के आते ही एल्डरसॉन की आंखों में घोर निर्ममता की झलक दिखाई दी। एक समर्थन प्रणाली स्पिरिट बीस्ट हमेशा सेना का सबसे घातक केंद्र होता है। जब तक बीजी को मान नहीं लिया जाता, स्पिरिट बीस्ट की लहर की स्थिरता खत्म हो जाएगी और शायद युद्ध के लिए आशा की किरण दिखाई देगी। यान शाम है, तुम बाकी खूंखार राक्षसों को रोको, मैं जाकर बीजी को मार डालूंगा। एल्डरसॉन ने गहरी आवाज में चिल्लाया। उनकी राय में एक सहायक स्पिरिट बीस्ट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी प्रत्यक्ष युद्ध शक्ति अंततः कमजोर होती है। तो क्या हुआ अगर इसकी उम्र 800,000 साल है? अंततः ये लड़ने में अच्छा नहीं है। बिजली की तेज रफ्तार से उसे चौंकाकर वह निश्चित रूप से एक ही झटके में सफल हो सकती है। ध्यान से। यान शाओजी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और उसके शरीर से तेज रोशनी फूट पड़ी। उनका प्रकाश फीनिक्स स्पिरिट आकाश में उड़ गया और उसकी सातवीं आध्यात्मिक क्षमता स्पिरिट अवतार पूरी तरह से विकसित हो गई। प्रकाश की चकाचौंध भरी शक्ति ने युद्ध क्षेत्र को पार कर लिया, जिससे दो क्रूर राक्षसों शियोंजून और 10,000 दानव राजा की आग जबरदस्ती उनकी ओर आकर्षित हो गई और इस प्रकार एल्डरसॉन के लिए एक अवसर पैदा हो गया। एल्डरसॉन ने 1000 साल में एक बार मिलने वाले इस अवसर को लपक लिया और उनकी आकृति नीले रंग की चमकदार लकीर में बदल गई। उसकी गति चरम पर थी। वह युद्ध के मैदान को चीरते हुए और नरसंहार की बाढ़ को पार करते हुए आगे बढ़ रही थी। वह सीधे पीछे की ओर 10,000 साल पहले की 800,000 साल पुरानी बीजी की ओर बढ़ गई। युद्ध क्षेत्र में अफरा-तफरी मची हुई थी और सभी का ध्यान आमने-सामने की लड़ाई पर केंद्रित था। एक पल के लिए तो किसी ने भी इस घातक अचानक हमले पर ध्यान ही नहीं दिया। केवल दीप्यान, जो ऊपर जुबान से लिपटा हुआ था, ने महसूस किया कि उसका दिल अचानक कस गया। उसने एक झलक देखी और तुरंत ही हत्या के इरादे को पहचान लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीजी को छूने की? दीप्यान की आंखों में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा, उसका क्रोध भयावह था। बीजी की स्पिरिट बीस्ट की लहर का एकमात्र स्थिरता केंद्र और इस युद्ध की कुंजी थी, इसे किसी भी कीमत पर खोया नहीं जा सकता था। वह बचाव के लिए पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके सामने खड़े जुबान ने मरने का निश्चय कर लिया था। एल्डरसॉन के लिए हत्या का अवसर पैदा करने के लिए एल्डरसॉन ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और अपने क्षतिग्रस्त शरीर का उपयोग करके जबरदस्ती रास्ता रोक दिया। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती, तो भी वही पल के लिए दीप्यान को नीचे खींच लाता। बाहर में जाओ। दीप्यान क्रोधित हो गया और उसने अपने काले ड्रैगन बॉटलों से जोरदार प्रहार किया। घोर अंधकार और विनाश की शक्ति से युक्त वह भयानक प्रहार बिना किसी हिचकिचाहट के एल्डरसॉन की छाती पर जा गिरा। पफ! आकाश में खून की बारिश होने लगी। एल्डरसॉन एक टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह जमीन पर जोर से गिरे। उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और गेहूं से बेतहाशा खून बह रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जमीन पर गिरते ही कोमा में चला गया। उसकी आवाज अत्यंत कमजोर हो गई थी, वह लगभग मृत्यु की कगार पर पहुंच गई थी। बाधा को दूर करने के बाद दीप्यान एल्डरसॉन को रोकने के लिए वापस मुड़ने ही वाला था, लेकिन उसने पीछे 10,000 साल पहले की बीजी को हल्की सी मुस्कान के साथ देखा, जो जरा भी घबराई हुई नहीं थी। एक मामूली उपाधिधारी दौड़ों मुझे छूने की हिम्मत कैसे करता है? बीजी हल्के से तैर रही थी, उसके पीछे एक विशाल पन्ना हंस की आकृति अपने पंख फैलाए हुए थी। आकाश में चारों ओर पन्ना हरे रंग के प्रकाश के धब्बे उठे, जिन्होंने उसके शरीर को घेर लिया। आकाश की छतरी द्वारा प्रदत्त जंजा कौशल तुरंत सक्रिय हो गया। जंजा दैवीय क्षमता, सभी जीवित प्राणियों की शक्ति। गंध लेकिन अविनाशी हरे प्रकाश की एक परत तुरंत फैल गई, जिसने इसकी रक्षा की। अगली ही पल एल्डरसॉन का घातक प्रहार, जिसने उसकी जीवन भर की साधना को समाप्त कर दिया, जोरदार तरीके से पड़ा। जिस घटना में किसी के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने की आशंका थी, वैसी कोई घटना नहीं हुई। वह भयानक हमला हरे प्रकाश की ढाल पर आकर गिरा, लेकिन उसे कोई हलचल भी नहीं हुई। वो पूरी तरह से कैद हो गया और बिखर गया। इसके तुरंत बाद ढाल में हल्का सा कंपन हुआ। हमले की सारी शक्ति बिना किसी बदलाव के तुरंत वापस परावर्तित हो गई। क्या? एल्डरसॉन की पुतलियां फैल गईं, उनका चेहरा घोर भय से भरा हुआ था। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाती, अपने ही पूरे बल के हमले की तलवार से वह बुरी तरह से घायल हो गई और युद्ध के मैदान में बुरी तरह गिर पड़ी। उसकी ऊर्जा और रक्त बह रहे थे और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मैदान पर मौजूद शेख के सभी दिग्गज पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। एक समर्थन प्रणाली आत्मा राक्षस। दरअसल इसमें एक ऐसी भयानक दिव्य क्षमता थी जो आक्रमण और रक्षा दोनों को जोड़ती थी। ये किसी प्रतिष्ठित बौलों के पूरे बल से किए गए घातक प्रहार को भी बिना किसी चोट के झेल सकता है। इस अंतरिक्ष समय की स्थानीय बीजी, जिसने 400,000 वर्षों की साधना की थी, भी पूरी तरह से असमंजस में थी। आगे झुककर संदेश पूछ रही थी, ये किस प्रकार की क्षमता है? क्या ये हमारे एमएस 1 मंच में उच्च आयु सीमा को पार करने के बाद पैदा हुई कोई नई प्रतिभा है? 10,000 वर्ष पूर्व की बीजी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में उदासीनता थी। यह कोई प्रतिभा नहीं है। यह आकाशमंडल द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट दिव्य क्षमता है। सर्वजीवों की शक्ति, अनंत उपचार, पूर्ण सुरक्षा और आक्रमण परावर्तन का संयोजन है। टाइटल प्राप्त दौलतों की तो बात ही छोड़िए, अगर इनमें दौलत भी पूरी ताकत से हमला करे, तो भी वे मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सच्चाई का पता चलने पर मैदान में मौजूद सभी स्पिरिट बीस्ट का मनोबल आसमान छू गया। बीजी को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर दीप्यान का लगता हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। गिरे हुए और मृत्यु के कगार पर खड़े जुबान को देखते हुए और लगातार पीछे हट रही और भारी नुकसान झेल रही शेख की भीड़ को देखते हुए 10,000 वर्षों से संचित आक्रोश और आज के इस महान युद्ध का प्रकोप पूरी तरह से फूट पड़ा। तुम लोग बहुत देर से शोर मचा रहे हो, अब इसे बंद करने का समय आ गया है। बूम! दुनिया में भीषण कंपन हुआ। दीप्यान ने अपनी साधना को दबाना बंद कर दिया और उसका असली रूप पूरी तरह से प्रकट हो गया। 800,000 वर्षों की साधना से परिपूर्ण स्वर्णिम आंखों वाले काले ड्रैगन राजा ने आकाश और सूर्य को ढक लिया। उसका विशाल ड्रैगन शरीर शेख के ऊपर की पूरे आकाश को आच्छादित कर रहा था। घोर अंधकार और परम विनाश की भयानक ड्रैगन शक्ति ने दुनिया को दबा दिया। उसके अजगर जैसे शरीर से घोर अंधकार के विनाशकारी लपटों के घेरे फैल गए और उसने आसपास के वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया। काला तूफान। अचानक घोर अंधकार और विनाश का एक भयानक तूफान पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। जहां से भी यह गुजरा, इमारतें ढह गईं और चट्टानें धूल में बदल गईं। असंख्य निम्न स्तरीय स्पिरिट मास्टर्स पल भर में गला घोंटकर गायब हो गए। यहां तक कि टाइटल बॉल स्तर के शक्तिशाली योद्धा भी विनाश के इस तूफान में लगातार पीछे हट रहे थे, खून की उल्टी कर रहे थे और गंभीर रूप से घायल हो रहे थे और किसी भी क्षण गिर सकते थे। श्रेक तो पहले से ही पूर्ण विनाश की कगार पर था। ठीक इसी चरम संकट के क्षण में जब विनाश का तांडव हुआ, बूम! श्रेक के केंद्र से अचानक एक कोमल लेकिन असीम रूप से राशि सुनहरी प्रकाश की किरण आकाश में उठ खड़ी हुई। एक वृद्ध लेकिन दृढ़ आकृति, एक बुरी तरह से घायल और हताश शरीर को घसीटते हुए धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए हवा में आगे बढ़ी। यह लम्बे नहीं थे, जिन्हें अपने एकांतवास से विचलित किया गया था। उसने श्रेक की ओर देखा, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। चारों ओर टूटी हुई दीवारें और खंडहर बिखरे पड़े थे और हताहतों के शव इधर-उधर पड़े थे। गिरे हुए और मृत्यु के करीब पहुंचे जुबान और संघर्ष कर रहे शिशुओं की भीड़ को देखकर उनकी आंखें शोक और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उन्हें लंबे समय से आज के इस निर्णायक क्षण की आशंका थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 10,000 वर्षों की शांति इतनी जल्दी भंग हो जाएगी। अध्याय 475 एल्डरमुएन ने अपनी उत्पत्ति को जला दिया। अध्याय 475 एल्डरमुएन ने अपनी उत्पत्ति को जला दिया। एल्डरमुएन हवा में कदम रखते हुए दीप्यान के ड्रैगन और के नीचे खड़े हुए और अंतिम विनती के संकेत के साथ धीरे से बोले, दीप्यान अब रुक जाओ। श्रेक और स्पिरिट बीस्ट 10,000 वर्षों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। हालांकि इस दौरान नरसंहार हुआ है, लेकिन इसने दोनों महाद्वीप का संतुलन भी बनाए रखा है। असीमित नरसंहार क्यों करें और घातक दुश्मनी क्यों पालें? दीप्यान की अजगर जैसी आंखें ठंडी थी जब उसने थके हुए एल्डरमुएन को नीचे देखा। उसकी आवाज उदासीन और निर्दयी थी।
हे बुजुर्ग मोएन, आप उस दिन तक पहुंच चुके हैं जब आपका सूर्यास्त हो रहा है। इस समय आपकी उत्पत्ति बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और आप गंभीर रूप से घायल हैं। आप अपनी चरम शक्ति का 30% भी उपयोग नहीं कर सकते। आज श्रेय का निश्चित रूप से विनाश होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। एडम मोएन ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसकी आंखों से सारी कोमलता गायब हो चुकी थी। केवल एक भयानक युद्ध भावना ही बची थी जो अदम्य थी और सब कुछ जलाकर राख कर देने के लिए तैयार थी। क्या सचमुच में कोई गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल नहीं। दीप्तियान का जानलेवा इरादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आज श्रेय में एक मुर्गिया कुत्ता भी नहीं बचेगा। ये सुनकर एडम मोएन ने हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो उतार-चढ़ाव से भरी थी और जिसमें कोई पछतावा नहीं था। अगले ही पल उत्पत्ति की एक प्रचंड सुनहरी पवित्र अग्नि अचानक उसके शरीर के हर हिस्से पर ज्वलित हो उठी। आपने उसकी जीवन शक्ति को जलाकर राख कर दिया, उसकी जीवन अवधि को जलाकर राख कर दिया और उसके पूरे मूड को ही जलाकर राख कर दिया। हम क्या आप जानते हैं कि लिमिट डॉलरों के मूड को जलाना निश्चित मृत्यु का मार्ग है? दीप्तियान की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका चेहरा सदमे से भर गया। एडम मोएन के तेजस्वी पवित्र ड्रैगन का पेट उसके चारों ओर आत्मा का विस्फोट हुआ और उसकी रोशनी ने पूरे दूसरे और अंधेरे संसार को रोशन कर दिया। उनकी वृद्धावस्था वाली आवाज आकाश में गूंज उठी, शांत और दृढ़। मैंने अपना पूरा जीवन श्रेय की रक्षा करते हुए अब तक बिताया है। अगर मेरा टूटा हुआ शरीर और जीवन अकादमी पर होने वाले इस विश्व समाप्त करने वाले हमले को रोक सकता है और श्रेय को उसकी अंतिम यात्रा में बचा सकता है, तो फिर मुझे मृत्यु का कोई पछतावा नहीं होगा। बूम! परम प्रकाश की शक्ति ने पल भर में आकाश में छाए अंधेरे को दूर कर दिया। अपनी मूल शक्ति को नष्ट करने के बाद एडम मोएन की युद्ध शक्ति तुरंत और जबरदस्ती अपनी पूर्ण चरम अवस्था में लौट आई। 10,000 वर्षों में सबसे शक्तिशाली तेजस्वी पवित्र ड्रैगन कई वर्षों के बाद एक बार फिर दुनिया पर राज करने लगा। दीप्तियान, आओ और लड़ो। दिव्य शक्ति से परिपूर्ण तेजस्वी पवित्र ड्रैगन ने आकाश को ढकने वाली काली ड्रैगन पर भयंकर हमला किया। दो परम शिखर स्तर की युद्ध शक्तियों का जोरदार टकराव हुआ। एक भयानक ऊर्जा तूफान अचानक पूरी दुनिया में फैल गया। नीचे हो रही सारी हत्याएं अचानक रुक गईं। चाहे वे स्पिरिट बीस्ट हो या श्रेय के आत्मा स्वामी, सभी ने अनायास ही आकाश की ओर देखा। वे समझ गए, इस युद्ध का परिणाम सीधे तौर पर श्रेय के अस्तित्व को निर्धारित करेगा और ये 10,000 वर्षों के लिए पूरे डोलो महाद्वीप के भाग्य और संरचना का फैसला करेगा। आकाश में प्रकाश और अंधकार के बीच का टकराव अपने चरम पर पहुंच गया था। एडम मोएन का शरीर उनकी उत्पत्ति की अग्नि से जल रहा था। यह एक लिमिट डोलो का संकेत था जिसने उनके पूरे जीवन की साधना, जीवन काल और आध्यात्मिक नींव को प्रज्वलित कर दिया था। शुरुआत में गंभीर रूप से घायल और अपनी अधिकांश शक्ति को चुके होने के बावजूद सब कुछ चला देने के संकट के तहत उनकी युद्ध शक्ति विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बढ़ गई। एक ही चाल में उन्होंने पिछली शताब्दी की अपनी पूर्ण चरम अवस्था को पार कर लिया। विश्व पर राज करो, कोई अनावश्यक पूछताछ नहीं हुई। एडम मोएन ने अपनी स्वयं निर्मित आध्यात्मिक क्षमता को सक्रिय करने में नेतृत्व किया और एक विशाल राजसी आभा तुरंत पूरी दुनिया में फैल गई। बूम बूम बूम! एक शासक का दृश्य और अमूर्त दबाव नीचे गिरा जिसने पूरे श्रेय के युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। ये फिर से वही फिल्म है। हवा में ही पूरी ताकत से प्रहार करने के लिए तैयार दीप्तियान अचानक अकड़ गया। उसकी घोर काली अजगर जैसी आंखों में पहली बार अत्यंत गंभीरता का भाव प्रकट हुआ। ये सिर्फ दीप्तियान ही नहीं था, युद्ध क्षेत्र के नीचे भी यही हाल था। 10 लाख स्पिरिट बीस्ट एक साथ जम गए, उनकी धारें अचानक बंद हो गईं। शेष सभी श्रेय युद्ध में संघर्ष कर रहे स्पिरिट मास्टर्स और टाइटल डोलो सभी सर्वोच्च आभा से गिर गए जिसने सब कुछ कुचल दिया। उनकी आत्मा की गहराई से विस्मय और असहायता की भावना उनके हृदयों में उमड़ पड़ी। एडम मोएन की निगाहें सख्त थीं, उनमें जरा भी झिझक नहीं थी। उनकी सातवीं आत्मा की अंगूठी अचानक पूरी तरह से चमकने लगी। 10,000 झांकी लाल रोशनी बादलों को चीरती हुई पूरे दूसरे आकाश को रोशन कर गई। सातवीं आत्मा क्षमता, आत्मा अवतार। एडम मोएन एक सुनहरी प्रकाशधारा में परिवर्तित हो गए जिसमें विनाशकारी शय की शक्ति समाहित थी और वे दीप्तियान की ओर झुकते। दीप्तियान का चेहरा उतर गया, उसने जरा सी भी अवमानना दिखाने की हिम्मत नहीं की। 8 लाख वर्षों से अधिक की साधना से उत्पन्न परम अंधकार की शक्ति क्षण भर में बेकाबू हो गई और आधे आकाश को ढक लिया। यह एडम मोएन की प्रकाश की शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। बूम! धरती को हिला देने वाले विस्फोट की गूंज पूरे महाद्वीप में सुनाई दी और दो शीर्ष ऊर्जा केंद्रों पर केंद्रित भयानक ऊर्जा तूफान सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल गया। प्रकाश और अंधकार ने एक दूसरे को नष्ट किया, एक दूसरे का प्रतिकार किया और अंतहीन रूप से टकराते रहे। दो चरम शक्तियां गतिरोध में फंस गई थीं और अप्रत्याशित रूप से एक संक्षिप्त बराबरी के मुकाबले में उलझ गईं। ये कैसे हो सकता है? जब दीप्तियान ने अपनी काली शक्ति को मृत्यु तक करने के लिए प्रेरित किया तो उसके दिल में तूफानी समुद्र उमड़ पड़ा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एडम मोएन, जिन्होंने अपनी उत्पत्ति को जला दिया था, के पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति होगी। अपनी खुद की नींव होने के बावजूद कम समय में बढ़त हासिल करना मुश्किल था। कई राउंड तक चले संघर्ष के बाद दीप्तियान की निगाहें चमक उठी और उसने तुरंत ही युद्ध में मौजूद गंभीर खामी को पकड़ लिया। एडम मोएन के पीछे वो सुनहरा प्राचीन वृक्ष था जिसकी जड़ें सदियों से श्रेय में थीं और जो अनंत जीवन से भरा हुआ था। यह अत्यंत शुद्ध जीवन स्रोत और स्वर्ग एवं पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति से निरंतर प्रवाहित हो रहा था। शून्य लोक से सुनहरे प्रभामंडल की हल्की-हल्की किरणें प्रवाहित होकर एडम मोएन के शरीर में समा गईं जिससे उनकी जलती हुई उत्पत्ति की खपत की भरपाई हो गई। ये जबरदस्ती उसकी चरम युद्ध शक्ति को बनाए रख रहा था, जिससे एडम मोएन को अपनी सामान्य अवस्था से कहीं अधिक शक्ति के साथ लगातार विस्फोट करने की अनुमति मिलती है। जैसा मैंने सोचा था। दीप्तियान, जो तुरंत ही फायदे और नुकसान को समझ गया था, ने तुरंत ही निर्णय लिया। एडम मोएन द्वारा अपनी उत्पत्ति को जलाना आखिरकार एक ऐसा अत्याचारी कदम था जिसने उनके जीवन को अत्यधिक लंबा खींच लिया। इसकी सहनशक्ति सीमित थी और ये लंबे समय तक नहीं टिक सकी। जब तक सुनहरे प्राचीन वृक्ष की उत्पत्ति की आपूर्ति बंद नहीं हो जाती, तब तक एडम मोएन अपनी सहनशक्ति को चुके होंगे और उन्हें मृत्यु तक लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ समय बाद उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और उसकी युद्ध शक्ति ध्वस्त हो जाएगी। इस विचार के साथ दीप्तियान लड़ाई में और देर तक नहीं रुका। लड़ाई जारी रखते हुए उसने तुरंत अपनी आवाज को हवा के माध्यम से युद्ध क्षेत्र के पीछे से दो शीर्ष खूंखार राक्षसों तक पहुंचा दिया। हिम महारानी, तुरंत घेरा छोड़ो और पूरी गति से सुनहरे प्राचीन वृक्ष को नष्ट करो। मैं यहाँ एडम मोएन को नियंत्रित करने के लिए हूँ, जबकि शेयोनग जून 10,000 दानव राजा और अन्य लोग श्रेय की युद्ध शक्ति को सीधे कुचल देंगे। 7 लाख वर्षों की साधना और परम हिम गुण से युक्त और एक सीमांत लोग के अनंत रूप से निकट पहुंची युद्ध शक्ति वाले आप दोनों ही रक्षापंथी को भेदने और प्राचीन वृक्ष को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। इसकी मूल को ही काट दो और ये लड़ाई जल्दी ही जीती जाएगी। युद्ध क्षेत्र के पिछले हिस्से में 10,000 साल पहले की हिम महारानी और हिम महारानी जो चुपचाप हाथ लगाकर देख रही थी, तुरंत समझ गई। ठीक है, इसे हम पर छोड़ दो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर हिलाया। अचानक नीले रंग की दो प्रकाश की धाराएं हवा में फैल गईं। उनकी गति बेहद तेज थी, वे सीधे श्रेय के केंद्र में स्थित सुनहरे प्राचीन वृक्ष की ओर निशाना साध रहे थे। अच्छा नहीं है। घटनाक्रम के इस मोड़ ने यान शाम एडसन और नीचे अपनी स्थिति की रक्षा कर रहे अन्य लोगों को तुरंत चौंका दिया। सभी लोग उस सुनहरे प्राचीन वृक्ष के महत्व को जानते थे। अब जब एडम मोएन अकेले ही मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, दुश्मन के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, वह अपनी युद्ध शक्ति के लिए पूरी तरह से सुनहरे प्राचीन वृक्ष के उद्यम पर निर्भर था। एक बार जब प्राचीन वृक्ष नष्ट हो जाएगा, तो एडम मोएन की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी और उनकी युद्ध शक्ति में भारी गिरावट आएगी। श्रेय की अंतिम बाधा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी और पूरी अकादमी विनाश की खाई में गिर जाएगी। हम उन्हें उस प्राचीन वृक्ष के पास नहीं जाने दे सकते। एडसन ने कठोर स्वर में दहाड़ लगाई, उनका चेहरा दृढ़ था। यान शाम अलग-अलग होकर उन्हें रोको, चाहे हमें मरना ही पड़े, हमें उन्हें नीचे खींचना होगा और एडम मोएन के लिए समय खरीदना होगा। समझा? यान शाम ने भारी स्वर में सिर हिलाया, बिना किसी झिझक के उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश की प्रचंड शक्ति हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। उनका तेजस्वी फीनिक्स आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई और उसकी नौवीं आध्यात्मिक क्षमता पूरी ताकत से विस्फोटित हो गई। आकाश को भर देने वाले प्रकाश के पंखों ने एक शक्तिशाली हवा को अपने साथ उड़ाया जिसमें एक अदम्य आभा थी और कई बार हिम महारानी पर हमला करने में अग्रणी भूमिका निभाई। मध्य हवा में हिम महारानी ने यान शाम की ओर नीचे देखा, जो हताशा से उसकी ओर दौड़ रहा था। उसका सुंदर चेहरा घोर उदासीनता और तिरस्कार से भरा हुआ था। मात्र 95 स्तर का टाइटल डोलो भी एक साधारण युद्ध क्षेत्र में किसी भी पक्ष पर हावी हो सकता था, लेकिन 700,000 पुराने अल्टीमेट आइस की नजर में वही क्रूर जानवर था, चींटी से कम नहीं था। अध्याय 476 सदी का जहर, अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकना। हिम महारानी ने अपने लाल होंठ खोले, उनकी उंगलियों पर परम बर्फ के नीले रंग की हल्की सी चमक लहराई और उन्होंने लापरवाही से आगे की ओर थपथपाया। कोई अभूतपूर्व बदलाव नहीं आया, बर्फ की शक्ति की एक हल्की सी झलक ही हवा में फूट पड़ी। लेकिन इस साधारण से हमले में सुदूर उत्तर की शाश्वत बर्फ का दबाव समाहित था, जिसमें एक प्रतिष्ठित लोगों को कुचलने की भयावह शक्ति थी। बैंग बैंग बैंग! भयंकर टक्कर के क्षण में यान शाम का हल्का हमला, जो उसकी जीवन भर की आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित था, पल भर में ध्वस्त हो गया। एक निर्मम बर्फीली शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वापस ऊपर की ओर प्रवाहित हुई और तुरंत उसकी नसों में प्रवेश कर गई। पफ! यान शाम का शरीर बुरी तरह कांप उठा और वह नियंत्रित रूप से सैकड़ों मीटर पीछे की ओर जा गिरा। वो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा, उसके मुंह से खून बेतहाशा बहने लगा। उसके शरीर की अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति बर्फ की शक्ति से जम गई थी और निष्क्रिय हो गई थी। उसकी नसें इतनी दर्द कर रही थी मानो फटने वाली हो और उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ और सुन्न था। यहाँ तक कि हाथ उठाने की ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी थी। वह अपने टूटे हुए शरीर को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका देह समय से भरा हुआ था। कितनी भयानक ताकत है! क्या यह महारानी की असली ताकत है, जो सुदूर उत्तर की महान स्वर्गीय राजाओं की नेता है? महज एक मामूली वार से ही उसने उसे इस हद तक गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस प्रकार की युद्ध शक्ति परंपरागत स्पिरिट मास्टर्स की समझ से बहुत परे थी, जो निराशा की हद तक भयावह थी। हालांकि वह बुरी तरह घायल था और मौत की कगार पर था, फिर यान शाम ने अपनी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करने के लिए दांत खींचे और हिम महारानी की गतिविधियों को टकटकी लगाकर देखता रहा।
उसने अपने टूटे-फूटे शरीर को घसीटते हुए उसे फिर से रोकने की कोशिश की। उसके दिल में बस एक ही जुनून था, चाहे वह युद्ध में मर ही जाए, वह कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को सुनहरे प्राचीन वृक्ष के आधे कदम के करीब भी नहीं आने देगा। दूसरी ओर एंडरसन ने 10,000 साल पहले की बर्फ की महारानी को पहले ही रोक दिया था, जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक लेवल 97 सुपर डोलो और श्रेय के वर्तमान सबसे तेज व्यक्ति के रूप में। एंडरसन की आध्यात्मिक शक्ति तनावपूर्ण थी, उनका चेहरा बेहद गंभीर था। वह परिचित हवा और भयानक शक्ति के साथ अपने सामने खड़ी आइज़र एम्प्रेस स्कॉर्पियन को टकटकी लगाकर देख रही थी और गहरी आवाज में चिल्लाई, बर्फ की महारानी, अगर तुम श्रेय की नींव को नष्ट करना चाहती हो, तो तुम्हें पहले मुझसे पार पाना होगा। 10,000 साल पहले की हिम महारानी की आंखें ठंडी थी, जो मानव आत्मा स्वामी के प्रति अपरिवर्तनीय हत्या के इरादे और घृणा को छिपाती थी। ये सुनकर उसने हल्के से व्यंग्य किया, मानव आत्मा स्वामी हमेशा से पाखंडी और स्वार्थी रहे हैं। चूंकि तुम मृत्यु की कामना कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, बर्फ की महारानी के चारों ओर लंबे समय से शांत पड़ी विशाल आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। 7 लाख साल से भी अधिक समय से अस्तित्व में रहे एक आध्यात्मिक दानव की नींव को बिना किसी रोक-टोक के उजागर कर दिया गया। बर्फीली नीली आध्यात्मिक शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई और कड़ाके की ठंडे शून्य क्षेत्र को 1000 मीटर तक जमा लिया। शाश्वत हिम का क्षेत्र। अल्टीमेट आइस क्षेत्र तुरंत फैल गया और विशाल सफेद ठंडी हवा ने सुनहरे प्राचीन वृक्ष के सामने की पूरी क्षेत्र को ढक लिया। हवा की आवाज, आध्यात्मिक शक्ति और वायु धाराएं सब पल भर में जम गईं। जैसे ही डोमेन ने आकार लिया, एंडरसन का शरीर अचानक अकड़ गया और उसके दिल में तुरंत ही अत्यधिक भय और भ्रम की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ गड़बड़ है। यह अल्टीमेट आइस नहीं है। ये वह अल्टीमेट आइस बिल्कुल नहीं थी जिसे वह जानती थी। वो सैकड़ों वर्षों से जीवित थी और उसने परम बर्फ की शक्ति देखी थी। यह अत्यधिक शक्तिशाली और शुद्ध थी, जो पहले से ही महाद्वीप की बर्फ के गुणों का शिखर थी। लेकिन उसके सामने मौजूद शाश्वत हिम क्षेत्र की बर्फ की शक्ति, शुद्धता, तापमान और प्रतिबंधात्मक शक्ति के मामले में सामान्य परम बर्फ से कई गुना अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने एक गुणात्मक परिवर्तन और उदात्तीकरण को पूर्ण कर लिया है। एक सुपर डोलो होने के नाते, जिसकी गति महाद्वीप पर बेजोड़ थी, इस समय उसकी गति सीधे आधे से भी अधिक कम हो गई थी। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार धीमा और अवरुद्ध था। बर्फ की महारानी ने एंडरसन के हैरान चेहरे को देखा, उसके होंठों के कोने अजीब ठंडी मुस्कान में बदल गए। बुढ़िया, आपकी समझ बुरी नहीं है। साधारण अल्टीमेट आइस मेरी वर्तमान शक्ति के सामने कैसे टिक सकती है? आकाश की छतरी के बपतिस्मा के लिए धन्यवाद। 10,000 साल पहले मिले अवसर पर मेरी उत्पत्ति पूरी तरह से शुद्ध और रूपांतरित हो चुकी है। इस समय तुम्हारा मेरा शत्रु होना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। शब्द मिलने से पहले ही बर्फ की महारानी की आकृति पूरी तरह से धुंधली हो गई और शाश्वत हिमपात के क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो गई। उस क्षेत्र में वो पूर्णतः प्रभुत्वशाली थी। अंतरिक्ष, गति और बर्फ सब कुछ उसके नियंत्रण में था। एंडरसन अपने प्रतिद्वंदी की चाल को पकड़ भी नहीं पाई और आइस एम्प्रेस की आकृति अचानक उनके बिल्कुल करीब प्रकट हो गई। विशाल और शक्तिशाली बर्फीली नीली आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से उसके दाहिने हाथ की हथेली में समाहित हो गई। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि शुद्ध बर्फ की आत्मा की शक्ति के भीतर भयानक गहरे रंग की चमक लकीरें थी, जो एक घातक हत्यारे इरादे को छिपा रही थी। अरे नहीं! एंडरसन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी रक्षात्मक आध्यात्मिक क्षमता को सक्रिय करने के लिए अपनी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः बहुत देर हो चुकी थी। बैंग! बर्फ की महारानी ने अपना हाथ जोर से पटका। अनंत, रूपांतरित और उदात्तीकृत बर्फ की शक्ति बाहर निकली, अपने साथ भयानक हरे रंग का ठंडा जहां लिए हुए, जिसने तुरंत एंडरसन की रक्षा की परतों को भेद दिया। एंडरसन टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह भीषण बल के कारण सैकड़ों कदम ऊंचा गिरा। बैंग बैंग बैंग! वो बर्फीली जमीन पर बुरी तरह गिरी, उसके शरीर के अंदर हड्डियां चकनाचूर हो गईं। उसके मुंह से खून के बड़े-बड़े घूंट निकले और वह तुरंत बुरी तरह घायल हो गई और मौत की कगार पर पहुंच गई। ये भयावह दृश्य युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों की नजरों में तुरंत आ गया। ये कैसे संभव है? एंडरसन सचमुच हार गया। पूरा माहौल एकदम शांत था। श्रेय के सभी शिक्षक और छात्र निराशा से भरे हुए थे, उनके शरीर कांप रहे थे। महाद्वीप की शीर्ष शक्ति मानी जाने वाली 97वीं स्तर की सुपर डोलो इस विचित्र बर्फ की महारानी के हाथों एक भी मुट्ठी में टिक नहीं सकी और तुरंत पराजित होकर बुरी तरह घायल हो गई। क्षमताओं में यह अंतर पहले से ही एक बहुत बड़ा अंतर था। दूर अंधेरे में स्काईरी माइसवन का सहारा लेकर अपनी आकृति छिपाए हुए और पूरी लड़ाई को देख रहे हुए, यह पहले से ही हक्का बक्का रह गया था। उसका दिल कांप रहा था और उसका दिल विश्वास से भरा हुआ था। आध्यात्मिक सागर के भीतर स्काईरी माइसवन हवा में तैर रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और वह बार-बार आगे बढ़ रहा था। बेहद भयानक समय और अंतरिक्ष को पार करके आई इस महारानी के पास ऐसी शक्ति है जो सामान्य ज्ञान से परे है। उसकी बर्फ की शक्ति ने परम बंधनों को पूरी तरह से तोड़ दिया है और एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे इस महाद्वीप की परम बर्फ माप सके। बगल में खड़ी हिम महारानी के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। वह बार-बार से हिला रही थी। उसकी आंखों में भ्रम और सदमा भरा हुआ था। बिल्कुल सही, मैंने सैकड़ों हजारों वर्षों से परम बर्फ का अभ्यास किया है और मुझे ठीक-ठीक पता है कि परम गुण की सीमा कहां तक है। लेकिन उसकी शक्ति परम बर्फ से कहीं अधिक शक्तिशाली और शुद्ध है। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति होनी चाहिए। 10,000 साल पहले के उस रहस्यमय आकाशमंडल का अवसर जिसने उसके वंश को शुद्ध किया था उत्पत्ति, जिससे उसे अंतिम रूपांतरण को पूरा करने की अनुमति मिलती है। वो यहाँ जमी हुई दुनिया को खाली निगाहों से घूर रहा था और बर्फ की महारानी की हर चीज को नियंत्रित करने के भयावह अंदाज को देख रहा था। उसका हृदय तीव्र लालसा और तरस से भरा हुआ था। उन्होंने अल्टीमेट आइस को भी नियंत्रित किया, लेकिन उसने जिस डोमेन शक्ति का प्रदर्शन किया, वो उतनी ही अपरिपक्व और हास्यास्पद थी जितनी कि एक बच्चा प्रतिद्वंदी की शाश्वत हिम क्षेत्र के सामने घर-घर खेल रहा हो। हर चीज को जमा देना, समय और स्थान को सीमित कर देना, हर चीज को कुचल देना, यही अल्टीमेट आइस की असली चरम शक्ति थी। वो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वो टाइटल डोलो में सफलता प्राप्त करेगा और भविष्य में अल्टीमेट की शिखर पर पहुंचेगा। जब सभी लोग स्तब्ध थे, तभी गंभीर रूप से घायल और जमीन पर पड़ी हुई, लगभग बेहोशी की हालत में एंडरसन ने अचानक अपने शरीर के भीतर से एक घातक असामान्यता को महसूस किया। ये तो सर्दी का जहर है। एक ठंडा, हड्डियां कंपा देने वाला और सर्वव्यापी शीत विष उसकी नसों में बह रहा था, जो उसके आंतरिक अंगों और डेंड्रिन को तेजी से नष्ट कर रहा था। मूल शीत विष भयावह और अत्यधिक शक्तिशाली था, जो लगातार उसकी जीवन शक्ति को जमा रहा था, जिससे उसकी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से कम हो रही थी। अध्याय 477 लगातार पतन। अध्याय 477 लगातार पतन। समय रहते वहां पहुंचकर एंडरजॉन ने तुरंत अपनी जीवन शक्ति को एंडरसन के शरीर में प्रवाहित किया ताकि उस विचित्र शीत विष को दूर किया जा सके और उनकी चोटों को ठीक किया जा सके। लेकिन अगले ही पल एंडरजॉन ने सदमे से भरे चेहरे के साथ अपनी शक्ति वापस ले ली और गहरी आवाज में कहा, कोई फायदा नहीं, ये सर्दी का जहर बहुत ही तीखा और अजीब है। मेरी जीवन शक्ति इसे भेद या बाहर नहीं निकाल सकती, इसे बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता। हो यहाँ के मानसिक सागर के भीतर हिम महारानी ने पूर्ण विश्वास में हंसते हुए कहा, उसका चेहरा समय से भरा हुआ था जिसने उसकी समझ को बदल दिया था। असंभव, बिल्कुल असंभव। शुद्ध और दूषित परम बर्फ का निर्माण करने के उद्देश्य से मेरा स्कॉर्पियन कबीले ने 10,000 साल पहले अपनी वंश परंपरा में मौजूद विषैले गुणों को पूरी तरह से त्याग दिया था। हमारे कबीले की उत्पत्ति लंबे समय से विषैले नहीं रही है। वह भला इतने भीषण ठंडे जहर को कैसे प्रवाहित कर सकती है? स्काईरी माइसवन भी असमंजस में था। उसके सामने का दृश्य उसके लाखों वर्षों के ज्ञान और अनुभव से कहीं बढ़कर था। युद्ध क्षेत्र के केंद्र में हिम महारानी ने एंडरसन को नीचे देखा, जिसकी आवाज दिन ब दिन फीकी पड़ रही थी। उसका स्वर उदासीन था, लेकिन उसमें मृत्युदंड की ठंडक थी। भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइस स्कॉर्पियन कबीला विषैला नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने रूपांतरण के बाद पहले जैसा ही रहूंगी। 7 लाख वर्षों की नींव, साथ ही आकाश की छत छाए के स्वर्ग के उपहार ने मुझे इस ठंडे विश्व को जगाने की अनुमति दी। इस ठंडे जहर का कोई इलाज नहीं है और इसे आध्यात्मिक शक्ति से भी दूर नहीं किया जा सकता। आप जैसे गंभीर रूप से घायल सुपर डोलो की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई लिमिट डोलो भी इसे संक्रमित हो जाए तो वे भी इसे थोड़े समय में खत्म नहीं कर पाएंगे। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। ये कहने के बाद बर्फ की महारानी ने मरते हुए एंडरसन की देखी और डीपियान द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए सुनहरे प्राचीन वृक्ष की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वो प्राचीन वृक्ष की नींव तक पहुंचने वाली थी, रुको। एक टूटी-फूटी लेकिन दृढ़ आकृति अचानक उठी और प्राचीन वृक्ष के सामने मजबूती से खड़ी हो गई। यह नजवान थे जिन्हें नजून ने बड़ी मुश्किल से ठीक किया था और उनकी जान बाल बची थी। पिछली लड़ाई में डीपियान ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था और मौत की कगार पर छोड़ दिया था, लेकिन उसने बलपूर्वक उसके टूटे हुए शरीर को सहारा दिया। वह अपने बचे हुए शरीर का इस्तेमाल आइस एम्प्रेस को रोकने और श्रेय के अंतिम फाउंडेशन की रक्षा करने के लिए करना चाहता था। लेकिन इस समय वो पूरी तरह थक चुका था। उसकी चोटें गंभीर थीं और वह अपनी युद्ध शक्ति का 30% भी नहीं लगा पा रहा था। वह 7 लाख साल पुराने एक क्रूर राक्षस के घातक आक्रमण का सामना कैसे कर सकता था? हम्फ। बर्फ की महारानी की आंखें ठंडी थीं, उन्हें जरा भी दया नहीं थी और उन्होंने लापरवाही से बर्फ की आध्यात्मिक शक्ति की एक लहर से प्रहार किया। भीषण ठंड ने पल भर में एंडरजॉन के अंतिम बचाव को चकनाचूर कर दिया और पहले से ही मरनासे एंडरजॉन की चोटें दोगुनी हो गईं। उसका शरीर और खून जमकर फट चुका था और वह पूरी तरह से अपने जुनून के आखिरी धागे पर ही जीवित था। आकाश में बहुत ऊपर महापुरुष मुएन, जो अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, नीचे घटित हो रही एक के बाद एक दुखद घटनाओं को देख रहे थे। उनका शिष्य बुरी तरह घायल था, उनका साथी मृत्यु के कगार पर था, उनका हृदय अपार दुख से भर गया था और उन्होंने मदद के लिए आगे बढ़ने का इरादा किया। लेकिन डीपियान ने बहुत पहले ही उसकी हर हरकत पर नजर रखी थी। उसके काले अजगर के पंजे हवा में ही उसे रोक रहे थे, जबकि अंधेरी विनाशकारी शक्ति की परतें उसे घेरे हुई थी और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, हे एल्डर मुएन, आपका प्रतिद्वंदी मैं हूं, जरा भी विचलित होने की सोच भी मत। परम अंधकार का आक्रमण निरंतर जारी था, जिसने एल्डर मुएन को बुरी तरह जकड़ लिया था और उनके लिए एक इंच भी हिलना असंभव बना दिया था। एक के बाद एक घटित होती त्रासदियों को वह असहाय होकर देखता रहा। उसका हृदय बेबसी और पीड़ा से भरा हुआ था। दूसरी ओर यान शाओजी को हराने वाली हिम महारानी सुनहरे प्राचीन वृक्ष के सामने पहुंच चुकी थी। वृक्ष की रखवाली कर रहे एल्डर जुआन के शत-विक्षत शरीर को देखकर उसकी आंखों में दया का कोई अंश नहीं था। एक कीड़ा रखकर रोकने की कोशिश कर रहा है, जो स्वयं अपने विनाश की ओर अग्रसर है।
हिम महारानी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके चारों ओर की अत्यधिक उत्तरी ठंडी हवा उसकी हथेली में एकत्रित हो गई और उसकी घातक आध्यात्मिक क्षमता एक जोरदार धमाके के साथ प्रकट हुई। बर्फ की महारानी के 3 परम सत्य, महारानी की हथेली, बर्फ के बिना भीषण ठंड। आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली परम हिम जमा देने वाली शक्ति एक हथेली में सिमट गई। सांसारिक अग्नि का कोई निशान नहीं था, सभी जीवन को नष्ट करते हुए और एंडोज़ुआन की ओर भयंकर रूप से प्रहार किया। उसकी कमजोर रक्षा प्रणाली पल भर में चकनाचूर हो गई और अत्यधिक ठंड की ताकत उसके शरीर में समा गई। पफ, एंडोज़ुआन का शरीर बुरी तरह कांप उठा और उनकी सारी जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। एंडोज़ुआन जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक श्रेय की रक्षा की थी और छात्रों की कई पीढ़ियों को उनके विकास के दौरान सुरक्षित रखा था, इस प्रकार बर्फ के नीचे दब गए। एंडोज़ुआन नीचे श्रेय के सभी शिक्षक और छात्र शोक में विलाप कर रहे थे। उनकी हताशा की आकाश और पृथ्वी पर गूंज रही थी। पूरी टूटी हुई अकादमी में मातम का माहौल छा गया था। एंडोमुएन ने नीचे पड़े अपने शिष्य के ठंडे शरीर को देखा और खून की नदियों में बहते हुए तबाह हुए श्रेय को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, उसका दिल दुख से भरा हुआ था, फिर भी वह असहाय था। उसने अपने जीवन की मूल को जला दिया था और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन अंत में वह अपने आसपास के लोगों को नहीं बचा सका। नहीं वह श्रेय अकादमी की रक्षा कर सका जिसने सदियों से अपनी विरासत को आगे बढ़ाया था। एंडोज़ुआन गिर चुके थे, अब कोई बाधा नहीं थी। हिमप्रमस्त और हिमप्रमस, दो परम हिम प्रकार के क्रूर जीव एक साथ मिल गए। उनकी असीम शक्ति ने सुनहरे प्राचीन वृक्ष के तने पर उन्मादपूर्वक प्रहार किया। चटक चटक, सदाबहार और विनाशी सुनहरे रंग का प्राचीन वृक्ष धीरे-धीरे इंच-इंच करके टूटने लगा। सुनहरा आभामंडल तेजी से फीका पड़ गया और हरी-भरी शाखाएं और पत्तियां एक के बाद एक पल में मुरझाकर गिरने लगी। बैंग बैंग बैंग। कुछ ही पलों में ये सुनहरा प्राचीन वृक्ष जिसने 10,000 वर्षों तक श्रेय की रक्षा की थी, अनगिनत प्रतिभावान का पालन पोषण किया था और एंडोमुएन की युद्ध शक्ति को सहारा दिया था, एक गर्जना के साथ चकनाचूर हो गया। यह आकाश में फैलते हुए सुनहरे टुकड़ों में तब्दील हो गया और धरती और स्वर्ग के बीच पूरी तरह विलीन हो गया। वो प्राचीन सुनहरा वृक्ष पूरी तरह नष्ट हो गया। हम पल भर में एंडोमुएन के चारों ओर की चमकदार सुनहरी रोशनी काफी मंद पड़ गई। उसके स्रोत की निरंतर आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई थी। युद्ध की पूरी तरह से उलट-पुलट स्थिति और नष्ट हुए प्राचीन वृक्ष को देखकर एंडोमुएन समझ गई कि स्थिति हाथ से निकल चुकी है, श्रेय की अब रक्षा नहीं की जा सकती। उसने अपने शरीर में हो रही असहनीय जलन को सहन किया और तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अपनी आवाज को प्रसारित किया, जो युद्ध के मैदान के सभी शोर को घेरते हुए सुनाई दी। ये बात यान लायन, कियान डोडो और बाकी बचे उपाध्याय डोडो के कानों तक पहुंची, जो अभी निचले स्तर के छात्रों के एक बड़े समूह को सुरक्षित स्थान पर ले गए थे और सहायता प्रदान करने के लिए वापस लौटे थे। हालात हाथ से निकल चुके हैं, जान की बाजी लगाकर बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बचे हुए सभी शिक्षकों और छात्रों को लेकर पूरी गति से पीछे हट जाओ। मैं पीछे से मोर्चा संभालूंगा, अपने पास मौजूद ओरिजिन के आखिरी हिस्से का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें भागने के लिए समय दूंगा। श्रेय के सभी उच्च स्तरीय अधिकारी जिन्होंने ये संदेश सुना, वे तुरंत शोक से भर गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एंडोज़ुआन युद्ध में मारे गए थे, एंडोसोन मरणासन अवस्था में थे और यान शाओ गंभीर रूप से घायल थे। श्रेय के 10,000 वर्षों की गौरव का आज पूरी तरह से नाश हो गया। लेकिन उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था, वे केवल अपने खून की आंसुओं को रोक सकते थे, एंडोमुएन के आदेश का पालन कर सकते थे और शेष युद्ध शक्ति को संगठित कर सकते थे। असंख्य जीवित शिष्यों की रक्षा करते हुए वे युद्ध के मैदान से भागने के लिए पूरी गति से पीछे हट गए। नीचे शियोंजून 10,000 दानवों के राजा और अन्य क्रूर जानवरों के सेनापतियों ने जो युद्ध को करीब से देख रहे थे, तुरंत ही श्रेय समूह के पीछे हटने की गतिविधि को पकड़ लिया। वे तुरंत क्रोधित हो गए और शेष दुष्ट राक्षसों की सेना का नेतृत्व करते हुए उन्मादी पीछा करने लगे। उनकी धारें आकाश को कंपा रही थी। भागना चाहते हो? आज श्रेय अकादमी में एक भी मुर्गी या कुत्ता नहीं बचेगा। क्या तुमने पहले हमसे पूछा था? राक्षसी दरिंदों की वह लहर एक बार फिर जानलेवा इरादों से भरी हुई, उन सभी को खत्म करने और बचे हुए सभी लोगों को नष्ट करने की चाहत के साथ उमड़ पड़ी। सांस। एंडोमुएन ने देखा कि बचे हुए शिक्षक और छात्र पहले ही सुरक्षित दूरी पर चले गए थे। उनकी आंखों में राहत और दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। आज की लड़ाई में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। असंख्य युवा शिष्यों की रक्षा कर पाना और श्रेय के लिए बची आखिरी चिंगारी को बचाए रखना ही काफी था। ये युद्ध समाप्त होना चाहिए। एंडोमुएन ने धीरे से आह भरी और उनके चारों ओर बची हुई सारी मूल शक्ति अचानक संकुचित होकर भीतर की ओर एकत्रित हो गई। अत्यंत विशाल प्रकाश शक्ति अनियंत्रित रूप से एकत्रित हुई, जिससे उसके चारों ओर का पूरा शून्य क्षेत्र विकसित हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी आध्यात्मिक शक्ति समाहित हो गई और अचानक एक भयानक दबाव उत्पन्न हो गया, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था और दिव्य स्तर के अनंत रूप से निकट था। हम विनाश की इस घातक आभा को भांपते हुए युद्ध में निपुण और अनुभवी दिव्यांग का चेहरा पल भर में बदल गया और वह जोर से दहाड़ा। अच्छा नहीं, वह खुद को नष्ट करने जा रहा है। सभी आत्मा राक्षस पूरी गति से पीछे हटो, जल्दी। अपनी उत्पत्ति को जलाकर लिमिट डोलुओ का आत्मविनाश स्तर की सर्वोच्च स्तर की विनाशकारी शक्ति है, जो ईश्वर स्तरीय विशेषण के प्रहार के अनंत गुना करीब है। अध्याय 478 आत्मा पशु संरक्षण क्षेत्र। एक बार जब ये पूरी तरह से फट जाएगा, तो 1000 मील के दायरे में फैला पूरा युद्ध क्षेत्र चूसी हुई धरती में बदल जाएगा। लाखों स्पिरिट बीस्ट को निश्चित रूप से भारी नुकसान होगा और यहाँ तक कि विशेष बीस्ट के लिए भी इसका सामना करना मुश्किल होगा। गरज गरज गरज। नीचे मौजूद लाखों आत्मा राक्षस पल भर में अफरा-तफरी में गिर गए और हर दिशा में उड़कर भागने लगे। लेकिन दूरी बहुत कम थी और जल्दबाजी में वे पूरी तरह से भाग नहीं पाए। इस नाजुक क्षण में दित्या ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना तुरंत अपने स्वर्णिम आंखों वाले काले ड्रैगन राजा के रूप में रूपांतरित हो गया। अवतार। बूम बूम बूम। उसकी 8 लाख साल पुरानी अंधकार में उत्पत्ति पूरी तरह से फूट पड़ी और अनंत परम अंधकार शक्ति ने आसपास के वातावरण को ढक लिया। यह एक मोटी असीम अंधेरी बाधा में सिमट गया, जिसने राक्षसी लहर की पूरी सेना को मजबूती से सुरक्षित कर लिया। उसने अपने बगल में बैठी बीजी को गहरी आवाज में जोर से पुकारा, जल्दी निकल जाओ, लिमिट डोलुओ के आत्म विस्फोट की शक्ति बहुत भयानक है। अगर मैं इसका सीधे सामना भी करूं, तो भी मैं निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाऊंगा। शेष स्पिरिट बीस्ट को पूरी गति से पीछे हटने का नेतृत्व करो, मैं अपनी मन शक्ति का उपयोग करके विस्फोट की शक्ति को कमजोर कर दूंगा। लेकिन बीजी, जिसने 10,000 साल पहले से 8 लाख वर्षों की साधना की थी, ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत और दृढ़ था। पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने सभी परिजनों की रक्षा करने का एक तरीका है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, बीजी के चारों ओर से अनंत रंग की जीवन शक्ति फैल गई। एक कोमल और शांतिपूर्ण धुन आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी, मानो सभी चीजों के लिए एक भजन और सभी जीवित प्राणियों के लिए एक सुसमाचार जो युद्ध के मैदान में सभी हिंसक और हत्यारी मंशाओं को शांत कर दे। शून्य लोक से निकलते हुए पन्ना रंग के संगीत में स्वर आकाश में छा गए, जो चक्कर लगाते और नाचते हुए दिखाई दिए। कोमल लेकिन अविश्वसनीय रूप से लचीली जीवन ऊर्जा ने एक विशाल अवरोध खड़ा कर दिया, जिसने सभी आत्मा राक्षसों को ढक लिया। यह एक साधारण दिव्य कौशल था जो केवल उसके पास था और जिसकी उत्पत्ति 10,000 साल पहले के आकाश से हुई थी। आत्मा पशु संरक्षण क्षेत्र। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पन्ना रंग की एक बाधा खड़ी थी, जो राक्षसों की पूरी सेना को धीरे से घेरे हुए थी, विशेष रूप से आत्मा राक्षसों की जाति को लक्षित करते हुए, ताकि सभी घातक विनाशकारी शक्ति को अलग किया जा सके। दित्या ने इस विचित्र और भयावह दिव्य क्षेत्र कौशल को देखा, उसका दिल कांप उठा और उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। अगले ही पल आकाश के ऊपर एंडोमुएन का प्रकाश स्रोत अत्यधिक संकुचित होकर पूरी तरह से फट गया। बूम। आकाश को नष्ट करने वाला, धरती को चीर देने वाला सुनहरा प्रकाश का तूफान 8 निर्जन क्षेत्रों में फैल गया, बादलों को चीरता हुआ पहाड़ों और नदियों को उलट-पुलट कर ले गया। सर्वोत्कृष्ट प्रकाश शक्ति पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई और धरती पूरी तरह से ढह गई। श्रेय अकादमी की बची हुई इमारतें पल भर में धूल में बदल गईं और शून्य लोक धीरे-धीरे ढह गया। उस भयानक झटके की वजह से विमान में मौजूद सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए। लेकिन एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। दित्या की काली बाधा ने विस्फोट की शक्ति को परत दर पर कमजोर कर दिया, जबकि बीजी के स्पिरिट बीस्ट प्रोटेक्शन डोमेन ने घातक शक्ति को लगातार अलग-थलग कर दिया। इन दो शीर्ष स्तरीय रक्षा प्रणालियों के आशीर्वाद से लिमिट डोलुओ का आत्म विस्फोट, जिससे 10,000 जानवरों का वध होना चाहिए था और सब कुछ नष्ट हो जाना चाहिए था, वास्तव में बाधा के बाहर लगातार अवरुद्ध हो गया। राक्षसी लहर की पूरी सेना को शून्य हताहत और शून्य क्षति का सामना करना पड़ा। विस्फोट के बाद के प्रभाव धीरे-धीरे कम हो गए और आकाश और पृथ्वी धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगे। शियोंजून 10,000 दानव राजा, हिम महारानी और अन्य दुष्ट जानवर सब में से भरे हुए थे। वे बीजी द्वारा कही गई बाधा को खाली निगाहों से घूर रहे थे और लंबे समय तक संभल नहीं पा रहे थे। दित्या ने अपना अवतार वापस ले लिया और बीजी को टकटकी लगाकर देखने लगा। उसकी आंखों में अत्यधिक सदमा झलक रहा था। 10,000 साल पहले के आकाश के प्रति उनके हृदय में उत्पन्न जिज्ञासा और विस्मय चरम पर पहुंच गया। वह 8 लाख वर्षों से अधिक समय से जीवित था, स्टार टू ग्रे फॉरेस्ट में घूमता रहा और महाद्वीप का अवलोकन करता रहा। उसने कभी भी ऐसा स्वर्ग विरोधी दृश्य नहीं देखा था। क्षेत्र की क्षमता, हजारों स्पिरिट बीस्ट की पुनः रक्षा करने और लिमिट डोलुओ के ओरिजिन आत्म विस्फोट का बलपूर्वक सामना करने में सक्षम होना। ये बहुत पहले ही स्पिरिट बीस्ट और डोलुओ महाद्वीप की सीमाओं को पार कर चुका था। विमान, ये वह शक्ति थी जो वास्तव में देवताओं के पास थी। एंडोमुएन के आत्म विस्फोट से उत्पन्न विशाल सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे क्षीण हो गई, आकाश में धूल भर गई और चकनाचूर धरती तबाह हो गई। कभी 10,000 साल पुरानी विशालकाय और पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध श्रेय अकादमी पूरी तरह से खंडहरों के बंजर भूभाग में तब्दील हो गई थी। ठीक इसी क्षण जब युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया और 10 लाख सैनिकों की आत्मा राक्षसों की सेना आकाश और पृथ्वी के बीच गंभीरता से खड़ी थी। दूर क्षितिज पर परम प्रकाश की चाल की चमक थी, जो युद्ध के मैदान पर प्रकट हुई और उनकी आकृतियों को छिपा लिया। वे तानसान, शियाओबू, लिमिट डोलुओ, न्यूटियानो और टाइटन थे, जो कि स्काई सेट से विनर की सीधे यहां आ गए थे। वे चारों शुरू में पूरी तरह आश्वस्त थे और श्रेय पहुंचने के बाद एंडोमुएन के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखते थे। कि स्काई सेट और श्रेय दो शीर्ष मानव शक्तियों को एक साथ मिलाकर वे महाद्वीप की युद्ध स्थिति को स्थिर कर सकते थे और समय और स्थान के भाग्य को उलट सकते थे। लेकिन जब उनकी निगाहें धूल को चीरते हुए नीचे पूरी तरह से नष्ट हो चुकी श्रेय के खंडहरों पर पड़ी, चारों आकृतियां एक ही समय में हवा में जम गईं, उनके दिलों में अंतहीन तूफानी लहरें उठ रही थी। हर चेहरे पर तुरंत ही घोर विश्वास और सदमे के भाव उभर आए।
सन्नाटा, एक क्षणिक सन्नाटा। शाओहू की खूबसूरत आंखें पल भर में लाल हो गईं और वह नीचे टूटी हुई धरती को खाली निगाहों से घूरने लगी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। श्वेत गायब हो गया। 10,000 साल पुराना श्वेत, क्या वो सचमुच पूरी तरह नष्ट हो गया? तानसेन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी पांचों उंगलियां अचानक कसकर बंद हो गईं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और वर्षों से संचित गहरी, हत्यारी आभा धीरे-धीरे जागृत हो उठी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महज कुछ दिनों के अंतर से 10,000 साल बाद की श्वेत अकादमी वास्तव में एक राक्षसी लहर द्वारा सीधे नष्ट हो जाएगी। वो कैसे संभव है? क्या एडम मोरेन सचमुच गिर गए? लिमिट डोलो न्यू पियानो टाइटन के शरीर एक ही समय में कांप उठे। दोनों अनुभवी लिमिट डोलो के चेहरे अचानक उतर गए और उनके चारों ओर भयानक आध्यात्मिक शक्ति हल्की-हल्की हलचल मचा रही थी। ऊपर हवा में उस भीषण युद्ध का अनुभव करने के बाद अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाली दीतियान ने बहुत पहले ही पास में मौजूद चार रहस्यमय आभाओं को पकड़ लिया था। दीतियान की गहरे काले रंग की ड्रैगन जैसी आंखें अचानक ऊपर उठी। उनका स्वर बर्फीला ठंडा था, जिसमें असीम दबाव था, जो अचानक आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा। अपना सिर छुपाकर पूंछ दिखाना, चूहों का यही व्यवहार है। चूंकि तुम आ ही गए हो, तो सिंहासन के सामने अपने आप को प्रकट करो। आवाज गरज की तरह विशाल थी, जिसने चारों खेतों को हिला दिया और बादलों की परतों को घेर दिया। 8 लाख साल पुराने एक क्रूर जानवर की सर्वोच्च प्रतिरोध क्षमता को धारण किए हुए वह भयंकर रूप से दूर की ओर बढ़ता चला गया। तानसेन और अन्य लोगों के दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि वे जानते थे कि छिपना व्यर्थ है और वे अपने शरीर को छिपा नहीं सकते थे। जैसे ही उन्होंने स्वयं को प्रकट करने वाले चारों को देखा, युद्ध के मैदान में मौजूद सभी क्रूर राक्षसों ने एक साथ अपनी निगाहें उन पर टिका दी। दीतियान की नजर लिमिट डोलो न्यू पियानो टाइटन पर पड़ी। वो पहले तो थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसके होठों के कोने बेहद ठंडे, बेहद भावपूर्ण चाप में मुड़ गए, जिसमें हत्या का इरादा और तिरस्कार आपस में गुंथे हुए थे और उसने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे युद्ध क्षेत्र के बाहर जासूसी करने की हिम्मत किसने की, तो पता चला कि यह तुम दोनों ही थे। फूड स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के दो महान गद्दार दामिन एरमिन। एक ही वाक्य ने पूरे दृश्य के माहौल को फिर से ठंडा और रोंगटे खड़े कर देने वाला बना दिया। 10,000 साल पुरानी शिकायतें एक ही दिन में उजागर। लिमिट डोलो न्यू पियानो टाइटन के शरीर फूले कर गए और उनकी आंखों में पल भर में भयंकर क्रोध भड़क उठा। अतीत में शियाओहू की रक्षा के लिए वे खुद को बलिदान करने और स्पिरिट हॉल के हाथों मारे जाने के लिए तैयार थे। वे जीवन भर स्पिरिट बीस्ट जाति के प्रति वफादार रहे और उन्होंने कभी भी जरा सा भी विश्वासघात नहीं किया था। लेकिन दीतियान और स्टार ग्रेट फॉरेस्ट की स्पिरिट बीस्ट की नजरों में उन्होंने जाति के नियमों का त्याग कर दिया था, मनुष्यों का पक्ष लिया था और स्पिरिट मास्टर्स की रक्षा की थी, जिसने उन्हें अक्षय में गद्दार बना दिया था। ये 10,000 साल पुरानी अनसुलझी बुद्धि थी जो उनके और स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के बीच पड़ी थी। टाइटन का स्वभाव सबसे कठोर और चिड़चिड़ा था। ये सुनकर वह अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबा नहीं सका, आगे बढ़ा, उसकी भारी आवाज से युद्ध क्षेत्र कांप उठा और उसने कड़े शब्दों में सवाल किया। दीतियान, निंदा करना बंद करो। हम दोनों भाइयों ने कभी भी स्पिरिट बीस्ट जाति के साथ विश्वासघात नहीं किया है। ये तुम हो, स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के प्रभारी, 10,000 जानवरों के नेता और महाद्वीप के शीर्ष संसाधनों के स्वामी। तुम दुनिया को तबाह करने वाली जानवरों की लहर चलाने और श्वेत अकादमी का नरसंहार करने में कोई कसर क्यों नहीं छोड़ोगे? कई पीढ़ियों से श्वेत ने खुद को अलग थलग रखा है और स्पिरिट बीस्ट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है, जिससे महाद्वीप का संतुलन बना हुआ है। अनगिनत वर्षों से उन्होंने कभी भी सफेद रूप से कोई बड़ा युद्ध नहीं छेड़ा है। आज आपके द्वारा अनगिनत जीवों का नरसंहार करना और महाद्वीप की संरचना को चकनाचूर करना, आपका वास्तव में इरादा क्या है? टाइटन के प्रश्न जोरदार थे, जिनमें लिमिट डोलो का रास्ता दबाव झलक रहा था, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर दीतियान की क्रूर कृत्यों की निंदा की थी। अध्याय 479, पवित्र आत्मा पंथ को एडम मोरेन के पतन के बारे में पता